हाय गुड मॉर्निंग टू सुप्रभात सभी को। हाँ जी सर गुड मॉर्निंग। यस सर गुड मॉर्निंग। सुप्रभात सुप्रभात। थोड़ा जल्दी कर दिया। हाँ यार आज वो शूट वूट है तो फिर इसके लिए मुझे जल्दी करना पड़ा। यस सर गुड मॉर्निंग। रोज ऐसे ही रहिए। अरे यार रोज थोड़ा खुद के लिए मी टाइम भी चाहिए ना सर। काइंड ऑफ दिल्ली ब्रांच से ही मोबिलिटी आई थी इनिशियली तो, क्योंकि ज्यादातर लोग वही थे जो इसको दिल्ली में सपोर्ट करने वाले थे ना अल्तुतमिश को इनिशियली। उन्हीं को उसने आइडेंटिफाई किया अपने फेवर में। दिल्ली के लिए यही शेड्यूल करते हैं। चलिए ट्राई करते हैं सर। नहीं नहीं 7 बजे ही करेंगे सर। 7 से 9:30 अपना तो टाइम फिक्स है। मतलब 8 बजे ही करेंगे। ये तो क्या अभी एक दिन थोड़ा बिकॉज ऑफ कुछ काम था तो इसके लिए तो वी हैव टू शिफ्ट इट आउट। बाकी तो विल बी मतलब है ना सुबह कर सकते हैं ऐसे तो 7 बजे भी। चलिए लेट्स सी सर। हाँ सुदर्शन सर आए हुए हैं तो हम कुछ वीडियो बनाने का प्लान कर रहे थे इसके चक्कर में। नहीं अभी तक नहीं आया है, इज नॉट हियर। तो अभी आ जाएंगे सर एक आध घंटे में। एक आध घंटा मतलब 9:30 10 बजे तक। तो इसके चक्कर में फिर हमने क्या कह सकते हैं कि टाइमिंग चेंज करना पड़ा सर। चलो सर ओके। तो कल अपन बात कर रहे थे विद रेफरेंस टू ऋग्वेदिक में शायद तक नहीं थे, लेटर वेदिक में हमको मिल जाता है क्योंकि जो रत्नीश को लेकर यज्ञ हुआ था ना लेटर वेदिक पीरियड में बड़ा इलॉबरेट है सर। ऋग्वेदिक पीरियड में हमारे पास डायरेक्ट नहीं है सर। समझे? तो रात को मैं एक्चुअली तो फिर 8:30 9 बजे के बाद कंफर्म हुआ कि क्लास क्लास तो चालू ही रखते हैं। पहले प्लान नहीं था कि क्लास को कैंसिल, मतलब पहले प्लान ये था कि क्लास पोस्टपोन ही कर दूं। फिर लोड बहुत बढ़ जाता है सर ना, तो मैंने कहा कि नहीं द शो मस्ट गो ऑन। शो मस्ट गो ऑन का मतलब ये है कि भाई थोड़ा आगे पीछे करके भी मेरी आदत रही है सर ना, क्लास को तो मैं करवाता ही हूँ सर। इवन ट्रैवलिंग भी हो कुछ काम भी आ गया हो, टाइमिंग थोड़ा प्लस माइनस कर दो बट मेक श्योर दैट द क्लास टेक्स प्लेस। तो क्या होता है कि थोड़ी डिसिप्लिन रहता है ना उसमें, हमको भी डिसिप्लिन होता है, वरना तो क्या है कि हमारा भी डिसिप्लिन चला जाता है। हाँ यस सर सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोग बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली सुल्तान्स एंड विद इन द दिल्ली सुल्तान्स वी हैड जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद द स्लेव डायनेस्टी और विद इन द स्लेव डायनेस्टी वी वर डिस्कसिंग अबाउट क्या हुआ था विद रिस्पेक्ट टू दी कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। ओके तो देखिए इल्तुतमिश को रियल फाउंडर के रूप में कंसीडर किया गया दिल्ली सल्तनत के अंदर। उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। द फंडामेंटल रीजंस व्हाई इल्तुतमिश कंसीडर्ड इज बिकॉज़ कि उसने इकोनॉमी पॉलिटी वी विल सी की कंसोलिडेशन इंक्लूडिंग वी विल सी की जो रिफॉर्म्स किए थे, कॉइन्स का इशू किया था और इक्का सिस्टम का जो कंट्रीब्यूशन था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ध्यान रखते हैं। तो इन 13th सेंचुरी जब हम लोग 13वीं शताब्दी के अंदर देखेंगे तो दिल्ली का सुल्तनत एक ऐसे दौर के अंदर निकल रहा था जहां बहुत बड़ी क्राइसिस थी सर, समझे? और ये क्राइसिस में से वी विल कम टू नो कि उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी था और ये इल्तुतमिश ही था जिसने वी विल कम टू नो कि दिल्ली के सुल्तनत को ये जो क्राइसिस या एकदम खराब परिस्थिति में जो दिल्ली के सुल्तान गुजर रहे थे उसमें से बाहर निकाला था सर, ठीक है समझे? तो 40 में ज्यादातर रिलीजियस स्कॉलर्स हैं सर, ऑब्वियस है कि इट वाज अ थियोक्रेटिक कंडीशन। तो थियोक्रेटिक कंडीशन में शासक को ये चीज पहले से ही पता थी कि अगर मैं रिलीजियस लोगों की मदद नहीं लूंगा तो फिर मेरी क्या हालत होगी सर, ठीक है समझे? तो आपको यहाँ पे ये पूछा गया है कि असेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ इल्तुतमिश इन द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, है ना समझे? तो सिंपल क्वेश्चन आपको 2011 के अंदर आया था। एक और सवाल शायद तक 2012 में भी आ चुका है। उसमें ये आया था कि असेस द सोशल कंपोजिशन एंड रोल ऑफ नोबिलिटी एंड द सक्सेस ऑफ इल्तुतमिश और हाउ डिड इट अफेक्ट द कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स, है ना? ये वाला सवाल 2012 के अंदर था। बाकी सल्तनत में इल्तुतमिश के पॉइंट ऑफ स्पेसिफिक कॉप्स ऑफ 40 के ऊपर है, 40 के ऊपर, जिसके ऊपर हम लोग बात करते हैं सर, ठीक है? तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता चल रहा है कि इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था उसका जो दौर था वो किस तरह से निकल के आया सर, ठीक है? एंड वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चल रहा है कि इल्तुतमिश वाज एबल टू कंसोलिडेट इंटरनली एंड एक्सटर्नली एज वेल, है ना? दोनों साइड के ऊपर उसकी कंट्रीब्यूशन हमें मिलती है एंड वी विल सी कि जो मंगोल इन्वेजन होने की शक्यता थी भारत के ऊपर उसको भी उसने रोक दिया था सर, ठीक है? तो जब ये चंगेज खान निकल के आया था, चंगेज खान यहाँ तक आता है सर, है ना? इंडस तक आएगा ऑलमोस्ट, ओके? बट देन विल बी रिट्रीटिंग बैक, है ना? वो वापस चला जाएगा सर, है ना? तो ये तो खाली एक एग्जांपल के रूप में रिप्रेजेंटेटिव मैप है बट मंगोल्स ने इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया था एक दौर के अंदर। यू कैन इमेजिन कि हाउ पावरफुल द मंगोल्स वुड हैव बीन सर ऑफ दैट टाइम एंड बाय प्लेइंग अ डिप्लोमेटिक गेम सर, है ना? समझिए मंगोल्स का तो बहुत बड़ा साम्राज्य था सर, ठीक है? और चंगेज खान का तो धाक भी ऐसी क्योंकि मंगोल्स आगे पहले जला देते थे ना सब कुछ सर, ठीक है? सो बड़े बार्बरिक थे सर, है ना? समझे? सो दे नेवर लेफ्ट आउट एनीथिंग सर, ओके? समझे? तो दे यूज्ड टू कम अराउंड एंड मेक श्योर कि आके पहले सब कुछ बर्न कर दो सर, उसके बाद बातें करो। बात करने के लिए कुछ बचता ही नहीं था सर, समझ गए कि नहीं समझे सर? तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि कंटीन्यूअसली ये चीज हमको यहाँ से देखने को मिलती है सर, एंड वी विल फाइंड कि मंगोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इल्तुतमिश वाज अवेयर व्हाट वाज हैपनिंग इन सेंट्रल एशिया सर, ओके? तो उस दौर में मध्य एशिया के अंदर क्या चल रहा था ये चीज उसको पता थी एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस ही मेड श्योर कि भाई सीधा सीधा मंगोलों के साथ ना खेला ना जाए, मेनली आग के साथ ना खेला जाए, क्योंकि खेलने की कोशिश करेंगे तो पीपड़ी बच जाएगी उसकी सर, समझे? तो वी विल कम टू नो कि मेनली तो यहाँ इल्तुतमिश से एक दो सवाल स्पेसिफिक आए हैं सर, ठीक है? स्पेसिफिक का मतलब ये है कि भाई जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उसमें यही पूछा गया है हाईलाइट करके कि इल्तुतमिश की एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन और सक्सेसेस के द्वारा सर, ओके? तो अगर आपको पूछा जा सकता है कि भाई इस कॉलेज रियल फाउंडर सर, समझे? और दिल्ली सल्तनत तो हम लोग लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, तो हम बेसिकली कंपेयर कर देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ सर, ओके? कि भाई ऐबक के समय से शुरू तो हुआ था पर ऐबक कुड नॉट कंसोलिडेट आउट, है ना? 4 साल ही रूल किया। वैसे इसका टाइम पीरियड देखोगे तो नहीं करके 25 साल तक ये शासन में रहता है सर, ओके? इसके समय पे ही पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चेंज होती है, सोशो कल्चरल इंप्लिकेशंस होती है, स्कॉलर्स को अपने कोर्ट के अंदर दिया और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी हमें यहाँ से देखने को मिलती है सर, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिख सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली एक थियोक्रेटिक स्टेट का निर्माण भी करवाया सर, है ना? समझो? खलीफा से रिकॉग्निशन लेना बहुत बड़ी बात थी उस दौर के अंदर क्योंकि ही न्यू दिस पार्ट सिंगल हैंडेडली कि अगर उसको खलीफा से रिकॉग्निशन मिल गया तो नो वन वुड हैव द ऑडेसिटी टू टॉपल हिम आउट सर, है ना? उसको फिर उठलाने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। अगर करने की कोशिश भी करेगा तो इट बिकम वेरी ऑब्वियस कि भाई बिकॉज़ खलीफा से रिकॉग्निशन लिया हुआ है तो उसको, है ना? सत्ता थोड़ी लेजिटिमेसी के रूप में मिल चुकी थी सर, है ना? समझे? जी सर, जी सर, जी सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चे थोड़े लेट जुड़ रहे हैं, है ना? समझे? पर मैंने शायद तक उसमें डाला था अपने ग्राम में और क्या कह सकते हैं कि वीसी के अपना जो ग्रुप है उसमें भी डाल दिया था सर, ओके? तो उसमें इसके लिए अपडेट तो किया था रात को बट, है ना? जीएस वाले की भी अभी क्लास मुझे चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि जीएस की तो अभी किया ही नहीं है, पर जीएस की भी मोस्ट प्रोबब्ली कर देंगे क्योंकि जीएस के बाद होगा ही नहीं सर, ओके? बट मैंने सर ऑप्शन तो ले लिया क्योंकि जीएस तो क्या है कि 2 महीने का कोर्स होता है, ये तो पूरा साल चलता है सर, ओके? चलिए लेट मी कम बैक टू दिस, ओके? तो इल्तुतमिश की कहानी सबको याद रह जाएगी सर, है ना? समझा? देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद क्या हुआ थोड़ा उसकी बातें कर लेते हैं। व्हाट हैपेंड आफ्टर इल्तुतमिश, ओके? देखिए कि आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश थिंग्स गॉट चेंज्ड, है ना? चीजें बदल गई थी सर, ओके? बदल ऐसी गई थी कि राजा कौन बनेगा उसको लेकर चर्चा होगी सर। बाय द वे इल्तुतमिश की मृत्यु को कॉन्स्पिरेसी के रूप में आपको नहीं मिलती है सर, ठीक है? समझे? सो वी विल कम टू नो कि ड्यूरिंग हिज टेन्योर जब हम लोग उसको देखते हैं तो एक नेचुरल डेथ के रूप में ही थी, ज्यादा कोई कॉन्स्पिरेसी आपको सीधे-सीधे तौर पे नहीं मिलेगी। इनफैक्ट आप अगर जेल मेहता नाम की बुक
देखोगे ना आपके पास जो होगी सर, जेल मेहता साहब की बुक में पीछे चैप्टर्स में दिया हुआ है किसकी कैसे मृत्यु हुई है सर, ओके, गेटिंग ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बेसिकली वो टेबल दिया हुआ है कि कौन सा राजा कितना पीरियड तक रूल करता है और उसमें उसकी कैसे विकेट गई है सर, है ना? उसमें आप देखोगे तो ऐसा पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, किसी को धक्का दे दिया, कोई घोड़े से गिर गया सर, है ना? गेटिंग ओके, तो सल्तनत में ये चीज बड़ी प्रोमिनेंट थी कि शासकों को कभी भी रातों रात पलटा दिया जाता, पता नहीं चलता था सर, क्या? तो ये इल्तुतमिश की स्टोरी है, हमें ये पता होना चाहिए। इल्तुतमिश के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोफेसर के निजामी को कोट कर सकते हैं, मिन्हाज सिराज को कोट कर सकते हैं सर, ठीक है ना? समझे? क्योंकि तबाकत नसीरी इसी पीरियड के अंदर लिखी गई थी सर, है ना? समझे? फिर एक ऑफी करके बेसिकली ऑथर हुआ करता था, उसके कोट में आपको ये सब भी मिल जाएंगे सर, ओके। एक्चुअली इल्तुतमिश इस दौर के अंदर निकल के आप समझने की कोशिश करिए कि देयर वाज नो वन टू गाइड हिम आउट सर, ओके। रियल फाउंडर के रूप में हम ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि इसको कोई गाइड करने वाला नहीं था सर, है ना? समझे? किसी ने कोई ट्रेडिशन भी सेट नहीं किया था सर, है ना? कि भाई ऐसे शासन करना है सर, ठीक है? सो देयर वाज नो गाइडेंस, है ना? समझे? देयर वाज नो ट्रेडिशन दैट वाज सेट अप सर, ओके। ये पॉइंट जरूर से आप इसके अंदर मेंशन करेंगे आंसर्स के अंदर कि उसको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, उसको कोई ट्रेडिशन कोई परंपरा नहीं थी जिसके थ्रू वो चल रहा है सर, ठीक है ना? समझे? पॉलिटिकली बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा था और इंस्टेबिलिटी का एक दौर चल रहा है सर, है ना? समझे? नोबिलिटी की बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है क्योंकि नोबिलिटी में दो धड़े बच गए थे सर, है ना? मैंने बताया एक लाहौर वाला था, एक दिल्ली वाला था सर, ठीक है? और उसने सिर्फ दिल्ली वालों का साथ दिया क्योंकि दिल्ली वाले ही उसके फेवर में खड़े रहते थे सर, है ना? समझे? तो वी विल फाइंड कि उसको एक अनचार्टेड सी से निकलना था। अनचार्टेड सी का मतलब क्या है सर, ठीक है? तो ही वाज अवेयर अबाउट दिस पार्ट कि भाई कैसे एक ऐसा समुद्र है जिसने किसी ने मतलब ट्राई नहीं किया है, तो उस पीरियड का वास्को डी गामा लाइफ था सर, है ना? समझे? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस ही मेड श्योर कि वो काइंड ऑफ एक प्रकार से बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स करे और एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हो जाए सर, ठीक है ना? समझे? तो उसी के पीरियड में एक हाउसहोल्ड डेवलप हुआ सर, है ना? समझे? आप देखिए एक्चुअली प्रॉपर सेंस के अंदर डायनेस्टी का जो डेवलपमेंट होता है वो इल्तुतमिश के समय से हुआ क्योंकि इल्तुतमिश की बेटी रज़िया फिर पावर के ऊपर आई है, उसका बेटा पहले इमीडिएटली पावर के ऊपर आता है। तो ऑल दिस फैक्टर्स कैन बी हाइलाइटेड और दूसरी बात ये है कि लाहौर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करना बहुत प्रोमिनेंट था सर, ठीक है? क्योंकि दिल्ली बिकेम द फोकल पॉइंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स अप टिल नाउ एज़ वेल सर, ठीक है ना? समझे? तो लोग दिल्ली की बात करते हैं सर, ठीक है? तो हमें ये पता चलता है कि दिल्ली एक ऐसे सेंटर के रूप में निकल के आया जहां बेसिकली जो नाम है दिल्ली के सुल्तान से, दिल्ली सल्तनत से, वो कैसे आया सर, ठीक है? वो इल्तुतमिश के समय से ही होता है सर, ठीक है ना? समझे? ओके, तो वी विल फाइंड कि मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कंट्रीब्यूशन आपको मिलता है, इकरा पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाता है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाता है सर, ठीक है ना? समझे? एंड लेटर ऑन यही जो कंडीशन है जो आगे के राजाओं के द्वारा कंटिन्यू की गई थी सर, ओके। तो ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स कैन बी हाइलाइटेड एंड एट्रिब्यूटेड टू द फैक्ट कि द कंडीशंस इन व्हिच इल्तुतमिश एक्चुअली कैप्चर्ड द थ्रोन और है ना, ही वाज पुट टू थ्रोन सर, ओके, by getting the formal recognition and going through a very uncharted sea, he was able to dominate and consolidate, and that is one of the reasons he is called as the real founder of Delhi Sultanate, है ना? तो ये 5-7 पॉइंट आपके आने चाहिए सर, है ना? समझे? कि भाई ऐसी कोई ट्रेडिशन नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन थी, डायनेस्टी थी नहीं, दिल्ली की अपनी इंपॉर्टेंस आपको मिलती है सर, है ना? समझे? और फिर आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार तो बेसिकली उसका फाउंडेशन ही बना था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब बना के गया था और सूफी सेंट कॉल्ड कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुब मीनार का खाली फाउंडेशन ही बना गया था उस पीरियड में, है ना? समझे? तो आगे का जो कुतुब मीनार का पार्ट है वो इसी ने कंप्लीट करवाया सर, ठीक है ना? समझे? तो इस तरह से हमें पता चला है कि स्थापत्य के पॉइंट ऑफ व्यू चीजें मिलती है। अपने कोर्ट के अंदर स्कॉलर्स को इनवाइट करके उनको बुला के कहना कि भाई तुम हमारे लिए लिखो सर, ठीक है? जैसे आपका ये मिनाज सिराज हुआ करता था सर, ठीक है? तबाकत नसीरी लिखी उसने सर। मेरे को वो है ना क्या कहते हैं कि है ना वो हसन मिनाज ही याद रहता है सर, ठीक है? मुझे है ना वो हसन मिनाज वो क्या है कि प्रेजेंटर है सर बेस्ट में सर, ओके। तो हसन निजामी और मिनाज सिराज इकट्ठे हो जाते हैं सर, ओके, समझे? तो समझे क्या चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो विल सी कि वो कंफ्यूज दोनों हसन निजामी करके अपने यहाँ वीडियो नहीं देखता है सर, कंटेम्परेरी। एक बार मैं कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो लियोनार्डो डिकैप्रियो बोल गया सर, है ना? तो मुझे बोला सर लियोनार्डो डिकैप्रियो कब आया रहना सॉरी? मतलब वो विंची है भाई, अपने क्या थोड़ा मूवी में उधर चले जाते हैं एंटरटेनमेंट साइड में सर, क्या चलिए। तो वी विल फाइंड कि इसके कोर्ट में स्कॉलर्स भी हमको मिलते हैं सर, ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चल रहा है कि कहानी क्या चलती है और 1236 में क्या हुआ सर, ठीक है ना? समझे? अब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग सर, है ना? इल्तुतमिश के पॉइंट ऑफ व्यू से इल्तुतमिश जब अपने आखिर के पीरियड में था सर, ठीक है ना? ओके, तो वी विल सी कि उसके नोबल्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि क्या चलना चाहिए सर, ओके। एंड वी विल सी कि इल्तुतमिश को उसको पूछा गया था सर अपने डेथ बेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन एंड व्हाट डू यू वांट अस टू डू आफ्टर योर डेथ, है ना? आपकी मृत्यु के बाद क्या करना चाहिए सर, ठीक है ना? समझे? तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि इल्तुतमिश के संतान थे सर, है ना? समझे? उसमें एक था नसीरुद्दीन अहमद सर। नसीरुद्दीन अहमद वाज द पर्सन जिसने ये क्या कह सकते हैं गयासुद्दीन जो मतलब अली मर्दन का छोकरा था बंगाल में, उसको हराने के बाद फिर से अपना कंसोलिडेशन किया था सर, ठीक है? और इसी को ही इल्तुतमिश ने सोचा भी था कि मैं इसको अपना ताजपोशी दे दूंगा सब कुछ, बट देन ही पास्ड अवे इवन बिफोर इल्तुतमिश पास, मतलब है ना? इल्तुतमिश की मृत्यु उसके बाद इसकी विकेट चली गई सर, ठीक है? उसके बाद इल्तुतमिश का एक और लड़का था जिसका नाम था रत्नुद्दीन फिरोज सर, है ना? समझे? फिरोज वाज काइंड ऑफ वी विल सी कि वेरी बैड इन कैरेक्टर सर, ठीक है ना? समझे? तो इल्तुतमिश डिड नॉट वांट रत्नुद्दीन फिरोज टू बिकम द सुल्तान सर, ओके। सो उस दौर के अंदर उसने बेसिकली गाइड करना शुरू कर दिया था टू हिज डॉटर सर, ओके। सो वी विल सी कि उसने अपनी डॉटर के बारे में इनफॉर्मली लोगों को बताना शुरू कर दिया था कि भाई देखो मैं ना रहूं तो रज़िया को आप अपॉइंट करिएगा, रज़िया कैन बी माय ट्रू सक्सेसर क्योंकि शी हैज ऑल द एबिलिटीज, ओके। और मैंने इसको जिस तरह से गाइडेंस दिया है और जिस तरह से ग्रूमिंग हुआ है तो शी कैन रन द स्टेट एज़ वेल सर, ठीक है। और जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु हुई सर, है ना? व्हेन ही पास्ड अवे तो मतलब 40 बिकेम वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन सर, ओके। और 40 के अंदर जितने भी लोग थे इन सब ने कहा कि अब तो राजा बचा नहीं है, रज़िया का मानना क्या जरूरी है सर, ठीक है ना? समझे? तो ये सबका सब 40 इकट्ठा हुआ, वो कहते थे तो हम तो इसके सामने कभी खड़े नहीं रह सकते सर, रज़िया के सामने सर, ओके। तो इन सब ने इकट्ठा होकर रत्नुद्दीन को बैठा दिया सर, ओके। अब आप देखिए कि रत्नुद्दीन की कहानी क्या थी सर, है ना? समझे? तो शराब शबाब और कबाब की कहानी है सर, है ना? समझे? बदायूं के अंदर पहले पोस्टेड था, फिर लाहौर के अंदर पोस्टेड था सर, है ना? अब इसके बाप ने दिल्ली की सल्तनत की स्थापना की थी, तो यू कैन इमेजिन कि नया-नया राजा है सर, ठीक है ना? समझे? नई नई डायनेस्टी की शुरुआत हुई है, सत्ता नई-नई मिली है सर, है ना? समझे? और पहले की परिस्थिति अलग थी, अभी की परिस्थिति अलग है सर, ठीक है? तो ही वाज काइंड ऑफ वेरी प्लेजर सीकिंग पर्सन सर, है ना? तो इसी के प्लेजर सीकिंग कंडीशंस के अंदर हमको ये पता चलता है कि इसके बारे में कंटेम्परेरी कुछ ऑथर्स जैसे सिराज जैसे लोग कहते हैं कि हाथी की बग्गी में चलता था सर, ठीक है ना? यूज्ड टू गो ऑन एलिफेंट कार्ट और हॉर्स कार्ट, ओके ना? इसमें भी इसके जलसे चालू रहते थे सर, ठीक है? और पैसे वैसे उड़ाता रहता था यूं करके सर, है ना? समझे? तो ये रास्ते में निकलता था तो सिक्के-विक्के फेंकता था सर, है ना? इस तरह की उसकी कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है। तो कुछ ज्यादा ही मतलब शॉकिंग लगती था सर, ठीक है? और इन सब के कारण इसकी जो मदर है सर, ठीक है ना? शाह तुर्कान, ओके, वो सब कुछ चला रही थी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। शी वाज एक्चुअली मेड, ओके ना? तुर्किश ओरिजिन की इसकी मदर थी सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इस दौर के अंदर हमें ये पता चलता है कि जो शाह तुर्कान है, शाह तुर्कान काइंड ऑफ अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वाज कंट्रोलिंग द स्टेट, है ना? समझे? अब आप समझने की कोशिश करिए कि वी विल सी कि शाह तुर्कान वाज काइंड ऑफ अ वेरी एम्बिशियस लेडी सर, है ना? अब लड़के में तो कोई है नहीं सर, है ना? मम्मी सब कुछ चला रही है, ही वाज काइंड ऑफ मामाज बॉय सर, है ना? समझे? एंड वी विल सी कि मामाज बॉय के रूप में मामा सब कुछ चला रही थी, राजमाता के रूप में। अब शाह तुर्कान हैड अ वेरी वेंजेंस अगेंस्ट द नोबिलिटी सर। नोबिलिटी के सामने मतलब ये था कि वो पुराने नोबल्स थे ना सर, है ना? जो गुस्से में इन्होंने विद्रोह करवाया था और बहुत सारे इश्यूज हुए थे सर, ठीक है? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम शाह तुर्कान ने कुछ-कुछ एक्शंस ऐसे लिए जिसके कारण नोबिलिटी थोड़ी नाराज हो जाती है सर, ठीक है ना? काफी लोगों को उसने पनिश करवाया था सर, ठीक है? तो स्थिति ऐसी क्रिएट हुई कि दिल्ली के अंदर बूम हो जाती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि शाह तुर्कान के सामने बगावत हो गई सर, है ना? समझे? इस पीरियड के अंदर जब शाह तुर्कान के सामने बगावत हुई तो रत्नुद्दीन फिरोज आया कि मेरी मम्मी को क्या किया तुम लोगों ने सर, ठीक है ना? समझे? व्हाट यू गाइस आर डूइंग सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि रत्नुद्दीन के सामने बगावत हुई, उसको भी पकड़ लिया जाता है सर, ठीक है? और पकड़ने के बाद उसको भी जेल में डाल के खत्म कर दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी वैक्यूम क्रिएट हो जाती है विद इन द सल्तनत सर, है ना? समझे? अब बेसिकली आप समझने की कोशिश करिए कि फिरोज को 6 महीने तक शासक बनना था, मतलब 1236 के अंदर ही सर, ठीक है? एंड एट दैट टाइम वी विल सी व्हेन रत्नुद्दीन फिरोज वाज एक्चुअली किल्ड अंडर द जेल कंडीशंस, ओके ना? समझे? तो देयर वाज नथिंग लेफ्ट ऑफ इन द दिल्ली सुल्तान एंड वी विल कम टू नो कि द 40 वर रनिंग द शो फॉर फ्यू डेज, ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए 40 जो लोग थे उनके अंदर भी लड़ाई चल रही थी, दे वर आल्सो फाइटिंग सर, है ना? समझे? एंड इनके अंदर संघर्ष के चक्कर में दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी एनार्की थी। एनार्की मतलब ऐसी एनार्की जहां बात मत करिए। ये सब कुछ चीजें इल्तुतमिश की बेटी रज़िया देख रही थी सर। सो शी वाज विजिबलिंग एंड मतलब शी वाज एबल टू लाइक नो विजिबल व्हाट काइंड ऑफ एनार्की इज गोइंग थ्रू एंड क्या कितने लड़ा हो रहा है सर, ठीक है? तो इस दौर के अंदर रज़िया ने कहा कि यार देखो मेरे को रिकॉग्निशन तो ऐसे मिलेगा नहीं सर, ठीक है?
बट अगर मैं कैसे भी करके अपने आप को प्रूव करवा देती हूँ तो कुछ हो सकता है सर, ओके। तो रज़िया क्या करती है कि जब ये तुर्कान और तुर्गन फिरोज वाला एपिसोड चला ना सर, ठीक है, इसके ट्रांजिशन पीरियड के अंदर ये चली गई जमा मस्जिद में सर, है ना। तो उस पीरियड में ये अल्तुतमिश के समय पे जमा मस्जिद की स्थापना की गई थी दिल्ली में सर, ठीक है। और जमा मस्जिद के कटघरे में चली गई और वहाँ फ्राइडे का जुम्मा होता है सर, ठीक है ना। फ्राइडे टू फ्राइडे दी मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली यूज्ड टू कम टुगेदर सर, ठीक है ना, फॉर रिलीजियस गैदरिंग्स, ओके। ये वहाँ पे जाके बेसिकली वहाँ के आलिम को कन्विंस करती है कि आई वांट टू गिव अ स्पीच, ओके। एंड इंटरेस्टिंगली ये कोई मतलब ना काइंड ऑफ नकाब या हिजाब पहन के या बुर्का पहन के नहीं गई थी और बड़े एग्रेसिव अटायर में गई होती है। एंड जाके उसने वहाँ जो फ्राइडे का जो स्पीच था उसने दे दिया, मतलब काइंड ऑफ जो सर्मन होता है, खुतबा होता है एक तरह से। और उसमें उसने जितने भी, क्योंकि वहाँ जमा मस्जिद में सब एलीट लोग आए होते हैं, चालीसा के बहुत सारे मेंबर्स हैं सर, ठीक है। तो रज़िया ने कहा कि आपको क्या चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको पीस चाहिए, आपको इकोनॉमी चाहिए, आपको क्राइसिस से बाहर निकलना है, यू हैव टू ट्रस्ट मी आउट सर, है ना, समझे। और जमा मस्जिद के जो आलिम थे ना, जो मेन मुखिया जो हुआ करते थे, वो भी रज़िया के फेवर में उस टाइम पे आ गए, क्योंकि दे अंडरस्टूड दिस पार्ट कि भाई ये जो लेडी कह रही है गलत नहीं कह रही है सर, ठीक है ना, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि रज़िया के फेवर में टाइड क्रिएट हो गया सर, है ना, समझे। एंड जितने भी मिलिट्री के नोबल्स थे, खास करके मिलिट्री सेंटर के ऑफिशियल्स थे, ये सब ने कहा कि भाई चलो वी आर रेडी इन फेवरिंग रज़िया एंड लेट अस गिव हर अ चांस, है ना, समझे, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि एक साइड के ऊपर शाह तुर्कान को उठा दिया जाता है और दूसरे साइड के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल कम टू नो कि रज़िया को फाइनली सत्ता मिलती है। तो इस तरह से 1236 के अंदर वी विल सी कि रज़िया वाज गिवन द अथॉरिटी और उसको कहा जाता है कि तुम बेसिकली चलाओ सर, ठीक है ना, ओके। तो 3 साढ़े 3 साल तक सर, है ना, समझे, वी विल सी कि रज़िया का दौर चलेगा सर, है ना, समझे। जमा मस्जिद एक्चुअली वाज अ कांग्रेगेशनल मॉस्क, ओके। सो इन दिल्ली देयर वर मेनी कांग्रेगेशनल मॉस्क दैट वर क्रिएटेड बाय द स्टेट, ओके, समझे। तो बाय द पीरियड ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड अल्तुतमिश तक आते-आते बहुत मॉस्क बिल्डिंग आपको ठीक-ठाक एक्टिविटीज के अंदर मिलेगा। उसमें ये जमी मस्जिद कांग्रेगेशनल मॉस्क एक ऐसा मॉस्क है जो स्टेट की पावर को भी रिफ्लेक्ट करता था सर, ठीक है, और राजा की लेजिटिमेसी को भी। तो राजा जितना मॉस्क बिल्डिंग और क्रिएट करेगा उससे उसकी लेजिटिमेसी भी बनती थी सर, ना, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के रूप में। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि रज़िया केम टू पावर इन 1236, ओके। अब देखिए कि व्हाट डू वी सी ओवर हियर सर, है ना, समझे। रज़िया कमिंग टू पावर वाज फर्स्ट थिंग, बट रज़िया लाइक कंसोलिडेटिंग हर पोजीशन वाज सेकंड थिंग सर, है ना, समझे। क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि रज़िया सत्ता में आई, चलो कन्विंस करके आ गई सर, ठीक है ना, समझे। बट उसके बाद क्या होगा सर, है ना, समझे। तो इसके ऊपर यूपीएससी ने भी शायद तक आपको सवाल पूछ दिया है कि भाई व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय रज़िया सुल्तान इन कंसोलिडेशन सर, है ना, समझे। तो यहाँ से आया था, ये अभी आ गया था सर, ठीक है ना, ये वाला सर, ठीक है। सो ये भी एक ही बार सवाल आया था, आई गेस 2013 के बाद ही आया हुआ है, क्योंकि स्क्रीनशॉट जो है वो 13 के क्वेश्चंस वाले है। बट इसमें रज़िया वाला जो सवाल आया था उसमें यही आया था कि भाई रज़िया के द्वारा क्या-क्या प्रकार के स्टेप्स लिए गए थे सर, ठीक है, इन द कंसोलिडेशन पोर्शन सर, है ना, समझे। आई गेस दिस वाज 2013 सर, ओके, समझे, कि डिस्पाइट हैविंग वेरियस ऑब्स्टेकल्स हाउ वाज रज़िया एबल टू कंसोलिडेट सर, उसका आपको एनालिसिस करना है सर, ठीक है। तो देखिए रज़िया को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना, उसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, उसको सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है, नोबिलिटी की प्रॉब्लम्स आपको यहाँ से देखने को मिलती है सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल सी कि द मोमेंट रज़िया केम टू पावर द नोबिलिटी वाज नॉट हैप्पी सर, ऑब्वियस था ना सर, ओके, कि भाई हाउ कैन अ लेडी जिनका हम लोग विरोध कर रहे थे और उसकी जगह उसके भाई को सत्ता के ऊपर लेके आए थे, ये फिर से पावर के ऊपर आ गई सर, गेटिंग ओके। तो वी विल सी कि कहानी ये है कि रज़िया के ऊपर तो मूवी बन गया है सर, ठीक है, और ऐसे कपड़ों में आई थी सर, ओके। मूवी में जो दिखाया गया वो सही है सर, प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है कि हाउ रज़िया केम टू पावर सर, ठीक है, समझे। तो उसमें वी विल सी कि वो पिंक कलर का ऐसे लाल कलर के कपड़े पहन के आई थी सर, ठीक है। तो इनिशियली द नोबिलिटी डिड नॉट लाइक दैट सर, समझे, बट देन फाइनली वी विल कम टू नो कि जिस प्रकार का मिसमैनेजमेंट हुआ और क्राइसिस क्रिएट हो रही थी, तो उसके बाद सत्ता के ऊपर आ गई सर, ठीक है। अब देखिए आ तो गई है सर ना, 3 साढ़े 3 साल तक उसका शासन भी चलेगा सर, ठीक है। बट समहाउ वी विल सी कि द लोकल अथॉरिटीज वर नॉट इन फेवर ऑफ रज़िया सर, ठीक है। अब लोकल गवर्नर जैसे आप मुल्तान का गवर्नर देख लोगे सर, ठीक है, आपको हरियाणा में हांसी का गवर्नर देखने को मिलता है, देयर अदर प्लेसेस एज़ वेल, है ना, लाहौर का गवर्नर आपको मिल जाता है, बदायूं का गवर्नर है सर, ठीक है। देयर वर द लोकल गवर्नर्स हु वर नॉट हैप्पी विद रिस्पेक्ट टू रज़िया कमिंग टू पावर सर, ठीक है, समझे। और काफी सारे नोबल्स जो कोर्ट के अंदर भी बैठे थे वो भी फेवर में नहीं थे, तो ये कैसे हो गया सर, ठीक है, समझ, ओके। एंड जिस तरह से उसने अपने आप को बेसिकली एस्टैब्लिश किया था और जो कांग्रेगेशन स्पीच दी थी सर, है ना, समझे, और उसने वहां तक लोगों को कन्विंस कर दिया था कि अगर मैं काम ना करूं तो आप मुझे पनिश कर दीजिएगा ना, मेरे को टॉपल कर दीजिएगा, आपको जो भी करना है कर दीजिएगा, पर मुझे एक मौका दीजिए सर, ठीक है, समझे। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस दी नोबिलिटी, खास करके मिलिट्री नोबिलिटी थी, जो इमीडिएट कोर्ट में बैठे थे और रज़िया के फेवर में आ गए। अब देखिए नोबिलिटी में दो प्रकार के लोग हैं, एक कोर्ट में बैठे जो रज़िया के फेवर में थे, दूसरे दूर दराज के नोबल्स थे जो इक्ता के अंदर थे, गवर्नर्स के अंदर थे सर, ठीक है, वो सब के सब इसके विरोध में बैठे हुए हैं सर, है ना, समझे। तो वी विल सी रज़िया फेसिंग टू क्राइसिस एट दैट टाइम, ओके। तो रज़िया न्यू दिस पार्ट कि भाई कैसे उसको बेसिकली मैनेज करना है सर, है ना, ओके। तो व्हाट वी सी ओवर हियर विद रिस्पेक्ट टू रज़िया, शी टुक द फेवर ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ नोबल्स हु वर सिटिंग इन द कोर्ट, है ना, समझे। और उसके कोर्ट में जो बैठने वाले नोबल्स उसको उसने अपने फेवर में ले लिया सर, है ना, ओके। और दिल्ली के अंदर खास करके उसके जो खास-खास लोग थे उसको उसने पॉलिटिकली बेसिकली अपॉइंटमेंट्स देने की शुरुआत की सर, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि पहले पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पता चलता है कि शी गॉट द सपोर्ट विदिन द दरबार और विदिन द वी कैन से कोर्ट पॉलिटिक्स, ओके। सेकंडली वी विल कम टू नो कि रज़िया को जब समझ में आ रहा था कि मेरे सामने बगावत हो रही है, तो शी आल्सो मेड श्योर कि शी विल बी लीडिंग द कैंपेन्स पर्सनली सर, है ना, समझे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि उसने पर्सनल कैंपेन्स लीड किए, मतलब उनमें ये पर्सनल कैंपेन में फाइनली उसकी पूरी बन जाती है सर, ठीक है। तो वी विल कम टू नो कि रज़िया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये भी पता चल रहा है कि उसने जिस तरह से काम किया है बड़ा प्रोमिनेंट था सर, ठीक है, समझ, ओके। तो एक तो पब्लिक एक्लेम उसको मिल जाता है, ओपन कोर्ट्स उसने किए हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया और पब्लिक का फेवर ले लिया सर, ठीक है, समझे। तो उसको पता था कि अगर दिल्ली में जब तक मैं सत्ता के ऊपर हूं और दिल्ली की आवाम मेरे से नाखुश नहीं है तो मुझे कोई नहीं हटा सकता सर, ठीक है, ओके। प्रॉब्लम ये था कि चहलगामी के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो इसके विरोध में खड़े हो गए थे सर, समझ, ओके। तो मैंने बताया कि हांसी है, लाहौर है, बदायूं है सर, ओके, और मुल्तान है, इन चारों के गवर्नर्स ने बेसिकली इसके सामने विद्रोह कर दिया था सर, ठीक है। इसमें भी रज़िया ने गेम किया सर, है ना, समझे। व्हाट शी डिड इज दैट कि शी सेंट हर वन ऑफ हर ऑफिशियल्स एंड शी क्रिएटेड डिसेंशंस विदिन द नोबिलिटी सर, है ना, समझे। तो कहानी हमको ये देखने को मिलती है कि दो लोग जो थे उसके फेवर में आ गए। तो एक जुनैदी करके इसका वजीर था सर, है ना, वो एकमात्र फिर बचता है, फिर इसकी पूरी बजा दी जाती है सर, ओके। तो वी विल सी कि शी टुक द कंट्रोल ओवर दिल्ली, है ना, बाय विनिंग ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली सर, ठीक है, समझे। लॉ एंड ऑर्डर वाज रिस्टोर्ड इन द कैपिटल, पीपल वर क्वाइट हैप्पी सर, बोलिए तो बहुत बढ़िया बात हो गई है सर, ठीक है, ओके। अब कोई दिक्कत की जरूरत ही नहीं है सर, ओके। दूसरी कहानी हमें ये पता चल रही है कि रज़िया ने अपनी कंसोलिडेशन करनी शुरू कर दी सर, ओके। और जितने खास करके लोग थे जो उसके फेवर में खड़े हुए थे सर, ठीक है, समझे, इन सब लोगों को रज़िया ने इंपॉर्टेंट पोजीशंस दे दी सर, है ना। दिस इज हाउ वी विल सी कि द पॉलिटिक्स वर्क्स, ओके, कि आप मेरे खराब टाइम में खड़े हो तो फिर मैं आपके मेरे अच्छे टाइम में आपको भी अच्छी कंडीशंस के ऊपर आपको पोस्टिंग दे दूंगी सर, ठीक है। तो मोबिलिटी में डिवाइड एंड रूल करने की शुरुआत की सर, समझे। और इस तरह से रज़िया ने बहुत सारे चेंजेस किए सर, ठीक है। ये चेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेजुअल सेंस में रज़िया ने ये भी कार्य किया वेयर शी मेड श्योर दैट शी आल्सो गिव द पोजीशंस टू द नॉन टर्किश नोबिलिटी सर, ओके। इनफैक्ट नॉन टर्किश नोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पता चल रहा है कि इसके पहले ज्यादातर तुर्किश नोबल्स थे, ये चहलगामी सिस्टम के अंदर जिसे हम कहते हैं इसको शमसी नोबिलिटी कहते हैं सर, ठीक है। तो ये जो चालीसा हुआ करता था जो सबसे प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपको मिलता है, ये 40 के 40 मूल तरह से तुर्किश ओरिजिन के लोग थे सर, क्योंकि इनकी एक्सक्लूसिविटी थी एक तरह से सर, ओके। बट देन वी विल सी कि शी ब्रेक द ऑफिसेस, ओके, शी ब्रेक द ट्रेडिशन, ओके, एंड शी ट्राई टू एक्सपेरिमेंट बाय गिविंग अथॉरिटी टू द नोबल क्लास व्हिच वाज आल्सो फ्रॉम नॉन टर्किश पीपल सर, है ना। नॉन टर्किश लोगों को उसने सत्ता में दिया तो बड़ी प्रोमिनेंट बात थी, बट इससे वी विल सी कि एक चेक्स एंड बैलेंसेस हो गए सर, ठीक है। तो आपकी नोबिलिटी जो है वो एक काइंड ऑफ होमोजेनस से हेटेरोजेनस की तरफ चली गई सर, ठीक है। ऐसे लोगों को उसने इंक्लूड किया जो उसके फेवर में खड़े रहेंगे सर, है ना, समझे। तो कहानी हमको ये देखने को मिल रही है कि नॉन टर्किश लोगों को इंक्लूड करना, वी विल कम टू नो कि नए प्रोविंशियल गवर्नर्स को अपॉइंट करना, प्रोविंशियल गवर्नर सिस्टम के अंदर ट्रांसफर्स कर देना सर, ठीक है, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस यू
वाज एबल टू कंसोलिडेट ऑलमोस्ट इन द होल पार्ट ऑफ नॉर्दर्न पार्ट, है ना, समझे। अब दिक्कत क्या हुई थी रज़िया के साथ, है ना, तो इतना बढ़िया चल रहा था सर, ठीक है। तो दिक्कत एक ही थी कि भाई रज़िया सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रही थी, बट द ओनली प्रॉब्लम दैट वाज वन ऑफ द मेजर वीकनेसेस बिकॉज़ शी वाज अ वुमन सर, ठीक है ना, समझ गए। तो वी विल सी कि इसको लेके वो आपका मिनाज सिराज लिखता है तबक़ात नसीरी के अंदर कि रज़िया हैड ऑल द क्वालिटीज टू बिकम अ रूलर सर, ग्रेट रूलर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत सर, ओके। बट देन द प्रॉब्लम इज दैट कि भाई ये बाकी सब ठीक है, पर स्त्री के रूप में कैसे काम कर सकती है सर, ठीक है ना। तो मिन्हाज ने बेसिकली अपनी जो किताब है तबक़ात नसीरी, उसमें लिखा है दैट द क्वीन्स रूल्स वेंट अगेंस्ट द आइडियल ऑर्डर क्रिएटेड बाय द गॉड्स, है ना, समझे, कि शासक के द्वारा या भगवान के द्वारा या ईश्वर के द्वारा, अल्लाह के द्वारा सर, है ना। तो इस्लामिक थियोक्रेटिक स्टेट सिस्टम आपको यहाँ से देखने को मिलती है, जहाँ ये कह रहा है कि हाउ कम दिस कैन वर्क, है ना, इन व्हिच वुमेन वर सपोज्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू मेन सर, गेटिंग ओके। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता पूरी तरह से, है ना, समझे। तो ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिस्टम अकाउंट डू नॉट फॉलो द कॉलम ऑफ मेन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सीलेंट क्वालिटीज, है ना, समझे। यू कैन इमेजिन कि वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट रज़िया हैड वाज फेसिंग इज नॉट बिकॉज़ ऑफ हर पॉलिटिकल एक्यूमेंस और द स्टेप्स दैट शी वाज टेकिंग सर, है ना, समझे, और द लॉ एंड ऑर्डर we will see कि she was able to maintain also, okay. The fundamental problem was that कि भाई she was kind of a lady जिसके सामने उसके जेंडर ने एक बहुत बड़ा सवाल क्रिएट कर दिया था सर, getting okay. तो होता क्या है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम we will see कि अब इश्यूज क्रिएट होने की शुरुआत होगी सर, है ना। ये इश्यूज के अंतर्गत हमें यहाँ से देखने को मिलता है कि रज़िया के ऊपर इंटरनली ही सवाल आने की शुरुआत होगी। ये इंटरनल सवाल बेसिकली उसकी पॉलिसीज के कारण भी थे। अब मैंने आपको बताया कि नॉन टर्किश लोगों को सत्ता में लाना एक बात अलग है और किसी अफ्रीकन स्लेव को सत्ता में लाना अलग बात है सर, ठीक है। नॉन टर्किश में हो सकता है कि कोई वी विल सी कि ईरानी होगा, कोई तुरानी होगा, तुरानी जो प्रांत ईरान होगी नॉर्दर्न ईरान के अंदर, है ना, कोई अफगानी होगा, कोई भी हो सकता है सर, ठीक है, समझे। पर आप कोई अफ्रीका से इथियोपिया से आया हुआ कोई स्लेव है सर, ठीक है, तो दिखने में भी आपके जैसा नहीं है सर, है ना, क्योंकि ये बेसिकली थोड़ी रेशियल पॉलिसीज को भी फॉलो करते थे सर, ठीक है। तो वी विल सी कि हाउ कम दिस इज पॉसिबल सर, गेटिंग ओके। वी विल सी कि आप उनको सत्ता में लेके आ रहे हो, सत्ता में लेके आने के बाद ऐसी पोजीशंस के ऊपर बिठा रहे हो जो मेनली बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए है सर, है ना। तो कहानी क्या है कि रज़िया ने नॉन टर्किश लोगों को बिठाया, उसमें प्रॉब्लम नहीं था। नॉन टर्किश लोगों में ऐसे लोगों को बिठाया जिसको लेके हंगामा हो जाता है सर, ठीक है। ये हंगामे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये भी देखने को मिलता है कि रज़िया के कैरेक्टर के ऊपर आरोप लगना शुरू हुआ कि इनमें से ये जो नॉन टर्किश व्यक्ति है जिसको रज़िया ने सत्ता के ऊपर बिठाया जिसका नाम था याकूत, ये याकूत के साथ उसका वो कुछ हो गया है सर, ना, तो टाका बिड़ गया है सर, काइंड ऑफ ऐसी कहानी आपको मिलती है सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऐसा कहा गया कि भैया ये तो गलत है सर, ठीक है, समझे। एक तो लेडी के रूप में ये कोई भी प्रकार के उसके जो वस्त्र है काइंड ऑफ जो उस पीरियड के जो क्लॉथ्स होने चाहिए वो फॉलो नहीं कर रही थी, मेन के जैसे कपड़े पहनती थी सर, समझे। थियोलॉजिकल मैटर्स के अंदर अल्टीमेटली वो आके अपना ओपिनियन दे रही थी, आलिमों को काउंटर कर रही है सर, आलिमों को कह रही है कि आप बैठ जाइए, मैं फाइनल डिसीजन दूंगी सर, ओके। वी विल सी साइमल्टेनियसली हमें ये भी पता चलता है कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सिस्टम को कंट्रोल में कर दिया है सर, ठीक है। एंड फाइनली वी विल सी कि मोबिलिटी को चैलेंज कर रही है। अब देखिए जिस मोबिलिटी ने इसको सवाल किया था या इसको फेवर किया था थोड़ा बहुत, इनमें से कुछ नोबल्स इसके अगेंस्ट में चले गए और ये मोबिलिटी के अगेंस्ट में जाने का एक कारण था याकूत सर, ठीक है, समझ गए। याकूत क्यों था? क्योंकि ऑब्वियस था कि याकूत को उसने जिस तरह से अपॉइंट किया था कि तो अमीर याकूत के रूप में, अमीर याकूत मैंने बताया कि घुड़सवार का चीफ था सर, है ना, तो घोड़े के तबला का चीफ था। इवन अल्तुतमिश वाज आल्सो पोस्टेड और ऐबक को भी ऐसी कंडीशंस के अंदर आपको मिल जाती है सर, ठीक है, ओके। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस विल सी कि इसको क्यों किया गया। अब एक्विजिशन में ऐसा था कि इसका याकूत के साथ अफेयर हो गया है सर, ठीक है, बट ऑब्वियसली इट वाज नॉट लाइकन्ड बाय द पीपल ओवर देयर सर, गेटिंग ओके। तो याकूत मतलब इसका पूरा नाम तो जमालुद्दीन याकूत था, ही वाज एन हबशी बेसिकली अबिसिनियन मतलब इथियोपियन ओरिजिन का स्लेव था सर, ठीक है, समझे। तो धर्मेंद्र साहब को मेकअप करके इथियोपियन बना दिया गया है सर, ठीक है, पर मोस्ट ऑफ याकूत थोड़ा अलग दिखता होगा सर। खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो ये पंजाबी याकूत लग रहा है ज्यादातर सर, ठीक है, हमारे हिंदी फिल्म ये तो 1970s 70s का मूवी है शायद तक सर, ओके। तो वी विल कम टू नो कि अलग तरह से थोड़ा दिखाने की कोशिश की गई है। खैर चलिए लेट्स कम बैक, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि इसके सामने अब सवाल उठना शुरू हो गया। सवाल उठने की शुरुआत होने का मतलब ये है कि इसकी कोर्ट में चर्चा होगी कि मैडम जी इसको ज्यादा फेवर कर रही है सर, है ना, समझ गए, ओके। अब देखिए पुरुष व्यक्ति या जेंडर के रूप में अगर मेल जेंडर होता तो ये सवाल सब नहीं आते सर, ठीक है, बट बिकॉज़ शी वाज अ लेडी शी वाज कांस्टेंट सब्जेक्ट टू स्क्रूटिनी एज़ वेल सर, समझ गए, ओके। तो सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स कैसे है कि भाई अगर मेल राजा होगा, पुरुष राजा पुरुष के रूप में है, ये सब सवाल नहीं उठते सर, बोले ठीक है भाई वो तो 2-4 है ना रिलेशंस कर देगा, ये वो फला ढिमका 2-4 5 मैरिज कर लेगा, पर रज़िया को लेके सब सवाल उठ जाएंगे सर, ठीक है। और उसको सब कुछ प्रूव करना होता था शासक के रूप में अपने एडमिनिस्ट्रेशन से लेके लॉ एंड ऑर्डर से लेके है ना, ग्रीवेंसेस जो भी है पब्लिक के सामने, और फिर ये भी उसको सवाल आ गया था, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम दिल्ली में तो कोई उसको कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि दिल्ली वाज स्टिल इन फेवर सर, ठीक है, समझे। बट देन वी विल फाइंड कि बाकी सारे रीजन में जो गवर्नर्स थे उनके कंट्रोल में तो रज़िया मतलब सीधे-सीधे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी सर, ठीक है। तो इनिशियल पीरियड में इसके चैम्बरलिन समझ में आता है जो नोबल था उनमें से एक, ठीक है ना, कोर्ट का ही था। तो उसने ये आरोप लगाया तो रज़िया ने उठवा दिया उसको, फिर एक और ग्वालियर का लोकल ऑफिशियल था उसको भी उठवा दिया था, ठीक है। ये सब करते-करते फाइनली वी विल कम टू नो कि भटिंडा में विद्रोह हुआ। देखिए इसके पहले लाहौर में हो चुका था, मुल्तान में हो चुका था, हांसी इन हरियाणा एंड एक और जगह में बदायूं सर, ठीक है। ये 4 जगह के अंदर बीसीकी विद्रोह हो चुके हैं सर, ठीक है। एंड वी विल कम टू नो कि कैसे भी करके रज़िया ने सेटल करवा दिए थे सर, ओके। अब 1240 के ट्रांजिशन में 1240 तक आते-आते बदायूं ये भटिंडा के अंदर विद्रोह हुआ, भटिंडा इज इन पंजाब राइट सर, ठीक है। और ये जब विद्रोह हुआ तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि अल्तुनिया करके गवर्नर था उसने रिबेल करवाया सर, ठीक है, समझे। और मल्टीपल रिबेलियंस थे सर, लाहौर से लेके भटिंडा तक इन सब जगह पे आपको मिलेंगे। और अल्तुनिया ने कहा कि आई विल नॉट एक्सेप्ट योर सुज़ेरिटी एंड अथॉरिटी, इन फैक्ट यू आर डूइंग थिंग्स व्हिच आर नॉट इन फेवर ऑफ द दिल्ली सल्तनत सर, ना, इसकी जो भी कार्य आपके हो रहे हैं। तो इन बेसिस के रूप में रज़िया की आदत थी सर, है ना, कि बीइंग द सुल्तान शी वुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, ओके, मैंने आपको बताया सर, ठीक है। और ये अच्छी आदत भी थी, ये खराब भी हो सकती है। अब मेनी टाइम्स द रूलर शुड नॉट कम आउट सर, मतलब ये पहले भी आपको मैंने बताया था सर, ठीक है, कि राजपूत राजाओं के साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि कुछ-कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेके आपको पीछे रहना पड़ता है। हर बार जरूरी है कि आपको ग्राउंड में जाना चाहिए सर, ठीक है। तो रज़िया को अपनी लेजिटिमेसी प्रूव करवानी थी, कांस्टेंट चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही थी सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम शी डिसाइडेड टू गो ऑन पर्सनली सर, मतलब वो तो पर्सनली जा रही थी सर, ठीक है, समझे। तो उसके कैंप के अंदर ही विद्रोह हो जाता है सर, गेटिंग ओके। एंड अल्तुनिया बेसिकली जैसे वहां तक पहुंचा या रज़िया की उसके साथ कॉन्फ्रंटेशन हुई तो इन बिटवीन फिर विद्रोह हुआ तो याकूत मारा गया सर, ठीक है, समझे। याकूत मारा गया, रज़िया अकेली पड़ गई और अल्तुनिया ने रज़िया को पकड़ लिया। अब देखिए कि मजे की बात है सर, ठीक है, समझे, मतलब कैसे गेम पलट जाती है समझ में नहीं आता क्या कैसे चीजें हुई सर, गेटिंग ओके। व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि आफ्टर रज़िया वाज कैप्चर्ड बाय अल्तुनिया, दिल्ली के अंदर जितने भी नोबल्स थे उन्होंने विल सी कि अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो अपना काम हो गया है सर, ठीक है ना, और सब कुछ रेडी हो गई है सर, गेटिंग ओके। एंड इन परिस्थिति के अंतर्गत हमें ये भी पता चल रहा है कि दिल्ली में नोबिलिटी ने एक और व्यक्ति को राजा बना दिया जिसका नाम था बरहमशाह सर, ठीक है। अब रज़िया जो दिल्ली की मूल शासक थी वो भटिंडा के गवर्नर की कैद में है सर, ठीक है ना। शी इज अंडर द कैप्चर एंड कंट्रोल ऑफ भटिंडा गवर्नर अल्तुनिया सर, ठीक है। और रज़िया की ही फैमिली से मतलब अल्तुतमिश का ही एक और बेसिकली काइंड ऑफ हाफ ब्रदर हुआ करता था बरहमशाह, उसको ये नोबिलिटी ने बिठा दिया था सर, है ना, तो सड़क से उठा के स्टार बना दिया था सर, ओके। अब रज़िया को लग रहा था कि यार मैं फंस गई सर, ठीक है ना, समझे। इन सब ने मिलकर मेरे साथ गेम कर दी, अब अल्तुनिया मेरे को छोड़ेगा नहीं। अब विल सी कि शी हैड गॉन विद याकूब याकूब और याकूब भी मारा गया है। अब रज़िया जब कैप्चर में थी ना सर, व्हेन शी वाज एक्चुअली विल सी कि शी वाज इन कैप्चर, उसने विल सी कि अल्तुनिया को अपने फेवर में कर दिया था, ठीक है, गेटिंग ओके। तो इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि शी मैरिड अल्तुनिया सर, है ना, समझे। और अल्तुनिया को कहा कि भाई देखो जो हुआ सो हुआ सर, ठीक है, हम शादी करते हैं एंड लेट अस गो बैक टू दिल्ली एंड रीकैप्चर थ्रोन, और तुम बेसिकली फिर सत्ता में आना, मैं भी आ जाऊंगी तो तुम गवर्नर के रूप में तब तक चलोगे सर, ठीक है। अब अल्तुनिया को ये चीज समझ में आ गई सर, ठीक है, यार मैं बात तो सही कहा कि ऊपर तो बहरमशाह बैठा है, मेरा तो नंबर आएगा नहीं, रज़िया का प्रपोजल भी अच्छा, शादी भी हो जाएगी सर, ठीक है, समझे। और इस तरह से अल्तुनिया और रज़िया सर, है ना, जो बेसिकली कल तक कैद में थी
ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसकी बीवी बन जाती है, और ये दोनों के दोनों विल सी कि दिल्ली की तरफ आने का प्लान करते हैं, ठीक है। और 1240 में ये घटना बनी सर, एंड दे वर एबल टू कम फ्रॉम पंजाब, दे वर एबल टू रीच टिल हरियाणा। हरियाणा में कैथल करके एक जगह है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में सर, ओके। वो कैथल के पास इनकी लड़ाई हो गई, क्योंकि ऊपर नोबल्स को पता चला कि रजिया वापस आ रही है। बोले कैसे वापस आ रही है? बोले वो अल्तुनिया के साथ आ रही है। वो अल्तुनिया तो उसको जेल में बिठा के रखा था। बोले हाँ, उसके साथ उसने शादी कर दी है, एंड देन अब वो संघर्ष कर रही है, गेटिंग ओके। तो इस तरह से विल सी कि रजिया केम बैक, ओके। बट देन द नोबिलिटी एंड अदर पीपल ऑफ दिल्ली दे हैड रियलाइज्ड कि ये वापस आएगी तो रजिया तो राजा बनेगी, मतलब सुल्तान के रूप में। अल्तुनिया भी अब बेसिकली है ना सुल्तान पति बना जाएगा, एसपी बन जाएगी, ठीक है। और सरपंच पति होता है जैसे गांव में, ये सुल्तान पति के रूप में काम करेगा सर, ठीक है। तो बाकी सारे नोबिलिटी का पता कर जाएगा, बट ऑब्वियस हो गया, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैथल में उसको धर दिया गया, धरने के बाद इन दोनों को मार दिया गया, ठीक है। तो रजिया की कहानी ऐसी रही है कि रजिया वाज एबल टू कंसोलिडेट, है ना, शी वाज एबल टू विन ओवर, ठीक है। द ओनली इशू वाज दैट कि दिल्ली के बाहर उसका कंसोलिडेशन नहीं हो पाया, समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है। क्योंकि उसकी मृत्यु दिल्ली के नोबिलिटी के कारण इमीडिएटली नहीं हुई थी सर, ना, कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो व्हाइल गोइंग फ्रॉम वी विल सी कि भटिंडा टुवर्ड्स द भटिंडा फ्रॉम दिल्ली सर, ओके। तो बीच में तो याकूब मर गया सर, फिर दुनिया के साथ वो जेल में चली गई सर, बहरम शाह करके एक राजा था, उसको बिठा दिया गया सर, ओके। रजिया दुनिया के फेवर में चली जाती है, उसके साथ शादी करके वापस आती है सर, ठीक है। और अक्टूबर 1240 में कैथल के पास लड़ाई हुई सर, फाइनली रजिया का एंड हो गया, और रजिया के एंड के साथ साथ बहरम शाह जो नोबिलिटी का पपेट था उसकी सत्ता चलती है सर, ठीक है, समझे। तो यू कैन इमेजिन कि एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट हुई थी जहां वी विल सी की नोबिलिटी की कहानी अब आगे चलेगी सर, समझे। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में, उसमें अब आपको यही देखना है, वो है मोनार्की वर्सेस नोबिलिटी। मोनार्की वर्सेस नोबिलिटी में पहले तो चालीसा आएगा सर, क्योंकि ये चालीसा सिस्टम ही थी जो वी विल सी की मोनार्की को काइंड ऑफ बेसिकली कंट्रोल करना शुरू करेगी। जो मोनार्क चालीसा के ऊपर चला जाएगा वो शासन के ऊपर कंसोलिडेट कर पाता है, बाकी कुछ नहीं कर पाता है सर, ठीक है ना, समझ गए। ओके। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें लिखी गई है कि शी वाज द लीडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, शी वाज लाइक नो केयर गिवर ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम सर, है ना। जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा न्याय व्यवस्था करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, बट द ओनली क्वालिटीज दैट शी डिड नॉट हैड वाज दैट शी वाज अ लेडी सर, है ना, समझ गए। ओके। तो कहानी आपको ये मिलती है कि मिन्हाज सर, है ना, समझे। मिन्हाज सिराज जब तबaqat नासिरी लिखता है तो कह रहा है कि शी वाज एबल एंड मोर क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स, है ना, समझे। बट देन वी विल सी कि द ओनली प्रॉब्लम वाज दैट कि शी वाज अ वुमन, एंड बीइंग अ वुमन बेसिकली शी कैन नॉट रूल सर, है ना। बट आयरनी इस बात की है कि रजिया के कंटेम्परेरी पीरियड में या रजिया के आगे पीछे के पीरियड में देखोगे तो आपको रुद्रमादेवी मिलेगी सर, ठीक है, समझे। तो 1260 से 1280 में रूल कर रही थी रजिया, कब थी? तो बेसिकली मैंने बताया 1236 से लेकर 1240 तक के पीरियड में सर, ठीक है। तो शी वाज कंटेम्परेरी ऑफ रुद्रमादेवी, ऑलमोस्ट रुद्रमादेवी के बाद ही थी सर, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वुमन रूलर्स नहीं हो जाएगी सर, खैर चलिए, है ना, समझे। तो सब कुछ चीजें आपको मिलती है ना, वॉर लाइक टैलेंट सब क्वालिफिकेशन थी सर, ठीक है, समझ गए। ओके। अगर ये स्त्री नहीं होती सर, है ना, समझे, तो शी वुड हैव बीन द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर ऑफ द सल्तनत, कि स्त्री होने के कारण इसके साथ प्रॉब्लम हो गया सर, है ना, समझे। वी विल सी कि नोबिलिटी के सामने लड़ा है, मतलब है ना, बहुत रेयर केस में ये होता है कि नोबिलिटी के सामने लड़ लिया और लड़ने के बाद नॉन टर्किश नोबल्स को इसने अपॉइंट किया सर, ठीक है। नॉन टर्किश नोबिलिटी में याकूब जैसे लोगों की आप कहानी लिख सकते हो सर, ठीक है। दूसरी कहानी दिल्ली के अंदर हमें ये चीज बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है कि जब तक वो सत्ता के ऊपर थी तब तक कोई भी विद्रोह नहीं होता। देखिए दिल्ली के बाहर चीजें हो रही है सर, ठीक है। तो वी विल सी कि व्हाटएवर शी वाज लाइक फेसिंग द प्रॉब्लम्स, इट वाज नॉट इन दिल्ली, है ना, समझे। तो दिल्ली में तो उसकी कंट्रोल हो गई थी और उसने बहुत सारी थियोरेटिक प्रैक्टिस को चैलेंजेस भी किया था, और इन्हीं सब कंडीशंस के कारण नोबिलिटी और जो खास करके ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स थे वो कभी नहीं मानते थे कि भाई हाउ कैन शी कैन बी द क्वीन सर और द किंग एज वेल। देखिए रजिया सुल्तान कहती है अपने आप को सर, ठीक है, समझे। तो रजिया सुल्ताना नहीं है सर, ठीक है, समझ गए। ओके। वो सुल्तान के रूप में अपने आप को कंसीडर करती है सर, ओके। तो ये बड़ी प्रोमिनेंट टाइटल भी आपको यहाँ से मिलती है, जो रजिया की लेजिटिमेसी को प्रूव कराएगी सर, है ना, समझ गए। ओके। तो प्रॉब्लम यही था कि नॉन टर्किश में ये याकूब जैसे लोगों को अपॉइंट करना सर, है ना। तो काफी लोग कह रहे थे कि ये गलत कर दिया, एंड देन फाइनली रूमर मॉन्गर्स एंड कॉन्स्पिरेटर्स और गवर्नर्स के विद्रोह के सामने वो टिक नहीं पाए सर, ओके। तो इनिशियली मतलब इसमें भी गेम देखिए रजिया के डिक्लाइन में सर, ओके। गेम दो तरह से है कि विद्रोह पहले दिल्ली के बाहर हुआ, बट फाइनली मृत्यु दिल्ली वालों ने की उसकी सर, मतलब उसको निपटाया सर, ओके। क्योंकि द रिबेलियन टुक प्लेस इन 39 लाहौर सर, ओके ना। तो फिर वहां कि उसने सेटलमेंट कर दिया ओवर पीरियड ऑफ टाइम सरेंडरिंग अपॉन, ओके। बट देन वी विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि जो फाइनल एंड हुआ है वो तो दिल्ली के अंदर हुआ सर, ठीक है, सरेंडरिंग अपॉन, ओके। तो ये बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट इसके साथ आपको मिल जाएगी सर, खैर। तो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर कि व्हाट हैपेंड विद रजिया। तो आपको रजिया से तो एक ही सवाल आया था सर अभी तक, है ना, और दूसरा आया नहीं है, और वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ चुका था कि एनालाइज द स्टेप्स टेकन बाय रजिया सर, है ना, समझे। तो स्टेप्स में क्या था? नोबिलिटी का स्टेप था, है ना, आर्मी का स्टेप था, मिलिट्री स्टेप था सर, है ना, समझे। इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में टर्किश नॉन टर्किश की अपॉइंटमेंट करने की कहानी आपको मिल जाती है, और मेनली उसने दिल्ली के अंदर क्या स्टेप्स लिए सर, है ना, समझे। तो हम ये लिखेंगे कि विद इन द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, विद इन द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द नोबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स एज वेल सर, ठीक है। फिर फाइनली कंक्लूजन में ये भी चीज लिखेंगे कि ये स्टेप्स 100% सक्सेसफुल नहीं रहे थे, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि 3.5 4 साल के बाद उसको टॉपर करवा दिया गया, समझे, क्योंकि आपको पूछा गया कि एनालाइज द स्टेप्स, ओके, समझे। तो आपने स्टेप्स तो लिख दिए कि 1 2 3 4 टक 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 ये स्टेप, ये नोबिलिटी को लेके किया, नॉन टर्किश लोगों को लेके किया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस किया, जिसके कारण लोगों की विश्वास उसके अंदर बढ़ जाती है सर, ठीक है ना। अपने लेजिटिमेसी प्रूव कराने के लिए विल सी की एक मेल अटायर के रूप में आना और साथ साथ आर्मी कैंपस में खुद को पर्सनली लीड करना सर, ना। तो ये 6 7 पॉइंट आपके आगे सर, ओके। उसके बाद वी विल सी कि जब इसका कंक्लूजन पार्ट लिखेंगे कि दोनों ऑफ द अबव स्टेप्स एक्चुअली हेल्प रजिया इन द कंसोलिडेशन फॉर अ ब्रीफ पीरियड, बट समहाउ दे वर नॉट फ्रूटफुल इन द लॉन्गर रन सर, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस द पावर इन द नोबिलिटी हैम्पर्ड हर एम्बिशंस ऑफ ग्रोथ एंड द लोकल गवर्नर्स हु वर कंटीन्यूअसली रेबलिंग लेट टू डाउनफॉल सर, समझे। तो ये 10 मार्कर का है तो स्टेप्स ही ज्यादा लिखना है, पर कंक्लूजन में एक चीज आपकी आनी चाहिए कि भाई ये स्टेप्स 100% सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि ये सक्सेसफुल रहे होते सर, है ना, दैट्स वेरी क्लियर कट, ओके। तो देयर कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी वेयर वी विल कम टू नो कि क्या कह सकते हैं कि ये जो इंप्लीकेशंस है ये लॉन्ग टर्म तक चल जाती है सर, ठीक है, ठीक है। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई रजिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए रजिया के बाद की कहानी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी एंड पोस्ट रजिया सर, ओके। अब सुबह उठोगे सुल्तान बदल जाएगा सर, समझ नहीं समझना। तो आफ्टर रजिया वी विल कम टू नो कि अब कहानी बदल गई सर, ठीक है। और कहानी ऐसे बदलती है कि सुबह उठेंगे ना सर, है ना, समझे। मतलब 3 सुल्तान ऐसे आएंगे जो ऑलमोस्ट बेसिकली रूल तो करते हैं 20-25 साल तक सर, है ना, समझे। बट देन वी विल कम टू नो कि इनकी सत्ता अब उतनी नहीं रही थी सर, क्यों? क्योंकि इन तीनों सुल्तानों को वी विल सी कि किसने कंट्रोल करके रखा था? चालीसा ने सर, है ना, समझे। सो इट इज द चालीसा द शमशी नोबिलिटी सर, है ना, तुर्किश नोबिलिटी व्हिच इज कंट्रोलिंग द सुल्तान। तो बीट बहरम शाह, बीट अलाउद्दीन, बीट नसीरुद्दीन मोहम्मद सर, है ना, समझे। इनफैक्ट बलबन इनमें से ही था, बलबन वाज पार्ट ऑफ द चालीसा सिस्टम सर, ओके। और बलबन ने आके गाड़ी पलटा दी, बोला काहे बे सर, है ना, समझे। तो कहानी क्या है कि बहरम शाह वाज एक्चुअली वन ऑफ द सन्स ऑफ इल्तुतमिश सर, ठीक है, समझे। एंड वी विल फाइंड कि जो तुर्किश नोबिलिटी थी, आमिर्स हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इन सबको ऐसा था कि इसको पकड़ के ऊपर बिठाएंगे सर, है ना, ओके। तो कहानी हमको ये मिलती है कि तुर्किश नोबिलिटी ने अपने बंदों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया और अपने हिसाब से सिस्टम को चला रहे थे सर, है ना, ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि नोबिलिटी बहुत किंग मेकर के रूप में थी। देखिए राजा तुम्हारा कमजोर है सर, ठीक है, समझे। और ये नोबिलिटी के 40 के 40 लोग हैं, वो बेसिकली सब कुछ सिस्टम को चला रहे हैं, वो अपनी मौज के अंदर चले हुए, मौज का मतलब समझ में आ गया होगा सर, ठीक है, दे लिविंग देयर ओन लाइफ सर, है ना, ओके। और अपने लाइफ को ये लोग जीने के चक्कर में इनको समझ में नहीं आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं सर, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि इस दौर के अंदर विदेशी आक्रमण होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है। तो इट इज द पीरियड ऑफ बहरम शाह ओनली व्हेन तुर्किश नोबिलिटी वाज कंट्रोलिंग द स्टेट एंड दे वर नॉट एबल टू वी कैन से रन द एडमिनिस्ट्रेशन इन अ प्रॉपर वे, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि द मंगोल इन्वेजन टुक प्लेस सर, समझे, ओके। मंगोल इन्वेजन के पॉइंट ऑफ से हमें पता चलता है कि मंगोलों का आक्रमण हुआ था सर। देखिए मंगोल इसके पहले भी आए थे, मैंने आपको बताया सर, ठीक है, समझे। पर मंगोल जब तंगेज आया था तो वो इंडस क्रॉस करके नहीं आता है सर, ठीक है, पंजाब नॉर्थ वेस्ट पंजाब के ऊपर वाले रीजन तक होगा, बट देन ही गोस बैक सर, है ना, समझे। नाउ वी विल कम टू नो कि अब जो पूरी कहानी है पूरी तरह से बदल गई सर, है ना, ओके। एंड वी विल सी कि
कि इन 1241 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया टुक प्लेस। ओके, अब देखिए मंगोल्स के ऊपर से आपको मैक्रो सवाल आया है। मैक्रो का मतलब क्या है कि भारत में मंगोलों का प्रभाव क्या रहा है। मैं लास्ट में कराऊंगा जब बलबन या विल सी की उसके बाद वाली कहानी हम लोग देखेंगे सर, ठीक है ना। तो वी विल सी दैट जब हम लोग देखेंगे ना सर यहाँ मंगोल के पॉइंट ऑफ से बलबन के क्या-क्या प्रॉब्लम्स आए हैं या मंगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां आए थे। ये रहा, बलबन ने मंगोल बनने के लिए क्या स्टेप लिए हैं। और ओवरऑल एक दो सवाल पहले भी आए थे मंगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई व्हाट हैज बीन द इंप्लिकेशंस ऑफ मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो मैक्रो सवाल आया है और माइक्रो भी आया है। माइक्रो में एक आध बार बलबन के ऊपर से आया है। ये वाला सवाल आया था आपको कि हाउ डिड द मंगोल इन्वेजन अफेक्ट द दिल्ली सल्तनत एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी ऑफ दिल्ली सुल्तान। ओके, अब देखिए कि मंगोल इन्वेजन में क्या था सर इनिशियल पीरियड में। आप देखिए कि सब नोबिलिटी मौज में आ गई थी। मैंने बताया कि नोबल्स जो थे सब अपने-अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का वर्क करके बैठे हुए थे। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस समझ में आता नहीं आता सर, ठीक है। कि आफ्टर द डेथ ऑफ रजिया व्हेन बैरम शाह वाज पुट टू पावर सर, ठीक है। एवरी गवर्नर यूज्ड टू थिंक कि मैं सुल्तान हूं। हर एक गवर्नर को लगता था कि मैं सुल्तान हूं। क्यों ऐसा सर, ठीक है। सो इट इज बट ऑब्वियस कि वी विल फाइंड कि द गवर्नर्स यूज्ड टू मेंटेन सम काइंड ऑफ ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस सर, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि मंगोल्स एंटर अप इन लाहौर सर, और इसके कारण हमें पता चल रहा है कि राजाओं की पॉलिसी मंगोलों के सामने पहले डिफेंसिव रही है सर, ठीक है। आप देखिए बलबन के ट्रांजिशन तक आते-आते फिर ऑफेंसिव पॉलिसी हो गई सर, है ना। क्योंकि इनको समझ में आ गया कि मंगोलों को रोकना है तो एक ही रास्ते से रोक सकते हो। बोले कैसे? बोले उनको आने ही मत दो। बोले कैसे ना आने दो? बोले हम उनके घर में घुस के मारेंगे सर, ठीक है। समझ गए। तो बलबन से लेके खिलजी का पीरियड आया। खिलजी में भी ये लोग डिफेंसिव रहे सर, ठीक है। बट जैसे ही आगे का पीरियड आपको देखने को मिलता है ना आफ्टर खिलजी, ओके ना, समझे। द तुगलक विल कम इनटू द पिक्चर एंड तुगलक लाइक मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। बोले कब तक ऐसा डिफेंसिव गेम खेलते रहेंगे सर, है ना, समझे। अब हमको ऑफेंसिव खेलना चाहिए। बोले क्या करेंगे? बोले आर्मी रेस करो और आर्मी रेस करके काम करो अपन मंगोलों के घर में उनको लपेटे में ले लेते हैं सेंट्रल एशिया के अंदर ही सर, ठीक है ना। ओके, तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर सर, है ना, समझे। द मंगोल पॉलिसी ऑफ द दिल्ली सुल्तान हैड बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बिकॉज़ इनिशियली द दिल्ली सल्तनत वाज वेरी नासेंट। मतलब बहुत छोटी उम्र का था, है ना, ज्यादा कुछ उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। उतने रिसोर्सेज भी नहीं थे सुल्तानों के पास, ठीक है। तो दे कैन फाइट अगेंस्ट द ऑनस्लॉट ऑफ द मंगोल्स। समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली कैसे मैक्रो सवाल आता है सर, समझे। बट ये आपको डायरेक्ट कोई बुक के अंदर नहीं मिलेंगे, पर आप ओवरऑल राजाओं की पॉलिसीज को देखोगे ना, जैसे स्लेव डायनेस्टी देख लीजिए, खिलजी देख लीजिए, तुगलक देख लीजिए, तब आपको ट्रांजिशन समझ में आएगा कि इनिशियली ये लोग डिफेंसिव खेलते रहे। डिफेंस में फोर्टिफिकेशन बनाए इन्होंने नॉर्थ वेस्ट। इनिशियल तो फोर्स भी नहीं बनाए थे। जैसे 1240 में बैरम शाह के समय पे लोग लाहौर तक कैसे घुस गए सर, ठीक है, समझे। द रीजन दे वर एबल टू एंटर अप टिल लाहौर एंड दे वर एबल टू कैप्चर लाहौर एंड वी विल सी कि बहुत सारे क्राइसिस हो गए। इसके पीछे का कारण ये था कि द गवर्नर्स वर लिविंग इन देयर ओन, है ना, अपनी मौज में थे सर, है ना। उनको लग रहा था कि कोई आएगा ही नहीं सर, ठीक है ना, अपन तो अपनी पार्टी करते रहते हैं सर, ठीक है, ओके। और लाहौर के अंदर इंटरनल इश्यूज भी चल रहे थे सर, समझे। तो देयर मल्टीपल इश्यूज गोइंग ऑन, ओके। सो इसके कारण मंगोल्स आ जाते हैं सर, तो दैट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल सर, ओके। बट फिर धीरे-धीरे करके इनको पॉलिसीज को समझ में आया कि देखो हमें स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा अपने आप को एंड वी हैव टू स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स। तो उसके बाद फिर धीरे-धीरे चीजें बदलती है सर। खैर, पर 1240-42 के ट्रांजिशन के अंदर हमें पता चलता है कि मंगोलों के आक्रमण के बाद बहुत सारे क्राइसिस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्राइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कम टू नो कि इसका जो एक नायब हुआ करता था, वो नायब के पॉइंट ऑफ व्यू से विद्रोह होने की शुरुआत हुई सर, समझे। तो वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसके सामने बगावत होती है 1242 के आसपास सर, समझे। एंड वी विल फाइंड कि जो तुर्किश नोबिलिटी के लोग थे वो सब उलेमा के साथ इकट्ठे हो गए और कहा गया कि भई ये कब तक चलेगा सर, ठीक है ना, तो पलटा दो इसको सर, गेटिंग ओके। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसकी गाड़ी पलटा दी गई, बैरम शाह की मृत्यु हो जाती है और फिर उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को राजा बनाया गया सर, ठीक है, समझे। देखिए ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है सर, ठीक है, गेटिंग ओके। ये रुकनुद्दीन का लड़का है और इल्तुतमिश का पोता है और विल सी कि रज़िया का भतीजा है सर, ठीक है ना, समझे। तो रुकनुद्दीन वही मैंने आपको बताया जो बड़ा प्लेजर सीकिंग करके राजा हुआ करता था काइंड ऑफ सर, ठीक है, समझे। उसी का ही लड़का हुआ करता था, गेटिंग ओके। सो वी विल सी कि अलाउद्दीन शाह वाज एक्चुअली द ग्रैंडसन ऑफ वी कैन से रुकनुद्दीन और मतलब इल्तुतमिश का पोता और रुकनुद्दीन का लड़का सर, ठीक है ना, ये इसका लड़का था और ये इसका ग्रैंडसन था सर, ठीक है, समझे। और रज़िया का भतीजा, उसका भाई था ना, ये रुकनुद्दीन उसका भाई था रज़िया का, ठीक है, हाफ ब्रदर हुआ करता था और फिर उसका भाई का लड़का था, ठीक है। तो भाई के लड़के को क्या कहते हैं, भतीजा कहते हैं ना सर, हाँ। तो इस तरह से ये पावर के ऊपर आया सर, गेटिंग ओके, अलाउद्दीन शाह। अब इसको बिठाया था किसने सर, है ना, अलाउद्दीन शाह को। तो वंस अगेन विल सी द नोबिलिटी वाज पुटिंग इन द थ्रोन सर, गेटिंग ओके। तो इस दौर के अंदर हमें पता चलता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम नोबिलिटी ने इसको अपॉइंट कर दिया था, नोबिलिटी चला रही है जिस तरह से चल रहा है सर, गेटिंग ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि इसके दौर के अंदर भी कोई ज्यादा डेवलपमेंट आपको नहीं मिलता है। इनफैक्ट कहानी आपको ये मिलती है कि दिस इज आल्सो द पीरियड वेयर वंस अगेन द इन्वेजन्स कंटिन्यूड ऑफ इंडिया सर, ना। इन्वेजन्स इसके लिए होता है क्योंकि जहां हमको ये पता चला कि मंगोल जो है उनको मौका मिल गया था, पहली बार ये लोग आए थे मंगोल्स, तो मंगोल्स हैड रियलाइज्ड दिस पार्ट कि दिल्ली के राजा कोई काम के नहीं है सर, ठीक है ना, ये अपनी मौज में रहते हैं, तो विल कीप ऑन अटैकिंग ओवर देम सर, गेटिंग ओके। तो कहानी हमको ये पता चली कि ओवर पीरियड ऑफ मंगोल इन्वेजन कंटिन्यू सर, 1242 से लेकर 46 के पीरियड के ट्रांजिशन के अंदर सर। दूसरी कहानी वी विल आल्सो फाइंड कि इसी पीरियड के अंदर प्रोविंशियल गवर्नर्स को मौका मिल गया। ये प्रोविंशियल गवर्नर्स हमको ये पता चल रहा है कि ग्रेजुअल सेंस में अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे। जैसे बंगाल जो इल्तुतमिश के ट्रांजिशन के पीरियड तक थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ रहा था, वहां फिर से रिबेलियन होने शुरू हो गए। ईस्टर्न पार्ट के अंदर रिबेलियन होने शुरू हो गए, तो दे वर नॉट एबल टू कंसोलिडेट आल्सो, ओके। सो बिटवीन द पीरियड ऑफ 1242 टू 46, ओके ना, दिस 4 इयर्स वर वेरी क्राइसिसफुल पीरियड्स, ओके। इसमें विदेशी आक्रमण भी एक आध बार हुआ सर, ठीक है ना। दूसरी बार हमको ये पता चल रहा है कि इंटरनल रीअलाइनमेंट हो रहा है सर, ठीक है। और इन सब के चक्कर में चालीसा को मौज आ गई थी सर, ठीक है, ओके। तो चालीसा सोच रहा था कि क्या करना चाहिए सर, ना, समझ गए। ये चालीसा के अंतर्गत बलबन करके एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने जाके एक व्यक्ति को पकड़ा सर, है ना, समझे, ओके। और उसका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद। बोले तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? बोले क्या सोच रहे हो? बोले तुमको राजा बनना है। तो बलबन ने उसको ऑफर दिया सर। बोले कैसा बनेंगे? बोले मैं तुम्हारी मदद करूंगा सर, ठीक है, समझे। मैं चालीसा का व्यक्ति हूं, हम ही डिसाइड करते हैं कि कौन राजा बनता है सर, ठीक है, ओके। तुम मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं तुम्हें गवर्नर के रूप में या राजा के रूप में अपॉइंट कर दूंगा सर, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि बलबन हैज द कॉन्स्पिरेसी। इन दिस कॉन्स्पिरेसी वी विल सी कि नसीरुद्दीन मोहम्मद वाज पुट टू पावर सर, ठीक है। और अलाउद्दीन शाह जो राजा के रूप में था उसको पलटा दिया गया सर, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि पूरी लंबी कहानी है और ये कहानी के अंतर्गत वी विल सी कि बलबन जो है ये किंग मेकर के रूप में निकल गया था सर, समझे, ओके। इनफैक्ट नसीरुद्दीन मोहम्मद जब सत्ता के ऊपर आना था ना सर, मतलब जब एक साइड के ऊपर क्या कह सकते हैं कि इसको अलाउद्दीन शाह को निपटाने की जब बात हो रही थी और इसको जब सत्ता में बिठाना था सर, ओके। तो ये दिल्ली में नहीं था नसीरुद्दीन मोहम्मद सर, मतलब जब ताजपोशी हुई थी 1246 में इसको मारने के बाद अलाउद्दीन को। तो इट इज सेड दैट ये कुछ पहले बूढ़ा बन के आया था, मतलब काइंड ऑफ सिक पर्सन बन के आया था रास्ते में, क्योंकि उसको वेश पलट करके आना था, रास्ते में पकड़ा ना गया क्रांति के रूप में सर, ओके। और फिर उसने फिर काइंड ऑफ नकाब वकाब पहन लिया था और स्त्री के वेशभूषा में आ गया था नसीरुद्दीन मोहम्मद। एंड स्त्री के वेशभूषा में आने के बाद बलबन ने उसको कहा कि मैं तुम्हें कैसे भी करके दिल्ली की गद्दी के ऊपर बिठाऊंगा, तुम चिंता मत करना सर, ठीक है, ओके। तो इस तरह से 1246 में नसीरुद्दीन मोहम्मद वाज पुट टू पावर बाय दी चालीसा और उसमें बलबन सबसे मेन था सर, ठीक है, ओके। तो आप समझने की कोशिश करिए कि अब जो भी सत्ता है किसके हाथ में आ गई थी, चालीसा के हाथ में आ गई थी। तो बेसिकली कहानी यहाँ से होती है, वो है मोनार्की वर्सेस नोबिलिटी सर, है ना, समझे। ये कंटीन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट आपको दिल्ली सल्तनत के अंदर मिलता रहेगा सर, है ना, समझे, ओके। एंड वी विल सी दैट ये क्राइसिस आपको यहाँ से एक तरह से मिलेगी दिल्ली सल्तनत में, जहाँ नोबिलिटी डोमिनेट करने की कोशिश करेगी और नोबिलिटी डिसाइड करेगी कौन सत्ता के ऊपर आएगा सर, ठीक है, ओके। तो हुआ क्या कि अलाउद्दीन मसूद शाह पावर के ऊपर आया 4 साल के अंदर सर, ना, पर बलबन ने आके गेम करवाना शुरू कर दिया था सर, है ना। तो बंगाल में विद्रोह हो जाता है, ग्रेजुअली सी की फॉरेन इन्वेजन होने की शुरुआत होगी सर, ठीक है। बलबन इस पीरियड में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी करेगा और बलबन सबके साथ गेम करेगा सर, ठीक है। एक्चुअली बलबन ने क्या किया, बलबन ने वी विल सी की इसकी बेटी के साथ शादी की थी अपनी सर, ठीक है, समझे, ओके।
लेटर ऑन नसीरुद्दीन मोहम्मद को जब सुल्तान के रूप में बिठाया बलबन ने, तो उसकी खुद की बेटी उसने सुल्तान को दे दी थी सर, है ना। मतलब बलबन के दोनों हाथ में समझ गए ना, ये लड्डू ही लड्डू थे सर, है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन ही वांटेड टू एंटर इनटू द सिस्टम, है ना, ही मैरिड द डॉटर ऑफ सुल्तान सर, गेटिंग ओपन, ओके। आफ्टर वी विल सी कि ही बिकेम द किंग मेकर सर, है ना, ही मैरिड हिज डॉटर टू सुल्तान। मतलब नसीरुद्दीन मोहम्मद एक राजा के रूप में सुल्तान के रूप में तो था, पर बलबन का जमाई भी था सर, ठीक है, गेटिंग ओपन, ओके। और आपके ससुर ने आपको सत्ता पे बिठाया है सर, है ना, समझे, गेटिंग ओपन। तो ऑब्वियस है कि ससुर जी का इन्फ्लुएंस बहुत होगा सर, है ना, समझे। तो जैसे ही नसीरुद्दीन मोहम्मद अपने घर में टेंटे टू करेगा, तो उसकी बीवी क्या कहेगी, पापा को बोल दूंगी, है ना, समझे नहीं समझे, है ना, कंप्लेंट तो तुम्हें पलटा देंगे एक दिन सर, है ना, गेटिंग ओपन। तो ऑब्वियस है कि नसीरुद्दीन मोहम्मद की हालत खराब हो जाएगी सर, ओके। तो बलबन वाज द वन हु वाज द किंग मेकर एट दैट टाइम सर, है ना, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि कहानी हमको ये देखने को मिलती है कि इस दौर के अंदर बहुत बड़ी क्राइसिस निकल के आ जाती है। एंड वी विल फाइंड कि ये क्राइसिस के पॉइंट ऑफ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो बलबन था वो चालीसा सिस्टम के अंदर इन्फ्लुएंशियल हो चुका था सर, ठीक है ना, समझे। तो बलबन बाय द टाइम आ चुका, वो स्लेव था, बाय द वे बलबन की जब हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में करते हैं सर, ठीक है। तो बलबन वाज एक्चुअली वन ऑफ द स्लेव्स, ओके ना, उसको कुछ 1230 के दशक में, मतलब 1232-33 मतलब इल्तुतमिश के समय पे भारत पे लाया गया होता है सर, ठीक है। और उसके बाद उसने ये 10 एक साल के अंदर सर, है ना, ये पूरी गेम पलटाई थी। तो 10-12 साल में तो किंग मेकर बन गया था सर, ठीक है ना, समझे। तो आप देखिए कि नसीरुद्दीन मोहम्मद रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 20 इयर्स, समझे नहीं समझे। ये 20 साल तक शासन में रहता है सर, ठीक है। पर ओरिजिनल पावर किसके हाथ में था, समझे नहीं समझे, गेटिंग ओपन, ओके। तो ओरिजिनल पावर वाज इन द हैंड ऑफ बलबन ओनली सर, ठीक है। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद वाज अ नेमसेक किंग। नेमसेक किंग का मतलब ये होता है कि हम लोग को ये चीजें देखने को मिलती है कि इसके हाथ में सत्ता नहीं थी ज्यादा सर, ठीक है, गेटिंग ओपन, ओके। क्योंकि इट इज बलबन हु वाज रनिंग द स्टेट, है ना, इट वाज द नोबिलिटी वाज रनिंग द स्टेट सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो कहानी हमको ये देखने को मिलती है कि इसके दौर के अंदर सब कुछ शासक के पॉइंट ऑफ व्यू से बलबन जो है वही डिसाइड कर रहा था सर, गेटिंग ओपन, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि जब इसको किसी ने एक दफा पूछा था कि व्हाट इज द रोल ऑफ सुल्तान सर, ना, सुल्तान का क्या रोल है सर, ठीक है। तो इसने कहा कि द सुल्तान इज जस्ट द ट्रस्टी ऑफ द स्टेट, है ना, सुल्तान तो ट्रस्टी है, बाकी जो भी कहानी है वो कहानी वी विल कम टू नो कि जो नोबिलिटी है उसको ही सब कुछ करना है सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो वी विल फाइंड कि इस तरह की कहानी आपको यहाँ से मिलती रहती है। बलबन ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। बलबन एट दैट टाइम यू विल सी कि नोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपने सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये जो 20 साल का पीरियड है, 1246 से लेकर 1266 का पीरियड सर, ओके, ये पीरियड बड़ा प्रोमिनेंट है हमारे लिए। व्हाई प्रोमिनेंट, क्योंकि दिस इज आल्सो द सेम पीरियड वेयर बलबन इज ट्राइंग टू प्ले हिज ओन चेस, वो अपने, है ना, अपने जो है काइंड ऑफ प्यादे बिछा रहा है, सब जगह के ऊपर गेम बिछा रहा है सर, ठीक है। बाकी तुर्किश नोबिलिटी के लोगों को जलन भी हो रही है सर, बलबन से किस बात की जलन हो रही है सर, ठीक है। सो इट इज बट ऑब्वियस कि बलबन अपने ही लोगों को बिठा रहा है सिस्टम के अंदर, उसने शादी भी की है सर, ठीक है, सुल्तान की डॉटर के साथ। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि बलबन के सामने भी आवाज टूट रही थी सर, ठीक है, गेटिंग ओपन, ओके। बट देन देयर वाज नो वन टू लाइक नो डायरेक्टली चैलेंज देम आउट एज वेल सर, ओके। तो कहानी हमको ये मिलती है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम बलबन बिकेम वेरी प्रोमिनेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन सर, समझे। एंड वी विल सी कि इस दौर के अंदर काफी सारे लोग थे जो बलबन के फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर बिठा दिए जाएंगे सर, है ना, समझे। अब जैसे बलबन ने अपने भाई को बिठा दिया गवर्नर के रूप में ना, कि भाई मैं मंत्री हूं, एक्चुअली बलबन बिकेम द वजीर सर, ठीक है ना। सो ही बिकेम काइंड ऑफ नायब और वजीर इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही वाज रनिंग द शो सर, है ना, पीएम के रूप में प्राइम मिनिस्टर बन गया था तब सर, ठीक है, गेटिंग ओपन, ओके। सो वी विल फाइंड कि ही स्टार्टेड अपॉइंटिंग हिज ओन पीपल सर, लोग 8 बजे जुड़ रहे हैं सर, ठीक है ना, मुंह छुपाने का टाइम आ गया सर, ठीक, समझे नहीं समझे। हाँ, डेली आप ग्रुप चेक करते हो नहीं करते हो सर, ठीक है, यू शुड चेक इट आउट सर। ऐसे तो मैं कुछ अपडेट ज्यादा नहीं डाल पाता हूँ, ना, समझे नहीं। बट और प्लानर भी चेक कर दिया करो सर। देखो सोने से पहले एवरी मतलब बिफोर स्लीपिंग सर, है ना, यू शुड चेक योर प्लानर सर, आदत बना दो सर डेली, क्योंकि समझे नहीं समझे ना, तो ज़्यादा ठीक है। अब टेलीग्राम चैनल तो है ना अपनी सर, ठीक है, उसमें तो 12,000 लोग हैं, उसमें तो होंगे ना सर, ठीक है। और नोटिफिकेशन भी आता है ना 7:30 इन 7:30 7:30 बजे नोटिफिकेशन भी आएगा ना सर। वो आपने डीएनडी किया वो आपका प्रॉब्लम है सर, है ना, आपने म्यूट करके रखा है, ऐसे 70% लोग म्यूट करके रखते हैं सर, है ना, तो दैट इज योर प्रॉब्लम सर, वो हमारा प्रॉब्लम तो है नहीं। मैं तो स्पैम भी नहीं करता हूँ, 3-4-5 दिन में एक पोस्ट आती है मेरी, समझे। या कुछ तो आप फिर वो दैट इज योर लुकआउट सर, है ना, समझे। नोटिफिकेशन भी आ जाता है या टेलीग्राम है या जो भी है, पर देन इट इज योर लुकआउट सर, थोड़ा बहुत थोड़ा चीज़ों में रहो सर। खैर तो कहानी क्या थी, नोटिफिकेशन वो मेरे हाथ में नहीं है ना, नोटिफिकेशन को ऑफ करना ऑन करना सर, वो तो टेक्निकल टीम आपको हेल्प करती है सर। मैं कहाँ स्पैम करता हूँ, आई डू नॉट स्पैम रहा हूँ सर, आई डू नॉट स्पैम। मेरा तो आप देखिए हार्डली 2-4 दिन में एक पोस्ट होता है सर। नहीं वो तो अंदर सिस्टम से आता है सर, ठीक है, दैट इज नॉट इन माय कमांड सर। हाँ मैं तो सर ज़्यादा एक्टिव नहीं, देखो अपना काम पढ़ाना है सर, ठीक है। हाँ ये अपने टैटू वगैरह नहीं करते सर। खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट। तो वापस आ रहे हैं, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, हम लोग क्या बात कर रहे थे बलबन के बारे में। अब देखिए कि इस पीरियड के अंदर क्या हुआ सर, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड हाउ ट्रांजिशन टुक प्लेस, हो गया। तो बलबन बिकेम द मेन पर्सन एंड करता हटा ऑफ द दिल्ली सल्तनत सर। क्यों बलबन बिकेम बन जाता है, क्योंकि इट इज बट ऑब्वियस वेयर वी विल कम टू नो कि ये जो नसीरुद्दीन मोहम्मद की जो कहानी है, नसीरुद्दीन मोहम्मद के पीरियड के अंदर जब ये 17 साल की उम्र में सुल्तान बनता है सर, ठीक है, तो बलबन ही था जो इसको सब कुछ चलाने के लिए हेल्प कर रहा था सर, ठीक है, समझे। तो बलबन बिकेम द डिफेक्टो रूलर सर, ना, डिफेक्टो रूलर के पॉइंट से बलबन ने सब कुछ किया सर, ठीक है, एंड ही केप्ट ऑल द पावर इन हिज ओन हैंड सर। उसने ये ध्यान रखा कि कैसे भी करके वी विल सी कि अपने आप को एस्टैब्लिश किया जाए सर, ठीक है। तो बलबन जिस तरह से एस्टैब्लिश हो रहा था उसको लेके बाकी सारे टर्किश नोबिलिटी के लोग भी थोड़े जलन हो रहे थे, बट बलबन बलबन था, बलबन वाज एबल टू मैनेज हिज लाइफ एंड ही वाज एबल टू मैनेज हिज ओन पीपल एज़ वेल सर, ठीक है, समझे। तो उसने अपने जैसे ब्रदर्स को अपॉइंट कर दिया, जैसे उसका बलबन का भाई था किशलू खान, तो वो किशलू खान करके एक व्यक्ति था, बलबन का ब्रदर था, उसको बलबन ने गवर्नर के रूप में लाहौर की तरफ भेज दिया कि तू वहां पे रह नॉर्थ वेस्ट के अंदर सर, ठीक है, समझे। और भविष्य के अंदर अगर मंगोल इन्वेजन होता है तो भी अपन झेल पाते हैं सर, ठीक है। इनफैक्ट दिस इज आल्सो पीरियड वेयर द मंगोल इन्वेजन कंटिन्यू टुवर्ड्स इंडिया सर, ठीक है, ओके। तो कहानी ये हुई कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम मंगोलों का आक्रमण जो होता रहा सर, ठीक है, समझे। वहां बलबन अपने भांजे भतीजों को कभी-कभी बलबन खुद भी जाता रहता था सर, ठीक है, समझे, ओके। एंड फॉर 20 इयर्स बलबन मेड श्योर कि ही विल बी रनिंग द स्टेट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन सर, एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ वजीर सर, एज अ नायब एज वेल सर, ठीक है, समझे। तो उसको नायब के रूप में किसी बुक में लिखा गया है सर, नायब इज डेप्यूटी सर, है ना, समझे। तो डेप्यूटी टू द किंग के रूप में हमको यहां से देखने को मिलता रहेगा सर, है ना, समझे। और दूसरी कहानी ये है कि 1266 तक आता है बट 1286 66 सर, ठीक है, समझे। इट इज सेड कि बलबन वाज द वन हु पॉइजनड हिम आउट सर, ठीक है। इसको लेकर अलग-अलग प्रकार की बातें हैं। एक किताब में ये लिखा गया है कि इट इज नॉट श्योर कि हाउ नसीरुद्दीन मोहम्मद केम टू एन एंड सर, ठीक है, इसके पीछे वी विल सी कि इब्न बतूता लिखता है कि भाई इसको जहर दे दिया गया था सर, ठीक है, समझे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद जहर नहीं भी दिया होगा सर, है ना, और इसकी मृत्यु नेचुरल हुई होगी, तो इट्स वेरी डिबेटेबल पार्ट सर, ओके। पर बलबन ही सब कुछ चला रहा था। आप समझने की कोशिश करिए कि बलबन जब शासक के रूप में था या नायब के रूप में था, तो ही यूज्ड टू वेयर द इंसिग्निया, मतलब जो राजा का जो रॉयल एम्ब्लम है, जो काइंड ऑफ सिंबल है, वो भी बलबन अपने अंदर लेके बैठा हुआ था सर, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि 20 साल तक वी विल कम टू नो कि नसीरुद्दीन मोहम्मद खाली चेहरे के रूप में था सर, है ना। पीछे जो भी सत्ता है अगर आप समझने की कोशिश करोगे बलबन के हाथ में आ गई थी एंड इट
वाज बलबन हु वाज डिसाइडिंग एवरीथिंग कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से शासन करना है, कैसे डिसीजन लेना है, ठीक है ना, ओके। एंड दिस इज हाउ इन 1266 विल सी कि बलबन अज्यूम पावर एंड उसने ही फिर एक नए तरह से अपने आप को रीएस्टैब्लिश किया, ठीक है, समझे। ये बलबन मूल इलबारी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, इसने ही सेकंड इलबारी डायनेस्टी की स्थापना की। अब देखिए अल्तुतमिश भी अपने आप को इलबारी कहेगा, है ना, तेजा महू माल की तरह है, पर अल्बारी के रूप में वी विल कम टू नो कि दो प्रकार की डेफिनेशन है डायनेस्टीज में। एक है फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी, अल्तुतमिश की इलबारी और बलबन की इलबारी अलग थी, सर, है ना, समझे। सो बलबन वाज लाइक कि भाई देखो वो इलबारी और हम इलबारी में अलग-अलग है, ठीक है, उसकी इलबारी अलग है, हमारी इलबारी अलग-अलग है, ठीक है। तो जो भी परिभाषा थी, बट इस तरह से हमें पता चलता है कि बलबन की एंट्री हुई दिल्ली की सल्तनत में 1266 में, मतलब आफ्टर कमिंग टू इंडिया 30 साल के बाद, सर, है ना, समझे। वी विल कम टू नो कि इसकी दिल्ली के अंदर सुल्तान के रूप में एंट्री हुई थी, सर, है ना। ऐसे तो बलबन 1232 या 33 के आसपास ही इंडिया में आ चुका था एज अ स्लेव, सर, है ना, ओके। तो बलबन की इतिहास ऐसी रही है कि 1230 के पहले इलबारी टर्किश सेंट्रल एशिया से बिलोंग करने वाला ये डायनेस्टी से बिलोंग करता था व्यक्ति, और इसको मंगोल उठा के लेके गए थे एक दफा, सर, है ना, समझे। तो इसको अनुभव था मंगोलों का, सर, है ना, समझे। तो मंगोल उसको उठवा लिए गए थे और वहां से वी विल कम टू नो कि इल्तुतमिश के साथ संवाद में आया, सर, ठीक है ना। संवाद में आने का मतलब ये है कि मंगोलों से जब भागता-भागता भारत की तरफ ही आएगा तो 1232 के आसपास इल्तुतमिश इसको देखता है। इल्तुतमिश देखता है कि भाई ये बंदा थोड़ा ठीक है, तुर्किश ओरिजिन का है, काम अच्छा कर देता है, मंगोलों से लड़ के आया है, सर, है ना, क्योंकि उनका मंगोलों ने उसको उठवा लिया था, सर, ओके। तो इट बिकेम वेरी क्लियर फॉर हिम कि भाई ये मेरे लिए काम में आएगा, सर, ठीक है। तो उसको बुला लिया गया, सर, है ना। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो ये जो 40 सिस्टम बनाई थी या 40s की जो सिस्टम थी, ये 40s में इसको इंक्लूड करवा दिया गया, सर, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल सी कि बलबन की एंट्री हुई इंडिया के अंदर एंड करीबन 1230s के अंदर ही इसकी एंट्री हो जाती है, सर, है ना, ओके। तो इसको बसरा में बेचा गया था, सर, है ना, समझे। फिर मंगोल उठा देते हैं, मंगोल उठाने के बाद वी विल कम टू नो कि ये फिर इल्तुतमिश के परिचय में आया, क्योंकि इल्तुतमिश वहां से उसको गजनी से लेके आएगा, ठीक है। तो इस तरह से उसकी कहानी उसको 40 का पार्ट बना दिया गया और ग्रेजुअल सेंस में इसका प्रमोशन हुआ। ग्रेजुअल सेंस में प्रमोशन होने का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि इनिशियल पीरियड में 40 का पार्ट था, है ना, फिर उसको आमिर शिकार बना दिया गया। देखो ये आमिर बनाएगा, आमिर इज नोन एज द लीडर, ठीक है, समझे। तो आमिर अखुर क्या है, सर, घुड़सवार का आमिर है, द लीडर ऑफ द घुड़सवार, है ना, मतलब काइंड ऑफ तबेला, सर, आमिर शिकार है ना, वो शिकार लॉर्ड ऑफ द हंटिंग, सर, है ना, गेटिंग ओके। तो शिकार करने के लिए पूरा तामझाम लेके चलते थे ना सुल्तान पुराने पीरियड के अंदर, हंटिंग एक्सपीडिशन चलता था। तो उसके लिए क्या चोरी होता था, सेपरेट डिपार्टमेंट का, कि भाई हमको तीर कमान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए ना, तंबू वंबू लेके जाना है, सब कुछ, ठीक है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती थी ना, जैसे जैसे लोगों को अफोर्ड नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है कि तो शिकार करने जा रहे हैं, सर, कुछ शिकार ना बन जाए उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से वी विल कम टू नो कि बलबन को अलग-अलग पोजीशंस मिलती है। ये पोजीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल कम टू नो कि उसने मसूद शाह को ओवरथ्रो किया और नसीरुद्दीन मोहम्मद के कोर्ट में अपना इंस्टॉलेशन कर दिया, सर, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि 1246 से 66 के बीच में बलबन बिकेम द डिफेक्टो रूलर, सर, है ना। डिफेक्टो रूलर का मतलब ये है कि वी विल कम टू नो कि इसका दबदबा रहा कोर्ट के अंदर। इनफैक्ट बलबन जब पीएम के रूप में था, नायब के रूप में, सर, है ना, समझे। तब इसके सामने तुर्किश नोबिलिटी में एक बार बगावत भी हुई थी, सर, ना। जैसे एक बगावत में रेहान करके एक तर्किश नोबल था, सर, ठीक है। ये रेहान ने बलबन के सामने बगावत की और सुल्तान के कान भर दिए, सर, है ना, समझे। तो ये बेकार बंदे को तुमने इंपॉर्टेंट पोजीशन दी है, मैं आपके लिए काम करके दूंगा, सर, ठीक है। बट देन वी विल सी कि बलबन वाज आउस्टेड फॉर सम ईयर्स, है ना, मतलब वो पीएम के रूप में था तब की बात मैं बता रहा हूँ, सर, ठीक है। और फिर 1-2 साल के बाद उसको वहां भेज दिया गया नॉर्थ वेस्ट के अंदर, सर, ठीक है। बट देन 1254 तक आते-आते वो वापस आया। अभी वो राजा नहीं बना क्योंकि 1266 में राजा बना, सर, ठीक है। तो अभी स्टिल वाज द प्राइम मिनिस्टर, है, नायब के रूप में था, तो उसने फिर से सत्ता हाथ में लिया, सर, ठीक है। एंड देन ग्रेजुअली उसने अपने आप को कंसोलिडेट किया 1250 और 60s के दौर में, सर, ठीक है। तो 1250-60s में क्या हुआ कि बिकॉज़ राजा कमजोर है, बलबन खुद भी बेसिकली थोड़े समय तक बाहर भाग गया था, या उसको कोर्ट पॉलिटिक्स के अंदर भगा दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर, सर, ओके। तो ही सॉ दैट देयर इज सो मच ऑफ रिबेलियन गोइंग ऑन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सर, ठीक है। तो रणथंभौर से लेके बंगाल, अवध, कलिंग, इन सब विस्तार के अंदर, ग्वालियर वाले विस्तार में जो पुराने राजपूत डायनेस्टी थे, इन सब ने विद्रोह किया, सर, है ना, ओके। तो इनिशियल पीरियड के अंदर हमें ये पता चलता है कि बहुत सारी क्राइसिस आपको मिलती है, सर, ठीक है। फाइनली इन 1266 है ना, 1266 में इसने सत्ता को संभाल लिया। कैसे संभाला तो मैंने आपको बताया, सर, ठीक है, समझे। तो जैसे ही नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हुई, सर, ठीक है, समझे, उसको मार दिया गया, जो भी है, सर, ठीक है। तो उसके बाद बलबन एक शासक के रूप में निकल के आएगा और बलबन यहाँ से ही काम करेगा, सर, ठीक है, समझे। अब देखिए बलबन के लिए क्या-क्या प्रॉब्लम्स है, सर, ठीक है, समझे। तो पहला तो प्रॉब्लम उसको समझ में आ गया था 40 क्यों 40 क्योंकि ही रियलाइज दिस पार्ट कि जो सिस्टम के रूप में वो बन के आया है, सर, है ना, वही सिस्टम उसके सामने पड़ सकती है और वो पड़ी भी थी, सर, है ना, समझे। कि इवन व्हेन ही वाज द नायब देयर वाज अ रिबेलियन अगेंस्ट हिम और उसकी जगह एक और नायब को बिठा दिया गया था टेंपरेरी पीरियड तक, सर, ओके। तो ही रियलाइज दिस पार्ट कि सुल्तान बनने के बाद क्या गारंटी है कि मेरी गद्दी जो है वो सेफ रहेगी, सर। मैं नायब के रूप में अपने प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोल नहीं कर पाया, सर, ठीक है। और ये 40 ने मेरे को 1 डेढ़ साल तक साइडलाइन कर दिया है ना, होता है ब्यूरोक्रेसी में, ये बहुत होता है, सर, ठीक है, समझे। तो ये आपके साथ भी होगा ना, आप कहीं अच्छी पोस्टिंग में होंगे, आप अच्छा काम कर रहे होगे, अचानक से ही 40 सिस्टम एक्टिव होगी, सर, ठीक है। वो इसको सेंटिंग में डालो, सर, है ना, फिर 1 डेढ़ साल तक आपको सीखना पड़ेगा इधर-उधर, सर, ठीक है ना, समझे। बोले ये क्या हो गया मेरे साथ, ओके। फिर देन आप इधर-उधर के है ना अपने आप को प्रूव कराओगे ना, अच्छा काम करोगे जहाँ पे भी डाला, फिर स्टेट आपको बोलेगा कि नहीं इसको वापस लेके आओ, सर, ठीक है ना, समझे। है ना, इसको प्राइम पोस्टिंग में डालो, ये हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, सर, क्या। तो बलबन के साथ भी यही हुआ, सर, करेंगे पॉइंट। तो बलबन को ये चीज समझ में आ गई थी, ये 40 सिस्टम ही सबसे बड़ा दुश्मन है उसका, तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ द स्टेट, क्योंकि राजा तब तक कंसोलिडेट नहीं कर पाएगा, सर, जब तक ये 40 क्योंकि उसने खुद ही 40 को बनाया था ना, सर, आप समझिए कि बलबन खुद 40 का आउटकम था ना। तो ही न्यू दिस पार्ट ना कि हाउ 40 इज वर्किंग, ये कैसे काम करेगी, सर, है ना, ये कैसे राजा को टॉपल करती है, सर, करेंगे पॉइंट, ओके। तो कहानी हमें ये देखने को मिलता है कि इस दौर के अंदर बलबन की जो स्टोरी है, बलबन की स्टोरी में यही चीज आपको मिलती है वहां पे, सर, ठीक है ना। एंड ये स्टोरी के अंदर बलबन वाज फेसिंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स, वन ऑफ द प्रॉब्लम वाज 40, सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, क्योंकि 40 उस पीरियड में बहुत सारे प्लानिंग कर रही थी कॉन्स्पिरेसीज के रूप में, सर, ठीक है। सेकंड वाज द मंगोल प्रॉब्लम दैट द बलबन वाज फेसिंग एट दैट टाइम, सर, है ना, क्योंकि मंगोलों का प्रॉब्लम बहुत सारा था, क्योंकि मंगोलों के इन्वेजन इसके पहले हो गए थे। देखो 1240 के बाद से कंटीन्यूअसली मंगोलों का प्रॉब्लम होने की शुरुआत हो गई थी, सर, ठीक है ना, समझे। इनफैक्ट तीसरा प्रॉब्लम दिल्ली के अंदर में मेवात से आ रहा था, सर, ठीक है ना, समझे। तो मेवात के बेसिकली जो कम्युनिटीज थी और जाट्स और म्यो मुस्लिम्स, है ना, समझे, ये सब इकट्ठे होकर विल सी राजा के सामने नाक में दम करके रखे थे। तो कंटीन्यूअसली वो लोग आक्रमण करते थे, सर, ठीक है ना। तो लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा प्रॉब्लम था उस पीरियड के अंदर बलबन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आफ्टर बिकमिंग द रूलर्स ही आल्सो रियलाइज दिस पार्ट कि ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, सर, ठीक है ना, समझे। ऊपर से वी विल सी कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ से गंगा यमुना वाला जो दोआब वाला विस्तार है, सर, ठीक है ना, समझे, जहां से व्यापार हो रहा है, जहां से रेवेन्यू आ रही है, वहां से उत्तर पथ का मतलब जो है ना बंगाल से लेके नॉर्थ तक का जो रूट है, वहां बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसको भी उसको सॉल्व करना है, सर, ठीक है ना, ओके। नॉर्थ इंडिया में जो राजपूत डायनेस्टी थी, फिर से रिस्टोर हो रही है, अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है, और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो थ्रू आउट द कंट्री था, सर, ठीक है। तो बलबन रियलाइज दिस पार्ट है ना कि यार इतने सारे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अब इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, सर, है ना, व्हाट वी कैन डू, सर, ठीक है ना, समझे। तो इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बलबन को ये चीज बहुत क्लियर कट पता थी कि देखिए मुझे एक्सटर्नली भी डील करना है, इंटरनली भी डील करना है, एक्सपांशन ऑफ एम्पायर नहीं करना है, सर, ठीक है ना। इस बार बलबन से सवाल आया था ना, बाय द वे, सर, ठीक है ना। बलबन डिसाइडेड टू फोकस ऑन व्हाट, सर, ओके ना, बलबन डिसाइडेड टू फोकस मेनली ऑन द इंटरनल रिफॉर्म्स रेदर देन द एक्सटर्नल रिफॉर्म्स, ओके ना, समझे। सो इन 2023 मेंस पेपर, सर, है ना, समझे, कि ये सवाल आपको यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ दिया है ना, सर, ओके। और सवाल यही आया था कि बलबन डिसाइडेड टू प्रेफर कंसोलिडेशन ओवर द एक्सपांशन, सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि दिस वाज अ क्वेश्चन इन 2023 एज वेल, सर, ओके। बलबन से आता ही है, फिक्स सवाल है, सर, ना, बलबन, क्योंकि बलबन ने ये ध्यान रखा कि भाई देखो यार मेरे को तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सर, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम के चक्कर में मैं एक्सपांशन करने के चक्कर में बैठ गया तो जो भी है वो भी लूट जाएगा, सर, है ना, समझे, समझे। नहीं सिंपल ना, स्टैटिक सब्जेक्ट हो नहीं रही है, करंट अफेयर्स में बढ़ जा रहा है, सर, ठीक है ना, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इजराइल फिलिस्तीन का पूरा इतिहास, है ना, 1 2 3 कर दूंगा, सर, है ना, समझे, ओके। अरे तुमके पहले पॉलिटिकल थोड़ा पढ़ के जाओ, सर, है ना, समझे, समझे ना। इजराइल फिलिस्तीन समझ में आपको जितना समझ में बहुत हो जाएगा, सर, ठीक है ना, समझे। और वो तुम्हारे मतलब तो हम जब पैदा हुए तो उससे पहले बेसिकली वो चल रहा था, सर, ठीक। हजारों साल का कॉन्फ्लिक्ट है, आज का थोड़ी है, सर, ठीक है। ये मूल कॉन्फ्लिक्ट यहूदी वर्सेस जुडाइज्म वर्सेस इस्लाम का है, सर, ठीक है ना, इट्स
इट्स नॉट अ लैंड बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये तो गलत इंटरप्रिटेशन है लैंड बेस है, ठीक है, सो इट्स आल्सो रिलीजियस इशू एज वेल है ना, इतने रिलीजियस इशू एज वेल, ठीक है, इट्स अ वेरी लॉन्ग इशू सर, उसको कहां तुम करना बैठोगे सर, क्या चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो बलबन डिसाइडेड टू कंसोलिडेट ओवर एक्सपेंशन सर, है ना, समझे, उसके पीछे के कारण आप समझने की कोशिश करिए क्या था सर, ओके। वो दिल्ली के अंदर किस पीरियड के अंदर निकल के आया है ना, समझे, समझे ना। तो द कंडीशन ऑफ दिल्ली सल्तनत एट द टाइम was very different, sir. The state was going through a crisis period. There were continuously Mongol invasions taking place. Okay, there was continuous the role of Chalisas that were getting powerful, sir. And we will simultaneously also see this part where the king's prestige and the king's honor was getting low day by day, sir. राजा की जो सत्ता है, राजा की जो डोमिनेशन है, बचा नहीं था सर, सुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो we will come to know कि इस दौर के अंदर हमें ये चीज बड़ी प्रोमिनेंटली देखने को मिल रही है कि राजा की अथॉरिटी की एक दो तीन हो गई थी सर, there was no one recognizing the sultan, क्योंकि बलबन ने खुद ही किया था सर। आप देखिए 40 लोगों ने क्या किया आके सर, ठीक है ना, लेकिन दे मेड श्योर कि सुल्तान की अथॉरिटी को खत्म कर देते रहोगे। तो बलबन को ये चीज बड़ी समझ में आ गई थी कि यार ये 40 रहेगा तब तक मेरी भी पूरी बदलेगी सर, एंड वी विल फाइंड कि ये 40 ही है जिसने सुल्तान की अथॉरिटी को खत्म कर दिया है, सब कुछ सत्ता अपने हाथ में ले लिया है सर, तो बलबन ने बेसिकली गेम किया। सबसे पहले आके वी विल सी कि उसकी पॉलिसी है जिसे हम लोग कहते हैं आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, ठीक है समझे। सो ही इंप्लीमेंटेड अ पॉलिसी कॉल्ड आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, ठीक है समझे। तो पहले तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया सर, समझे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन तो मिला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं, तो क्वेश्चन तो मंगोल क्वेश्चन भी था, इंटरनल क्वेश्चन भी था, लॉ एंड ऑर्डर क्वेश्चन भी था, रीजनल स्टेट्स का इंडिपेंडेंस होने का प्रॉब्लम था सर, ठीक है। इनफैक्ट ये रीजनल स्टेट्स में इक्तेदार भी उसके सामने बगावत करने के ऊपर आ गए थे सर, ठीक है। इक्तेदार वो लाइक वी विल कम टू नो कि हम भी विड्रॉ कर देंगे सर, ठीक है समझे, हम भी नहीं मानेंगे तुम्हारी सर, ओके। तो बलबन ने कहा कि देखो मेरे को बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा सर, मैं वो पुराने डिसीजन दूंगा कि लोगों को खुश करता रहूंगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, खुश करने का मौका चला गया, हमें आयरन एंड ब्लड पॉलिसी का यूज करना पड़ेगा। लोहा रक्त की नीति सर, ठीक है समझे, लोहा रक्त की नीति का मतलब क्या है सर, ठीक है समझे, ओके। तो लोहे का हाथ बना के फौलादी ऐसी सिस्टम बनाऊंगा सर, ठीक है समझे, जहां सबकी पूरी बदलूंगा सर, ओके। और कोई इधर उधर कोई करेगा तो खून खून हो जाएगा सर, समझे, ओके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से विल फाइंड कि उसने सबसे पहले देखा कि 40 सिस्टम को लपेटे में लेते हैं सर, ठीक है। 40 क्यों, क्योंकि जिस सिटी से मैं चल के आया है, इक्तेदार इंडिपेंडेंट होने की तैयारी कर रहे थे, इंडिपेंडेंट इसके लिए क्योंकि उनको फ्रीडम मिल गई थी, है ना, इतने सालों से इसी की मौज आ रही थी इनको सर, तो स्थिति ऐसी क्रिएट हो गई थी कि वी विल कम टू नो कि ये जो दौर है, इस दौर में सुल्तान की अथॉरिटी का एक सवाल बहुत सारा मिलता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल आल्सो सी कि 40 सिस्टम को उसको डील करना था। तो बलबन ने क्या किया सर पता है सर, 40 में तुर्किश नोबिलिटी थी, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है समझे, और कुछ लोगों को नॉन तुर्किश को भी बिठाया था सर, ठीक है। तो 40 में जो तुर्किश नोबिलिटी का एक्सक्लूसिविटी है उसने डाल दिया सर, ठीक है समझे। उसने कहा 40 में तुर्किश के सिवा कोई होने नहीं चाहिए, तो रजिया वजिया की जो रिफॉर्म्स तो पलटा दिए गए थे सर, ठीक है। उसके बाद उसने तुर्किश में भी दो प्रकार के नोबल्स देखे ना, एक वो नोबल्स जो बड़े बूढ़े लोग थे सर, समझे, काइंड ऑफ लाइक रीठा થઈ ગયેલા સાહેબ, समझे, गुजराती में कई बदला के वैसा है ना, कई बदला खबर पड़े साहब, ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक ऐसा वर्क है जो अपने आप को सीएम पीएम डीएम से भी ऊपर मानता है सर, ठीक है समझे, कई बदला मतलब मोटी चमड़ी के ब्यूरोक्रेट्स हैं, समझे, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिनको लग रहा है कि अपन सब कुछ है सर, ठीक है ना, हमसे स्टेट चला, बहुत बहुत खतरनाक लोग होते हैं, आप उनको कुछ बोलोगे ना, तुम जिसको लिखना है लिख दे, है ना, तुमको चीफ जस्टिस को लिखना है, तुमको सीएम को लिखना है, पीएम को लिखना है, डीएम को लिखना है, कंप्लेंट करने कर दे सर, ठीक, मतलब इतने मतलब वो होती है, पराकाष्ठा होती है पावर की सर, समझे, गेटिंग पॉइंट, तो बलबन को पता चल गया था कि नोबिलिटी में दो प्रकार के लोग, एक ओल्ड है जो हम ब्रह्मास्मि के रूप में है सर, ना, जो अपने आप को बेसिकली मानते सब कुछ है, और दूसरा यंग है सर, ठीक है समझे, जो नए नए छोकरे लोग हैं, तो ये लोग कभी बलबन के फेवर में नहीं आएंगे सर, गेटिंग पॉइंट। बलबन ने क्या किया कि उसने एक्सक्लूसिव तुर्किश नोबिलिटी का क्लब तो बनाना ही था, नॉन तुर्किश को तो पसंद नहीं करता, तो कई मानना था कि नॉन तुर्किश लोगों से तो मैं देख के मेरा खून फूटता है, मतलब बड़ा रेशियल था सर, ठीक है समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ही हैड वेरी रेशियल अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसीज, ओके, एंड ही मेड श्योर दैट ओनली तुर्किश पीपल शुड बी प्रमोटेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन तुर्किश को नहीं चाहिए सर, ठीक है। तो उसने क्या किया कि तुर्किश नोबिलिटी में यूथफुल लोगों को ऊपर लेके आया सर, ठीक है समझे। तो उसने लेटरल एंट्रेंस, तुर्किश नोबिलिटी में लेटरल एंट्री, तो जो यूथ था उसको लेके आया, उसको अपने फेवर में कर दिया सर, ठीक है। अब ये लोग तो बड़े खुश हो गए सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। जैसे से ये लेके ये खुश हो गए सर, है ना, फिर उसके बाद विल सी कि इसने 40 को अबॉलिश कर दिया, जो खास लोग थे उसको इंपॉर्टेंट पोजीशन में बिठा और बाकी सबको अबॉलिश कर दिया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो व्हाट ही डिड दैट सर, है ना समझे, फर्स्ट थिंग ही डिड इज दैट कि उसने चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट, जैसे ये लोग आए उसने कहा कि भाई तुमको ये डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट और 40 को अबॉलिश किया। ऑब्वियस है कि इसके रिपरकशंस तो आएंगे, 40 कहती है कौन कॉन्स्टिट्यूशनल है, हमको तो क्या कह सकते हैं कि आर्टिकल 310 से लेकर 315 तक है ना प्रोटेक्शन दिया हुआ है सर, ना आप ऐसा अमेंडमेंट थोड़ी कर सकते हो सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ऑब्वियस था ना, ओके। तो वी विल फाइंड कि हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन है सर, बलबन बलबन था सर, बलबन ने एग्जांपल सेटअप करना शुरू कर दिया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, कि बोले अब वो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन खत्म हो गया सर, ना समझे, जब जरूरत थी तब जरूरत थी सर, ना तब देश आजाद हो रहा था, बहुत सारी इश्यूज थे सर, अब क्या जरूरत है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके, है ना, अब तो काम करो वरना निकलो यहाँ से सर, समझे। तो बलबन ने एग्जांपल सेट किए, ऐसे एग्जांपल सेट किए सर, है ना समझे, कि ये 40 के जितने भी लोग थे ना सर, ये पुराने लोग जिनको थोड़ा बहुत लगा भी था सिस्टम में, उनकी सर्विस करना शुरू कर दिया, छोटी से छोटी गलती पकड़ के सर, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। वो पकड़ के उनको पब्लिकली मारता था, न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश होता था सर, समझे, कि इसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया, इसको टर्मिनेट कर दिया गया, इसको सस्पेंड कर दिया गया, मतलब लगना चाहिए ना सर, है ना समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके, कि बेसिकली स्टेट सुप्रीम है सर, है ना समझे, नहीं समझे, है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसको रातों रात हटा दिया। तो एक गवर्नर था मलिक बकबक, नाम ही था बकबक, है ना समझे, गेटिंग पॉइंट, बड़ा बकबक करता था सर, है ना समझे, ये बकबक करने की कंप्लेन आई गई बलबन को सर, है ना, ये बदायूं का गवर्नर हुआ करता था सर, ठीक है, और बलबन को कंप्लेन आई कि ये ससुरा 40 वाला बंदा गवर्नर के रूप में काम कर रहा है, ये अपने नौकरों का शोषण कर रहा है सर, है ना, अपने सर्वेंट्स को मारता रहता था सर, तो बलबन को किसी ने ट्वीट कर दिया सर, ठीक है समझे, कि सर आपका गवर्नर मेरे ऊपर ये कर रहा है, अत्याचार हो रहा है सर, ठीक है, और वो सर्वेंट है जो उसका एक नौकर तो मर गया उसके चक्कर में सर, ठीक है। तो बलबन का दिमाग छट गया, बोले इसके लिए पब्लिकली इसके लिए कोई ट्रीटमेंट कराओ सर, ठीक है, बोले क्या ट्रीटमेंट कराएंगे, तो बोले चौक में भरे चौक में इसको बुलाओ सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड इसके बाद इसके कोड़े मारो सर, समझे, तो मलिक बकबक को पब्लिक ह्यूमिलिएशन है ना, वो डंडे बंडे लेके सर, है ना, रास्ते में चला गया, परेड कराई जाती है, कोड़े मारे जाते हैं सर, ठीक है। तो कहानी क्या हुई सर, है ना, गवर्नरों के अंदर और नोबिलिटी में खौफ डर का माहौल सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके, बोले ये किसी को नहीं छोड़ेगा सर, है ना। तो देखिए कि 40 अपने आप लिक्विडेट हो रही है, ओल्ड नोबिलिटी को पनिश करने की सिस्टम उसने निकाली, और पनिशमेंट भी बहुत हार्श पनिशमेंट जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल। देखो आयरन एंड ब्लड पॉलिसी यही तो होता है ना सर, ठीक है, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी का मतलब क्या है कि आपको लोह के रूप में लोखंडी फौलादी बनना है सर, ठीक है, और अगर रक्त निकलना है तो रक्त चलिता भी अपन बनाएंगे सर, विल मेक श्योर की चीजों को विल फाइंड की मैनेज करेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसी के चक्कर में एक और अवध का गवर्नर था, फॉरगॉट हिज नेम, अवध का, जैसे ये मलिक बकबक को तो कोड़े मार के छोड़ दिया गया था सर, ठीक है, पर गवर्नर को कोड़े मारना बहुत बड़ी बात होती है ना सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, 40 के पार्टी एक और अवध का गवर्नर था, अवध के गवर्नर के ऊपर आरोप लगा कि भाई साहब ने दारू पी के गाड़ी चला दी थी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इसके ऊपर कंप्लेंट चल गई कि ये इसने किसी के ऊपर विल सी के ना दारू वारू पी के ना मारामारी की और किसी को है ना मारा है सर, ठीक है, मार दिया है, ऑब्वियस है कि उसने घोड़ा गाड़ी चला दी होगी सर, ठीक है। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम बलबन को कंप्लेंट मिली,
बलबन बौखला गया, बोला मैं तो न्याय दिखाऊंगा, मेरा गवर्नर है तो क्या हो गया सर, ठीक है। तो हैबत खान, यस एग्जैक्टली सर, इसने वो हैबत खान आगे स्लाइड में शायद दिखा होगा, तो हैबत खान को पकड़ा और उसको भी कोड़े मारे सर। कोड़े मारने के बाद बलबन ने क्या कहा पता है, तू वो लेडी के पास जा जिसका हस्बैंड मार दिया तूने सर, शी विल डिसाइड योर फेट, है ना, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। मतलब आप देखिए जस्टिस में भी कैसा सर, ठीक है ना, समझे। हाँ, इंस्टेंट जस्टिस एंड दैट इज फैमिली जस्टिस एज़ वेल सर। आई विल नॉट बी द पर्सन हु विल पनिश यू सर, मैं तो कोड़े मार के छोड़ रहा हूं, पब्लिकली फ्लॉगिंग करता था, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो बेसिकली जस्टिस शुड बी विजिबल, है ना, न्याय दिखना चाहिए सर, है ना, समझे। एंड वी विल फाइंड कि वो लेडी के पास भेजा, उसके बाद उसको ब्लड मनी देने के लिए कहा गया सर, है ना, तो उसने कुछ पैसे बहुत सारे दिए और हैबत खान इतना बौखला गया था, तो आई गेस जियाउद्दीन बारनी ने लिखा है तारीख ए फिरोज शाही में या किसी ऑथर ने लिखा है कि हैबत उसके बाद अपने घर के बाहर पैर नहीं रखा, इतना ह्यूमिलिएशन सर, ठीक है। तो डर का माहौल नोबिलिटी के अंदर सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। फिर ऐसी ही कहानी वी विल कम टू नो कि एक और गवर्नर की थी, है ना, आई फॉरगॉट हिज नेम, वो भी यूपी का ही कोई गवर्नर था सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि उसको बलबन ने सिटी के गेट के ऊपर लटका दिया था सर, तो दो चार को तो कोड़े मारे समझ लीजिए, जो छोटा मोटा कांड करके आया, जिसने बड़ा कांड किया था ना सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। वी विल सी दैट उसको शहर के गेट पे लटका दिया और थोड़े समय तक लटका के रखा, आते जाते लोकल गवर्नर्स भी देखते थे, ऑफिशियल्स भी देखते थे, सब लोग देखते थे सर, है ना, गेटिंग। अमरोहा का आई एम नॉट एबल टू रिकॉल सर, ओके। फिर एक शेर खान करके एक और ऑफिशियल, पर बलबन ने ओल्ड नोबिलिटी की बहुत बड़ी बजाई थी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि एक शेर खान करके वो था, उसने उसको जहर देने की कोशिश की थी, तो उसको भी सर्विस कर दिया सर, ठीक है। तो कहानी ये हुई कि डर का माहौल सर, है ना, रीन ऑफ टेरर समझ में आता नहीं आता सर, ठीक है। ये रीन ऑफ टेरर बेसिकली बलबन ने बनाया और ब्यूरोक्रेसी के अंदर, है ना, एक वक्त जो मोबिलिटी थी उस पीरियड में, जो अपने आप को बहुत ही सुप्रीम मानती थी सर, है ना, कि वही सुल्तान है और वही सब कुछ है सर, है ना, आई एम द स्टेट एंड माय वर्ड इज द लॉ, सब कुछ खत्म कर दिया सर, ठीक है। इनफैक्ट मोबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए उसने स्पाई सिस्टम बनाई थी सर, ठीक है, समझे। तो ही मेड श्योर कि जितने भी स्पाइस है ना सर, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक लोकल तहसील में, इवन गांव खेड़े तक लोग थे, इन सबको उसने अपॉइंट किया और सीधा अपॉइंट करता था अपने अंडर में सर, ओके। सो व्हाट ही यूज्ड टू डू कि द स्पाइस नेवर यूज्ड टू रिपोर्ट टू द लोकल गवर्नर्स और प्रोविंशियल ऑफिशियल्स, ओके। सीधा डायरेक्टली सुल्तान को मैसेज आता था, ऑब्वियस है ना सर, है ना, आरएनएडब्ल्यू सर, पीएमओ के अंदर में तो आता है सर, ठीक है, समझे नहीं समझे, ऑब्वियस है सर, वो बाकी इसमें कुछ और चाहिए नहीं सर, ओके। सीधा कैबिनेट सेक्रेटरी ठाक करके आगे सर, बीच में कोई लाइन बाइन नहीं चाहिए सर, सिक्योरिटी का मैटर आता है स्टेट का सर, ओके। तो स्टेट की सिक्योरिटी के मैटर में तो ये तो पहले ये तो चाणक्य के सिद्धांत है, ठीक है। आप देखिए पति के विकास वर्ग रिपोर्टर्स, है ना, खाली नाम मात्र रिपोर्टर्स थे, काम इंटेलिजेंस का था सबका सर, ओके। ओल्डेस्ट प्रोफेशन है ना, बेसिकली दो ओल्डेस्ट प्रोफेशन है सर, ठीक है, समझे। एक है प्रोस्टिट्यूशन सर, एंड सेकंड इज द इंटेलिजेंस गैदरिंग सर। स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप दो ओल्डेस्ट प्रोफेशन में से देखोगे सर, ठीक है, समझे, दोनों के दोनों, और ये दोनों का मेंशन आपको अर्थशास्त्र के अंदर मिलता है, प्रोस्टिट्यूशन का भी मिलता है ना सर, गणिकाओं का मेंशन आपको मिल जाता है सर, ठीक है। तो वी विल कम टू नो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्पाई सिस्टम के ऊपर बलबन भी ये काम करता है, उसने सीधा डायरेक्ट अपनी स्पाइस को अपॉइंट करना शुरू किया और ये स्पाइस को सीधी सैलरी देता था, अपने कंट्रोल में रखता था हर एक स्टेट के अंदर से, है ना, समझे। और कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन आ जाए उसको समझ में आ जाती थी कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग कि एनी क्योंकि इसकी गवर्नेंस की कंप्लेंट कैसे मिलती है, आपके ट्विटर है, फेसबुक है, सोशल मीडिया, पता चल जाता है कि कोई ब्यूरोक्रेट या कोई पुलिस वाला गलत काम कर रहा है, ठीक है। उस टाइम पे कैसे पता चलता है, समझे, बलबन के समय पे कैसे पता चलता है, ठीक है। तो बलबन हैड दिस रिसोर्सेज एट डिस्पोजल, ठीक है, और बलबन को रिसोर्सेज अच्छे खासे डिस्पोजल के ऊपर से उसको पता चल जाता था सर, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि ये सब कहानी आपको यहाँ से मिलती है। एंड बलबन इसमें भी काम करता रहा है सर, समझ। बलबन ने कुछ कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे भी कार्य किए हैं सर, ठीक है, जहां वी विल सी कि उसको जब इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती थी वो बंदे को भी पकड़ता था। जैसे मलिक बकबक के केस में ऐसा हुआ था कि इनिशियली मलिक बकबक का जो कांड है, जो मलिक बकबक ने अपने नौकर के साथ गलत अत्याचार किया था, उसकी इंफॉर्मेशन बलबन को नहीं मिली। तो बकबक को पनिश करने से पहले बलबन ने अपने इंटेलिजेंस वालों को पकड़ा, बोले काब है ना, तू उसका फेवर कर रहा था, तू मेरी नमक खाता, मेरा पैसा खाता है सर, ठीक है। और उसके बाद विल सी की इंफॉर्मेशन हमको तू डिफॉल्ट मार रहा है सर, ठीक है, तो उसकी भी सर्विस कर दिया सर, ठीक है। तो स्पाई के ऊपर भी वो नजर पकड़ के रखा है सर, ठीक है। तो उसके समय पे ये होता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम बलबन मेड श्योर कि ब्यूरोक्रेसी मोबिलिटी अपने फेवर में आ गई। अल्टीमेटली उसने ये चीज ध्यान रखी है कि उसके अंडर में ये जो भी पूरी चालीसा सिस्टम है वो लिक्विडेट हो गई थी सर, है ना। और चालीसा को लिक्विडेट उसने दो तरह से किया सर, ठीक है ना। एक तो मैंने बताया रीन ऑफ टेरर बना के सर, ठीक है ना, डर का माहौल बना के। दूसरे जो यूथ तुर्किश नोबिलिटी है उसको अपॉइंट किया जो उसके फेवर में थी, लॉयल हुआ करती थी, ठीक है। तीसरी वी विल सी कि एक तो स्पाई सिस्टम बना दिया सर, है ना, समझे। एंड चौथी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पता था कि चालीसा स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज है और रिसोर्सेज के अंदर इनके पास पैसा है सर, ठीक है ना, क्योंकि इतने सालों से ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए थे तो पैसा ठीक-ठाक बनाया था इन्होंने सर, है ना, ओके। तो बलबन मेड श्योर कि भाई इनकी जो पैसे की जो सिस्टम है ना तोड़ देगी, ये खिलजी भी करेगा सर, ठीक है। आप देखिए आगे जाके इसका सिस्टम पूरी तरह से खिलजी बंद कर देता है सर, ठीक है। बलबन वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया था कि ये जो लैंड है सर, ठीक है ना, ये लैंड के अंदर जो रिसोर्सेज इनको मिले हैं भर-भर के, इसको बंद करना पड़ेगा सर, ठीक है ना, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, ओवर पीरियड ऑफ टाइम बलबन डिसाइडेड टू टारगेट द लैंड ग्रांट्स। लैंड ग्रांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ये समझ में आ रहा था कि ये जितने भी ऑफिशियल्स हैं इनको लैंड ग्रांट्स मिलती थी मिलिट्री सर्विसेज में, ना, तो इक्तेदार जो थे या वी विल सी की शिकदार हुआ करते थे या सेना के अंदर जो लोग हुआ करते थे, इनको लैंड ग्रांट्स बहुत मिलती थी और लैंड ग्रांट्स बेसिकली हेरिडिटरी लेते थे ये लोग, है ना। तो एक बंदे में आदमी ने सेवा की तो उसका छोकरा उसका छोकरा उसका छोकरा, इस तरह से सेकंड थर्ड जनरेशन तक आपको मिलती रहेगी सर, ठीक है। तो कुछ लोग मर गए हैं तो भी उनको लैंड मिल रही है, मतलब उनकी फैमिली क्या है, कुछ लोग बूढ़े हो गए तो आपको क्या जरूरत है सर, ठीक है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लैंड की कहानी थी, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पता चला है कि बलबन रियलाइज दिस पार्ट, दिस इज नॉट पॉसिबल सर, ये तो बड़ी घातकी हो जाएगी सर। तो उसने लैंड ग्रांट्स को कैंसिल करवाने की शुरुआत की सर, उसने कहा कि ये मैं नहीं चलाऊंगा, ठीक है। तो इक्ते सिस्टम को पूरी तरह से अबॉलिश नहीं करेगा, ये वोंट बी अबॉलिशिंग द इक्ते सिस्टम कंप्लीटली, बट इंटरनली उसने लैंड ग्रांट्स के ऊपर उसने क्या कह सकते हैं कि एज फैक्टर ला दिया, एक एज के बाद आपको लैंड ग्रांट्स नहीं मिलेगी। देयर वाज अ डिस्कंटेंट, देयर वाज अ ग्रीवेंस एज वेल सर, ठीक है। कुछ जगह में सक्सेसफुल हुआ, कुछ जगह पे नहीं होता, तो बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट आपको यहाँ से ये भी दिखती है सर, ठीक है। दूसरी कहानी बलबन ने ये भी ध्यान रखा कि बिकॉज़ ऑफ द इंटरनल रिकंसोलिडेशन एंड चीजें जो चल रही थी उसमें स्टैंडिंग आर्मी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। स्टैंडिंग आर्मी इसलिए क्योंकि बलबन रियलाइज दिस पार्ट कि ये इक्तेदार भी खुद की सेना तो ठीक है पर मेरे हाथों में सेना होनी चाहिए सर, ठीक है। तो उसने दीवाना रीस करके एक डिपार्टमेंट है, वो खिलजी के समय पे और थोड़ा बड़ा होगा सर, ठीक है, उसका फाउंडेशन किया। तो उसने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी अलग किया और मिलिट्री डिपार्टमेंट को भी अलग किया। तो ही बेसिकली एस्टैब्लिश्ड टू सेपरेट डिपार्टमेंट्स और मिलिट्री डिपार्टमेंट के रूप में ही मेड श्योर कि जो आर्मी है वो आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहिए सर, ठीक है, ओके। सो विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू द आर्मी रिफॉर्म्स ही क्रिएटेड टू सेपरेट डिपार्टमेंट्स। इनफैक्ट आर्मी की रिक्रूटमेंट भी उसने डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं इसमें ध्यान रखूंगा कि क्या-क्या चीजें चल रही है, डिसिप्लिन लाने की कोशिश की। तो बहुत सारी चीजें हमें बलबन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलती है जहां विल सी कि बलबन अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए कर रहा है। अब देखिए ये सब कार्य करेगा सर, समझे, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए या चालीसा को कंट्रोल करने के लिए सर, ठीक है, समझे। तो सवाल ये भी था कि उसके सामने सवाल उठेंगे, है ना, और सवाल इसी तरह से उठेंगे कि बलबन जो ये कर रहा है सही कर रहा है कि गलत कर रहा है ना। पीपल विल बी क्वेश्चनिंग हिज अथॉरिटी, सबके सब तो उसके फेवर में आएंगे नहीं सर, ठीक है, विद्रोह होने की शक्यता है सर, ठीक है। तो बलबन को ये चीज समझ में आ गई थी सर, समझे कि भाई कैसे भी हो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं ये जो डर का माहौल बना रहा हूं वो डर के ऊपर से नहीं होगा, मुझे डर के साथ साथ थोड़ा बहुत कहीं से रिकॉग्निशन भी लाना पड़ेगा जहां मुझे बेसिकली एक डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करे सर, ठीक है। अगर राजा खाली डर के रूप में रहेगा तो डर तो आदमी तो खत्म हो जाएगा सर, ठीक है। मुझे एक रिस्पेक्ट कमानी पड़ेगी और रिस्पेक्ट बेसिकली कैसे लेके आऊंगा सर, समझे। तो वहां से बेसिकली कंसेप्ट आया खलीफा पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके। और खलीफा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिस्टम निकल के आई उसमें बलबन ने ये ध्यान रखा कि वो खलीफा के रिकॉग्निशन की तो बात करता ही है सर, ओके। वी विल कम टू नो कि साइमल्टेनियसली अपने आप को एक नए तरह से आइडेंटिफाई करेगा। देखिए बलबन जब पावर के ऊपर है तब तक खलीफा खत्म हो चुका है। मजे की बात यह है क्योंकि 1249 में हलाकू खान, ये मंगोल लोग जो थे भारत में जो भी आए थे 1240 के दौर में, ये मंगोलों ने जाके बगदाद को तबाह कर दिया था, है ना, समझे।
और खलीफेट सिस्टम, अच्छा बाय द वे खलीफेट सिस्टम के अंदर कल किसी ने सवाल पूछा था कि सर खलीफा की ब्रांचेस कैसे थी? एक्चुअली 4 ब्रांचेस निकल के आई थी सर, ओके। तो ओरिजिनली रशीदुन थे, रशीदुन मैंने आपको बताया था, तो चूज़र 4 लोग थे ना सर, ठीक है। तो अबू बकर थे, फिर उस्मान थे, उमर थे एंड अली थे सर, ठीक है ना? ये डिस्कस ना ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर उमैय्यिद आए सर, है ना? समझे? उमैय्यिद खलीफेट कहाँ से निकल गया? दमास्कस से, है ना? दमास्कस इज़ इन सीरिया सर, ठीक है। तो वहाँ से उमैय्यिद खलीफेट का डेवलपमेंट हुआ। ये उमैय्यिद खलीफेट के बाद ग्रेजुअल सेंस में हमको देखने को मिलता है कि अब्बासिद खलीफेट आया, है ना? ये अब्बासिद खलीफेट जो है बगदाद से निकल गया, ये दमास्कस में था सर, ठीक है, समझे? ये तो मक्का में है सर, है ना? मतलब सऊदी अरेबिया के अंदर, 4 रशीदुन जो थे वो तो ओरिजिनली मेन सऊदी के अंदर थे सर, ठीक है ना? समझे? सो वी विल फाइंड कि ये सऊदी में बैठते थे, है ना? अरेबियन पेनिनसुला में, ये दमास्क में, ये बगदाद में सर, ठीक है ना? ये 1250 तक रहा, 1249 में, 1249-50 में मंगोल्स ने आके तोड़ दिया सर, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट खलीफेट निकल गया फातिमिड खलीफेट। ये फातिमिड खलीफेट जो है ये इजिप्ट में निकल के आता है करीबन 13 से लेके 14 सेंचुरी के ट्रांजिशन में सर, ठीक है। एंड फाइनली वी विल कम टू नो कि लास्ट खलीफेट निकल के आता है 1453 में, मतलब 15 सेंचुरी के अंदर, वो है ऑटोमन, है ना? तो उस्मानिया वी विल सी ऑटोमन एम्पायर का जो खलीफेट सिस्टम है वो निकल के आएगा, वो तुर्की में आएगा सर, ना? कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर, ओके। तो वी विल सी कि ऑटोमन एम्पायर सबसे लास्ट था खलीफेट सिस्टम के अंदर। अभी तो क्या है कि बहुत सारे खलीफा बन गए हैं सर, ठीक है। सऊदी अपना पूरी क्लेम कर रहा है कि मैं खलीफा सर, तुर्की कह रहा है कि मैं खलीफा सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, ओके। अलग कहानी है सर, ना? डायमेंशन पे चल रहा है। इनफैक्ट ये पूरी की पूरी गेम के अंदर आप देखिए कि तुर्की का रोल कोई देखा नहीं। हमास के पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान ने चलो किया कि ना किया, तुर्की क्यों ना करे? कि तुर्की का कटा है बहुत बड़ा सर, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर आज के दौर के अंदर ये जितने भी इस्लामिक नेशंस है इसमें सऊदी अरेबिया यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द तुर्किश एम्पायर सर, ना? बिफोर द वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले वी विल कम टू नो कि ये सब ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, सऊदी, ईरान, जॉर्डन, है ना? ये सब कुछ सर, ठीक है। सो वी विल फाइंड कि जब रीअलाइनमेंट हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तो सऊदी इंडिपेंडेंट हो गया, यूएई इंडिपेंडेंट हो गया, पूरा अरेबियन गल्फ पेनिनसुला इंडिपेंडेंट हुआ सर, फिलिस्तीन बन गया सर, ठीक है। फिलिस्तीन में उस टाइम भी यहूदी थे सर, ज्यूस थे, अरब ज्यूस साथ में थे, क्रिश्चियन अरब ज्यूस, क्या फिलिस्तीन और लेबनान ये एक्चुअली पूरा बेल्ट है सर। आप देखोगे उसमें क्रिश्चियन अरब और ज्यूस इनफैक्ट इन तीनों का पट्टा था सर। तो व्हाट हैपेंड कि ग्रेजुअल सेंस में जब ट्रांजिशन हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और वर्ल्ड वॉर 2 के ट्रांजिशन में और जब ये पेट्रो डॉलर्स की शुरुआत हुई तो ऑब्वियस था कि पेट्रो डॉलर्स के कारण सऊदी अरेबिया बिकेम वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स इन द जियोपॉलिटिक्स। सो व्हाट इज हैपनिंग कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चला कि ये जो सऊदी तुर्की की डायनामिक्स है वो निकल के आई सर, ठीक है। क्योंकि तुर्की को लग रहा है यार मैं खलीफा था, मैं आप सबके अंडर में आता, मतलब मैं आप सब मेरे अंडर में आते थे सर, और आप अपना रीअलाइनमेंट करो। उसमें सऊदी तो वी विल सी कि है ना न्यू मिडल ईस्ट की स्थापना कर रहा था अभी आज के दौर के अंदर सर, ठीक है। तो वी विल सी कि इसमें कतार और तुर्की दोनों का रोल प्ले है सर, क्योंकि कतार भी अपने आप को रीअलाइनमेंट कर रहा है, वो भी अपने आप को गल्फ का एक बहुत इमर्जिंग पावर कह रहा है सर, ठीक है। सऊदी और यूएई इसमें एक हो गए हैं सर, ठीक है ना। तो यमन तो पहले से आइसोलेटेड था हुथी रेबल्स के कारण सर, ठीक है। ओमान की उतनी दबदबा है नहीं, तो ओमान मीटू पॉलिटिक्स में चलता है। मीटू का मतलब ये है कि है ना जो सऊदी यूएई करेगी ओमान करेगा उसके साथ सर। ऊपर लेबनान है सर, ठीक है, समझे। लेबनान की कहानी आपको ये मिलती है कि लेबनान की आर्थिक व्यवस्था खतरे में है, तो वहाँ वी विल सी कि बहुत इंस्टेबिलिटी है, तो है ना हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स बड़े एक्टिव हो गए और वो भी सऊदी इन्फ्लुएंस में है थोड़ा बहुत, बट देन वो अपनी रिवाइवल कर रहा है क्योंकि उसको इजराइल से बदला लेना है पुराने वॉर्स का सर, ठीक है। तो वो भी इसके फेवर में आ चुका है। एंड बहरीन जो है और कुवैत है, ये दोनों के दोनों बेसिकली सऊदी सेंट्रिक चलते हैं सर, ठीक है। क्योंकि कुवैत और सऊदी का तो रॉयल फैमिलीज की मैट्रिमोनियल रिलेशंस है, ओके, समझे। और बहरीन भी इसी की उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल नहीं करता जितना करता। तो इसमें दो खिलाड़ी हैं गल्फ में जो ये पूरी गेम से नाराज़ है सर, है ना। क्योंकि सऊदी और यूएई सब नॉर्मलाइज़ कर रहे थे। और अगर आपने देखा होगा कि एक नया नेशन बीच में आया था न्यू मिडल ईस्ट का, यू माइट बी अवेयर ऑफ न्यू मिडल ईस्ट, ओके। ये नेतन्याहू ने बीच में पब्लिश कराया था और यूएई और सऊदी दोनों नॉर्मलाइज़ कर रहे थे, बोले तो डिप्लोमेसी करेंगे, ये करेंगे ना वो, ये इंडिया मिडल ईस्ट इजराइल इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको पता होगा सर, है ना अभी। तो इसमें तुर्की तो कर ही रहा है, पर तुर्की के साथ कतार भी कर रहा है, समझे कि नहीं समझे। क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर के अंदर सबसे बड़े दो खिलाड़ी निकल के आएंगे, वो सऊदी और यूएई निकल के आएंगे। कतार की अभी भी नहीं बनती है क्योंकि कतार आप देखिए वर्ल्ड कप भी उसने आइसोलेशन में किया, इतना सा कंटेंट कभी वर्ल्ड कप खेला था, फुटबॉल वर्ल्ड कप। और आप देखो कितनी बड़ी करप्शन स्कैम हुई है, वो हुई सर, ठीक है। तो इसमें कतार भी अपने आप को डोमिनेटिंग प्लेयर के रूप में मानता है। वो बोलता है कि मैं और उसकी सऊदी के बीच में पटी भी नहीं थी, आपको पता है 2017 में तो सलमान ने उनको लैंड वो आइलैंड बनाने का प्लान कर दिया था। तो इसको पूरा पेनिनसुला से काट देता हूँ आजू-बाजू में। कतार इस एक्चुअली एक साइड में सऊदी से अलाइंड है, उसकी बॉर्डर सर, ठीक है। बोले मैं वहाँ पे कैनाल बना दूँगा, दरी ना पूरा समुद्र की खड्डा खोद देता हूँ, उसको टापू बना देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होगा, ब्लॉकेट कर दूँगा उसको। तो 2 साल तक तो कतार को सैंक्शन फेस करना पड़ता है बिकॉज़ ऑफ उसकी इंटरनल गेम के कारण। तो ये शेख लोगों का अलग ही चलता है सर, ठीक है। आप वहाँ की मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में जाओगे सर, है ना, अमरातीज़ एंड कुवैतीज़, है ना, समझे, सऊदी आर्स, ओके ना, समझे। दे हैव वेरी डिफरेंट। ओमानी का अलग चलता है सर, ठीक है ना, समझे। इनफैक्ट इनका ये क्या कहते हैं अकबा जो है मतलब अब का है सर, काइंड ऑफ कपड़ा भी पहनता है, कंदोरा पहनता है सर, ठीक है ना, समझे। वो भी अलग डिजाइन का होता है सर, ठीक है। और सब अपनी-अपनी गेम कर रहे होते हैं सर, समझे। ऑल आर प्लेइंग देयर ओन गेम्स, ओके ना। अलाइनमेंट अपनी-अपनी सेट कर रहे हैं। कुवैत बेचारा फंसा पड़ा है इसमें। क्योंकि कुवैत फंसा इसके लिए क्योंकि बाद में इराक है। खैर अब तो सद्दाम नहीं बचा है सर, ठीक है। पर 2 बार इनको सद्दाम की तो मार पड़ी है, ठीक है। लेकिन तो दे आर लाइक ना डर का माहौल है, डर का माहौल है सर। इसके लिए अमेरिका और सऊदी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है सर, खैर। तो इसकी गेम है सर, ना समझे। ये गेम अलग ही प्रकार की गेम है। ये हमको समझ में नहीं आएगी कि कौन करवा रहा है ये, है ना। बहुत ही डीप पॉलिटिक्स इसके अंदर पीछे जियोपॉलिटिक्स चल रही है सर, ओके। और इसमें मार बेचारी फिलिस्तीन की जनता और इजराइल की जनता को बड़ा सर, ठीक है ना। क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ अ कॉमन मैन ना, वहाँ हज़ार लोग इजराइल में मारा गया सर, है ना। और अभी फिलिस्तीन में अभी बॉम्बिंग हो रहा है हर दो इजराइल फ्लैटनिंग कर रहा है। तो इट इज़ अ कॉमन मैन हू सफरिंग इन दिस होल गेम सर, ओके। आप देखिए कि फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ को गल्फ के कंट्री से नहीं स्वीकारा। फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे, मतलब मैं यूरोप गया, वेस्ट के प्रदेशों में गया, तो वहाँ आपको भर-भर के फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ मिलते हैं जो अपने राइट्स के लिए क्लेम करते हैं। पर आप सऊदी में जाके या वी विल सी कि है ना कुवैत में जाके या मिडल ईस्ट में जाके आपको फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ की संख्या नहीं मिलेगी। एक ब्रेक ले लेते हैं सर। चलिए सर, ठीक है ना समझे। तो आज कब क्लास शुरू हुई थी सर? जैसे आपको मैं बता रहा हूँ सर, आज एक्चुअली क्लास 8 बजे रात की थी। प्लानर आप अगर आप ऑफिशियली देखे होते ना एक दिन पहले,
मैंने गलती से 8 पीएम कर दिया था, समझे? 8 पीएम वो वाला 8 पीएम नहीं, पर वो जब शेड्यूलिंग कर रहा था ना, तो मैं कल ऐसे देख रहा था, मैंने बोला सुबह की क्लास करनी है ना, समझे? तो बोला ये 8 पीएम कैसे हो गया? मतलब नॉर्मली 8 से 10:30 होती है सर, समझे? समझ गए ना? तो कल रात को अगर किसी ने 6-7 बजे भी देख लिया होता ना शाम को, तो भी समझ में आता है यार मास्टर ने को टाइम में उल्टा-उल्टा किया। वो क्या है कि शेड्यूलिंग करते-करते मैनुअल शेड्यूलिंग करना पड़ता है हमें, तो इतने सारे सेशन एक साथ ऐड कर रहे होते हैं, तो कभी-कभी क्या है कि सबकॉन्शियसली हो जाता है, 8 दिखता है, एएम पीएम में कंफ्यूजन हो जाता है सर, है ना, समझे? तो फिर मैंने टीम को कहा, मैंने बोला यार सुबह 7 का करना है, बोले सर ऐसे तो रात को 8 बजे का है, वो तब तक आपका काम हो जाएगा। बोले किसने कहा रात को 8 बजे का है? तो टीम ने कहा कि देखो सर है ना रात को 8 बजे दिखा रहा है। मैंने बोला नहीं नहीं भई सुबह 8 का ही है, 8 की जगह सुबह नहीं बोले देखो, फिर मैंने देखा, मैंने बोला हाँ भाई साहब ये तो 8 नहीं 7 कर दो, क्योंकि शाम को काम कितने बजे खत्म होगा नहीं पता सर, ठीक है? तो इसी के चक्कर में हम थोड़ा लेट हो गए थे। खैर चलिए ना, तो नेक्स्ट टाइम से आप एक बार प्लान देख लीजिएगा। तो कैलिफेट समझ में आया सर, ठीक है समझे? तो कैलिफेट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हाउ थिंग्स वर गोइंग ऑन सर, ठीक है? एंड ये पॉइंट ऑफ व्यू से रशीदुन उमैद अब्बासिद, तो अब्बासिद कैलिफेट है ना 1259 या 49 में खत्म हो चुका था। अब आप देखिए तब तक फातिमिड कैलिफेट बन के नहीं आया था, या अभी भी डेवलपमेंट का मतलब फेज चल रहा है सर, ओके? ये भाई साहब बलबन जब सत्ता के ऊपर आया, पता है कि अब्बासिद कैलिफेट खत्म हो चुका है, कौन सी इश्यू करता है अब्बासिद कैलिफेट का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको सर? उसने कहा कि देखो मेरे लिए तो खलीफा अभी भी वही है सर, ठीक है ना समझे? और उसके नाम के कौन से इश्यू करवा दिए सर, है ना? तो उसके कौन सा उसके खुतबा अभी भी पढ़ रहा है सर, ओके? क्योंकि उसको पता था कि अभी भी खलीफा का दबदबा तो वही सर, ओके? तो व्हाट डू वी से ओवर हियर कि ऑन वन साइड ही मेड श्योर कि उसे खलीफेट सिस्टम के थ्रू अपने आप को लेजिटिमाइज किया सर, है ना समझे? और कहा कि है ना मैं जा रहा हूँ, है ना तेरी याद साथ है सर, ठीक है? तो इस तरह से उसने तेरी याद बताई सर, ओके? दूसरी कहानी उसको ये चीज़ पता थी कि बिकॉज़ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, तो एक शासक के रूप में मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट में डेस्पोटिज्म आपको देखने को मिलती है सर, ठीक है? ओके? डेस्पोटिज्म इस तरह से क्योंकि ही वांटेड टू मेक श्योर कि ही विल प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज़ अ वेरी डेस्पोटिक स्टेट, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था, क्राइसिस का सिचुएशन था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से राजा को वी विल सी कि खलीफा के थ्रू लेजिटिमेसी दिलाई, खुतबे के अंदर पॉइंट्स के अंदर से सर, ठीक है? खलीफा मर गया उसके बावजूद भी सर, ठीक है? एंड साइमल्टेनियसली हारून हारून करके था ना लास्ट खलीफा शायद हारून थे, उसके पहले का पीरियड था हारून का। बट वी सी कि इस पीरियड के अंदर राजा के पॉइंट ऑफ से हमको ये पता चल रहा है कि उसने टाइटल ले लिया जिले इलाही का। देखो ये बहुत ही प्रोमिनेंट है सर, ठीक है? ओके? ये कहता है द किंग इज नोन एज़ द शैडो ऑफ द गॉड। किंग इज नोन एज़ द शैडो ऑफ द गॉड का मतलब ये होता है कि भाई ये बेसिकली एक ऐसी सिस्टम है जहां ये अपने आप को ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास एक डिवाइन इनकार्नेशन है सर, ठीक है? मेरे पास एक डिवाइन पावर है सर, ओके? मेरे हाथ में जो भी सत्ता है वो डिवाइनिटी के साथ जुड़ी हुई है सर, समझे? तो होता क्या है कि बाय प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ एज़ अ दिल इलाही सर, समझे? बाय प्रोक्लेमिंग एज़ अ शैडो ऑफ द गॉड सर, समझे? ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये चीज़ बड़ी क्लियर कट हो गई थी कि अब लोगों के अंदर उसकी जो मान्यता है रिस्पेक्ट बहुत बढ़ेगी। अब जो भी कार्य करेगा लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से करेगा, स्ट्रिक्टनेस के हिसाब से करेगा, है ना? अपनी ब्यूरोक्रेसी को टाइट करने के लिए करेगा, तो सब लोग क्या कहेंगे कि भाई ये जो भी चीज़ें हैं सर, ठीक है? समझे? ये सब चीज़ें विल सी कि भगवान या ईश्वर करवा रहा है सर, ठीक है? क्योंकि वी विल फाइंड कि ये तो शैडो ऑफ द गॉड के रूप में है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बाय प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ एज़ अ शैडो ऑफ द गॉड सर, समझे? बलबन ने एक नई प्रकार की किंगशिप को डेवलप किया, है ना? तो आपको एक सवाल अलग से इसके ऊपर से आता है सर। एक बलबन के जनरल स्टेप्स आते हैं, ये जनरल स्टेप्स मैंने आपको बताया कि क्यों बलबन ने कंसोलिडेशन प्रेफर किया सर, है ना? रेदर देन एक्सपांशन, लाइक नहीं था एक्सपांशन करने के सर, ठीक है? समझे? दूसरी वी विल कम टू नो कि राजा की प्रेस्टीज नीचे जा रही थी, उसको किंगशिप को रिडिफाइन करना पड़ा, है ना? समझे? सिंपल है ना, आपका भी स्टैटिक हुआ नहीं, आप करंट अफेयर्स के नीचे चढ़ जा रहे हो, बोला तो मैं इज़राइल प्रेस्टीज कंफ्लिक्ट को सॉल्व कर दूंगा सर, ठीक है? ठीक है ना, एक ही पढ़ के मैं इनका टू स्टेप सॉल्यूशन ला दूंगा। अरे सरकार को हज़ारों साल से नहीं ला पाई, तुम किस खेत की मूली हो गए सर, है ना? समझे? तो वी विल कम टू नए-नए छोटे लोग आते हैं ना यूपीएससी में, करंट अफेयर आज तो मैं पूरा एकदम एक ही झटके में सर, ठीक है? तो बैठ जा भाई, है, तुमसे नहीं हो पाएगा ये सब, ना समझे? लंबी कहानी है इसकी सर, खैर। तो बलबन ने अपने आप को शैडो ऑफ द गॉड कहा, और शैडो ऑफ द गॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आल्सो मेड श्योर कि अपनी जो प्रैक्टिस है उसको डेवलप की। उसने बेसिकली दो प्रकार की सिस्टम को अपने कोड के अंदर इंट्रोड्यूस किया सर, ना? वो है सजदा और पाइपोस। ये बड़ी प्रोमिनेंट सिस्टम थी जिसके थ्रू बलबन अपने आप को रिडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है सर, ठीक है? एक्चुअली में होता क्या है कि ही विल बी क्लेमिंग हिमसेल्फ एज़ अ टर्किश हीरो। तो टर्किश में वी विल सी कि अफरासियाब करके एक मिथिकल लेजेंड हुआ करते थे टर्किश लिटरेचर के अंदर, और ये टर्किश हीरो अफरासियाब जो थे वो हमेशा शासक के रूप में, मतलब उनकी कहानी ऐसी थी कि वो चुप रहते थे और बोलते कम थे पर कार्य ज़्यादा करते थे, और उनकी एक्शन से वो ज़्यादा लगते थे, ठीक है ना? एक ऐसे राजा के रूप में अफरासियाब हुआ करते थे, या हीरो के रूप में उनका वर्णन किया गया है, जहाँ वो लोगों के साथ संवाद कम करते थे क्योंकि उनकी सत्ता बनी रहे। अगर राजा ज़्यादा जोवियल होगा, राजा ज़्यादा लोगों के साथ घुलता-मिलता रहेगा, तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। बोले तो साहिब अच्छा है, पर साहिब अच्छा है, समझे नहीं समझे? फ़र्क पड़ता है ना सर। साहिब तो हमारे भाईबंद है, साहिब, समझे? हाँ, कभी-कभी हम सरकारी ब्यूरोक्रेसी में दो प्रकार के साहिब लोग होते हैं सर। एक होते हैं जो साहिब जिनकी कैबिन में कभी भी जा सको, मतलब ठक करके घुस जाओ, कुछ नहीं सर। और दूसरे वो साहब होते हैं सर, है ना? जिनकी कैबिन के लॉबी के बाहर घूमने में भी डर लगता है, बोले कभी लपेटे में ना आ जाए। समझे नहीं समझे? आई हैव सीन बोथ द काइंड ऑफ साहिब्स, ओके, समझे? वरना दो साहिब्स दे आर सो जोवियल, उनको तो मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो वैसे साहिब सर, समझे नहीं समझे? गेटिंग अ पॉइंट। अरे सर देखो फॉरवर्ड भेज रहा हूँ सर, भाई सर दोनों साथ में मिलके चाय की चुस्की मारेंगे, मजा करेंगे, है ना? समझे? वैसे साहिब लोग भी आपको मिलते हैं। और दूसरे वो साहिब है जिनकी लॉबी के बाहर आप खड़े रहो, फफड़ाट हो जाएगा आपको, बोले अभी रडार में आ जाएंगे सर, ठीक है? समझे नहीं? बल्कि वो दूसरा वाला साहिब था सर। बोले राजा को हंसना नहीं चाहिए, राजा हंसेगा और राजा घुलता-मिलता रहेगा लोगों के साथ, तो लोग उसको ग्रांटेड लगेंगे, और लोग उसको ग्रांटेड रहेंगे, तो फिर राजा की जो शक्ति है वो दिखेगी नहीं, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। 2 शब्द बोलने चाहिए, कालीन भैया जैसा सर, समझे? समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? पूरा इशारों से ही बातें करो सर। नॉर्मल कोर्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति आए एकदम मिनिमम बोलेगा ये, समझे नहीं समझे? बाबू लोग के अंदर ये बहुत होता है सर, समझे? एक दो बाबू हमारे कालीन भैया जैसे थे सर, ठीक है ना सर? ब्यूरोक्रेसी में। तो यूँ करके यूँ ही देखते थे, यूँ फाइल साइन कर रहे होते हैं, मतलब टेबल पे फाइल पड़ी रहती है, हम लोग एक्चुअली फाइल हमको यूँ रखनी पड़ती है, और फाइल के आगे हमको खड़ा रहना पड़ता है पेज पलटाने के लिए, तो चपरासी भी रहता है नॉर्मली, तो मैं तो मार्किंग कर देता था, वो स्टिकी नोट चिपका था, मतलब ये 5 पेज के ऊपर साइन करके साइड में रहता था। तो हमारा चपरासी वो पेज पलटाता था, मतलब यूँ करके ना, फिर यहाँ साइन करनी होती थी। तो वो साहब जो थे ना, हाथ में यूँ पेन होती, जी, जी, जी सर, तो मैं डायरी लेके फिर चेंज करना यहाँ पे, फिर ये नहीं चलेगा, जी सर, ठीक है, मैं करके ठीक, मतलब टिपिकल आपको 2-2 लाइन, 1 लाइन में सर, कुछ-कुछ चीज़ें क्या बोला चेंज करने के लिए समझ में नहीं आएगा, समझे नहीं समझे? पूरा पेज होता है, उसमें कहीं पे टिक मार के बोले चेंज इट। अब मेरे कलीग होते थे, मैं उनके साथ खड़ा, बोला चेंज करने के लिए क्या बोला, ये पैराग्राफ बोला, ये लाइन बोली, शब्द बोला, बोलो बाहर जाके, समझे? बोले कुछ भी बोलने का नहीं उस टाइम पे, ठीक है, समझे? तो कहानी आपको ये मिलती है कि वी विल कम टू नो कि बलबन का ये मानना था, मैं समझे नहीं समझे? कि लिमिटेड बोलने का, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करने का, है ना? समझे नहीं समझे? वी विल कम टू नो कि स्ट्रिक्टनेस दिखाने की, एक विशेष प्रकार के कपड़े पहनने के, राजा का ऑरा दिखना चाहिए, समझे नहीं समझे? फटीचर बन के चला गया, टी-शर्ट पहन के राजा थोड़ी कहलाएगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट। राजा कैसा दिखना चाहिए, मतलब मैंने समझे नहीं समझे? पता है ना, लॉबी के बाहर गाड़ी आ गई प्रीमाइसेस के अंदर, तो राडा राडी हो जानी चाहिए सर। तो इस तरह से बलबन ने अपने आप को अफरासियाब के रूप में कंपेयर किया। अफरासियाब वाज़ अ टर्किश मिथिकल हीरो थे सर, है ना? मिथिकल हीरो ऑफ टर्किश, है ना समझे? और इस तरह से अपने आप को तैयार किया, और उसके बाद उसने 2 प्रैक्टिसेस अपने कोर्ट के अंदर इंट्रोड्यूस की। एक तो दारू वारू पीना छोड़ दिया, बोला मैं नहीं पीऊँगा सर, पहले बहुत पीता था सर, उस रात अपन बोलते पिए। कपड़े बदल दिए अपने सर, डिवाइन इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर, है ना?
और जो भी कंपनी जो पहले लोग क्यों पहले मिनिस्टर था, ब्यूरोक्रेट्स के साथ पार्टियां चलती थी सर, अब वो राजा बन गया, तो कल तक का जो दोस्त था फोन कर रहा था, भाई आओ एक दूर रह सेक्रेटरी से बात कर सकते, ठीक है समझे, ठीक है सब बंद हो गए समझे। तो उसका जो ब्यूरोक्रेट दोस्त था वो पहले पीएम था ना सर, नायब के रूप में था, तो तब नोबिलिटी के साथ ही हुआ करता था, साथ में पार्टी किया करते है ना, कैसे सब पलटाना है सब बंद समझ गेटिंग अपॉन, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही स्टार्टेड डूइंग इंट्रोड्यूसिंग टू प्रैक्टिसेस, ओके, वो था सजदा एंड पापोस, ये बड़ी प्रोमिनेंट है सर, ठीक है समझे, सजदा करूं मैं तेरा सजदा, सजदा तो सजदा नजर करूं मैं सजदा किसको कहते हैं, इस्लाम में सजदा किसको कहते हैं, ठीक है, सजदा इज काइंड ऑफ प्रोस्ट्रेशन, है ना समझे, तो सजदा कब किया जाता है, सुप्रीम एंटिटी अल्लाह को, गॉड को सर, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है, और किसी को नहीं, बल्कि कहता था मेरे सामने सबको करना पड़ेगा, जिल्ले इलाही में जब ये कह रहा है कि आई एम द शेडो ऑफ गॉड, समझे, यू हैव सपोज्ड टू डू सजदा इन फ्रंट ऑफ मी, and because I'm a shadow of the God, I'm equivalent to God. God has appointed me, and because God has appointed me, you have no, we can say, like no authority to checks and balance upon me, sir. कोई authority है नहीं आपकी. And because I'm inspired by God, I'm appointed by God, I'm guided by God. The source of power is God. जिले लाइक का मतलब क्या है कि मेरे लिए खुदा है वो सोर्स ऑफ पावर है आप सबके लिए. गेटिंग पॉइंट, ओके. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चल रहा है कि बलबन बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, उसने सजदा करवाना शुरू किया. जो भी आता पहले सजदा करता था. अब पहले कल के ब्यूरोक्रेट्स जो इसके साथी लोग थे, नोबिलिटी के लोग हैं ना, 40 वाले पुराने लोग हैं ना, उनको अभी सजदा करना पड़ता था. ना करोगे तो अपमान हो जाएगा, अल्लाह का अपमान हो जाएगा इन शॉर्ट सर, ना इलाही का अपमान होगा सर, ठीक है. गेटिंग पॉइंट. हां, इस तरह से वी विल फाइंड कि आप ये एक ऐसी सिस्टम कर रहे हो, ये तो अल्टीमेटली विल सी कि गॉड के अपमान के रूप में है. और उससे भी एक स्टेप आगे जाके उसने पबोस करना शुरू किया. पाइबोस और पबोस वाज अ प्रैक्टिस ऑफ किसिंग द मोनार्क्स फीट. उसमें भी बलबन की कहानी है कि बलबन ऊपर बैठता था, मतलब ये कोर्ट है ना आपका, तो उसकी कुर्सी है ना टेनिस कोर्ट की कुर्सी की जैसी हुआ करती है. टेनिस कोर्ट खेला है आपने, टेनिस टेनिस में जो जज होता है रेफरी ऊपर बैठता है सर, ठीक है. टेनिस की रेफरी, टेनिस खेलते हो नहीं खेलते हो सर, वो टेनिस खेलना शुरू करना है बहुत साल हो गए सर, है ना. आई यूज्ड टू प्ले यार, मजा आती थी टेनिस सर, फिर से चालू करेंगे सर, ठीक है. खेला करो, एक स्पोर्ट खेला करो सर. टेनिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इवन मसूरी जाके टेनिस खेलने की मजा अलग होगी. मसूरी तो छोड़ दीजिए, जिमखाने में जाके खेलने की मजा बहुत अलग होगी. जिमखाना क्योंकि आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में होंगे वहाँ लोकल डिस्ट्रिक्ट क्लब जिमखाना तो हो गए, तो वहाँ ये तो मैं पाटन रहता था पहले, तो पाटन पाटन डिस्ट्रिक्ट था, 97 96 97 डिस्ट्रिक्ट बन गया था. और उसके पहले भी जिमखाना तो था ही वहाँ, ब्रिटिश काल से मोस्ट प्रॉब्ली. तो वो जो जिमखाना था पाटन जिमखाना, वहाँ ये ब्यूरोक्रेट लोग आते थे. बचपन में छोटा था, मैं फादर टू टेक में रहा हूँ, है ना. मेरे फादर भी खेलते थे टीटी और ये सब, तो आई टू सी दैट 90s की बात है. एसपी की गाड़ी पड़ी हुई है सर ना, डीएम साहब टेनिस खेलना है सर, और बॉल बॉल लोग दौड़ा-दौड़ी कर रहे हैं सर. तो मेरे को ऐसा था कि मैं भी खेलूंगा सर, ठीक है. तो फिर उस टाइम पाटन तो नहीं खेल पाए, फिर वापस अहमदाबाद आके थोड़े साल तक खेला. उसमें भी इनिशियली टेनिस के लिए ऐसा हुआ कि मैं यहाँ एक जगह पूछने गया, तो उसने कहा कि 800 रुपये पर मंथ, मतलब बड़ी मतलब ठीक-ठाक जगह थी, बड़ी महंगी थी. तो मैंने कहा तो बाद में खेलेंगे. फिर थोड़ा बहुत स्टेबल हो गया, उसके बाद खेलना शुरू किया सर, पर एक हॉबी बनाओ सर. तो बलबन ने टेनिस कोर्ट के रेफरी की जैसे चेयर बनाई अपनी जो कुर्सी की थी, और यहाँ नीचे लोगों को खड़ा रखता था, आके आपको राजा के पैर को चुम्मा देना है. सो यू आर सपोज्ड टू प्रोस्ट्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज डू द सजदा समथिंग. उसके बाद आपको आके राजा के पैर को यूसी की चुम्मा देना है सर, समझे, है ना. उसको कहते हैं पबोस, गेटिंग पॉइंट, ओके. तो एक ऐसी प्रैक्टिस बलबन के द्वारा की गई सर, समझे, यहाँ पे लिखा गया है सर, ओके. जहाँ हमें पता चल रहा है कि बलबन ने यूसी के सबको लंबा कर दिया सर, समझे. तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, वी विल सी दैट, ये वही फोटो है सर, ये स्लाइड में डाल के देखो, समझे, खतरनाक है सर ना, नवनीत क्या बात है सर. तो उसने इस प्रकार की सिस्टम शुरू की सर ना, ये सिस्टम के थ्रू एक प्रकार की सैल्यूटेशन आ गई. ये सैल्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चलता है कि उसने लोगों को अपने फेवर में ले लिया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके. राजा को डिवाइन एफिलियंस के रूप में कंसीडर कर दिया, समझे. एंड बिकॉज़ द किंग इज एक्चुअली आंसरेबल टू गॉड, उसने बेसिकली एक चीज़ बताई कि भाई राजा प्रजा की इक्विवेलेंट नहीं है सर, समझे. राजा की मोनार्की को बनाया, और इस तरह से उसने सेंट्रलाइजेशन किया. इसी से थियरी ऑफ किंगशिप आती है सर, ठीक है ना, समझे. तो मैंने बताया ना, अफरासियाब यूज्ड टू बी टर्किश हीरो एट दैट टाइम, और खलीफा से अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना सर, ठीक है ना, समझे. वो कहता है कि मैं नसीर उल आमिर उल मोमिन हूं सर. आमिर उल मोमिन इज मोमिन मतलब मुसलमान, आमिर मतलब मुसलमानों का आमिर, वो तो खलीफा ही था, पर मैं नसीर के रूप में, उनके राइट हैंड के रूप में, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके. तो मैं खुद आमिर उल मोमिन नहीं हूं सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको सर. ही इज नॉट सेइंग कि आई एम द आमिर माय सेल्फ, ही इज सेइंग आई एम नसीर उल आमिर उल मोमिन सर. तो बेसिकली आई एम द राइट हैंड, है ना, समझे. बीइंग द राइट हैंड ऑफ द खलीफा, आई हैव एवरी लेजिटिमेसी ऑफ डूइंग थिंग्स, है ना, समझे. तो अपने आप को जिले इलाही के रूप में कहना, अपने आप को टाइटल्स देना कि मैं नसीर आमिर उल मोमिन हूं, आई हैव गॉट नियबत खुदाई, है ना, कि मेरे ऊपर एक डिवाइन एफिलियंस है सर, ठीक है ना, आई एम द गॉड ऑन अर्थ, गेटिंग पॉइंट, कि मैं यहाँ ईश्वर के रूप में, ईश्वर के शक्ति के रूप में, या वी विल फाइंड कि गॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से शेडो ऑफ गॉड के रूप में हूं. तो मतलब इट इज नेक्स्ट टू प्रोफेसी. आप देखिए किंगशिप में बलबन, और बलबन से आगे खिलजी तक आते आते चीजें बदलेगी. बलबन अपने आप को कहेगा मैं जिले इलाही हूं, अलाउद्दीन खिलजी आके कहेगा मैं खुद ही इलाही हूं, समझे. वो कहेगा कि मैं प्रॉफिट हो गया हूं सर, समझे. तो व्हेन बलबन से एक स्टेप आगे जाएंगे, और बलबन से एक स्टेप आगे जाने के बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट अलाउद्दीन खिलजी, तो चीजें पूरी तरह से बदल जाएगी सर. तो अलग ही कहानी आपको इसके अंदर से मिलती है. बलबन से बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया सर, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके. तो दारू वारू पीना छोड़ दिया, ब्यूरोक्रेसी से इंटरेक्ट करना छोड़ दिया, है ना. अपने कोटियर्स को कह दिया कि भाई आज के बाद मैं तुम्हारे साथ बहुत कम बातें करूंगा. इनफैक्ट उसको ऐसा था कि माय एक्शन शुड नॉट बी पुट अंडर एनी पब्लिक स्क्रूटिनी, है ना, समझे. उसको ये प्रोटोकॉल फॉलो करने का इंटेंशन क्या था सर. अगर वो डेली पब्लिक में आता रहता सर, है ना, समझे, तो फिर होता क्या है कि लोग उसको स्क्रूटिनाइज करते थे, तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है सर, ठीक है, समझे. तो उसका फिक्स था कि एक तो पब्लिकली हंसना नहीं है, कम बोलना है, कोर्ट के अंदर भी लिमिटेड आपको दिखाना है, तो ठीक है. किम जोंग उन देखो सर, समझे, वो दिखता डेली है, आते तो डेली लटार मार सकते हैं नॉर्थ कोरिया में, कौन रोकेगा उसको, पोंगयांग में इधर घूमता रहेगा, नहीं. वो आएगा तो पहले वो सब दरबार में सबको ताली बजाएगा, हम देखेंगे, सब लोग ताली बजाते हैं सर. पूरा कोर्ट जितना भी 5000 लोग करने से मालूम बैठे, वो खुद भी आके खुद के लिए ताली बजाता है सर. फिर बोलता है बैठो सब, वो मजा अलग है सर, ठीक है. एक भी बंदा ताली नहीं दिख गया तो गायब हो जाएगा दूसरे दिन, ठीक है. अलग ही कहानी है सर, देखो टेडी बेयर मस्त है सर, पकड़ के ऐसे टाइट करके रखा है चीजों को. तो बलबन ने यही मासिस से डिस्टेंस रखा, प्रोटोकॉल मेंटेन किया. बोले मैं स्कूटी नहीं मैं आऊंगा, अगर मैं डेली दिखूंगा तो सर, रॉयल अपैरल में दिखने का कभी भी बलबन आपको ना लुंगी पहने हुए, या आप समझ गए ना सर, नाइट ड्रेस में नहीं दिखेगा आपको सर, ठीक है. ही विल ऑलवेज बी अंडर द लॉयर अपैरल सर, एकदम एकदम चकाचक सर, समझ गए, ऊपर टोपी पहन के रॉयल पैराफिल या रीगल एस्पेक्ट के अंदर, है ना, सॉक्स कैप सब कुछ करेगा सर, ठीक है. एंड वो तुर्किश लोगों के साथ इंटरेक्ट करता था, गेटिंग पॉइंट, समझ गए ना. तो वी विल कम टू नो कि ही विल ओनली बी टॉकिंग विद तुर्किश नोबिलिटी. ही विल मेक श्योर कि विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन ओनली फ्यू पीपल विल हैव एक्सेस टू. ये भी इसका पार्ट है सर डिवाइन एफिलियंस का, सब लोग नहीं मिल सकते राजा को. आई नो द सुल्तान, अच्छा आप ही से बोलते सर, गेटिंग पॉइंट. तो जितने लो ओरिजिन के लोग थे ना, नॉन तुर्किश लोग थे, मैंने बताया रजिया के समय से घुस गए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको उसने ढूंढ ढूंढ के निकाल दिया सर, निकलो यहाँ से. तो बलबन कहता है कि खून खौल उठता है मेरा जब मैं इनको एडमिनिस्ट्रेशन में देखता हूँ, ये कहाँ के नॉन तुर्किश लोग आ गए हैं सबके सब, मतलब अलग ही प्रकार का रेसिस्ट बंदा सर, समझे. पूरे कोर्ट को तुर्किश नोबिलिटी से बिठा दी, सब उसके खास लोग. 40 साल तो बात खत्म हो गई. कॉमन मैन के साथ कभी संवाद नहीं करने का. नेवर एवर वी विल कम टू नो कि ही विल बी इंटरेक्टिंग विद कॉमन मैन. अलग ही कहानी है सर बलबन की सर, ओके. ही विल नेवर टॉक विद द कॉमन मैन सर, कभी भी बात नहीं करता था सर, ठीक है, समझे. क्योंकि बात करेगा तो पब्लिक शूटिंग में आएगा, राजा ये कर रहा था वो कर रहा था, दिखाई नहीं चाहिए सर, गेटिंग पॉइंट, ओके. एंड ही विल मेक श्योर कि डेकोरम और
है ना, एक प्रकार की सिस्टम के अंदर ही निकलेगा सर, है ना, समझे? तो उसकी थियरी ऑफ किंगशिप में प्रोफेसर के निजामी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों को हाइलाइट करके बताते हैं, ठीक है? एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक प्रकार की हमको ये पता चलता है कि बलबन जो है, वो सबके ऊपर ध्यान रखता रहा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? इनफैक्ट बलबन कोई भी प्रकार के व्यक्ति को अपॉइंट करने से पहले अपनी उसकी कुल निकालता था, मतलब जीनियोलॉजिकल स्टडीज़ करवाता था, मतलब कहाँ से हो, अब्बा कहाँ से आए थे, है ना, वालिद साहब, वालिदा, है ना, समझे? उनके दादाजी कहाँ से थे, अच्छा वो कहाँ से आए थे, ठीक है? पूरा कुंडली निकालता था, समझे? और जीनियोलॉजिस्ट को उसने अपॉइंट किया था कोर्ट के अंदर सर, ओके? तो एनी पर्सन वी विल सी हू वाज अपॉइंटेड इन द कोर्ट पॉलिटिक्स इवन द मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन एज़ वेल, सो ठीक है, समझे? ही वाज वेरी मच क्लियर कि इट शुड बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सक्लूसिव तुर्किश ब्लड, तुर्किश रेस. Sultan is the effulgence, is the shadow of the god, sir, ठीक है ना, should not be questioned of, Persian tradition का part था, सर, getting okay. And we will come to know किस तरह से बलबन ने इस प्रकार की ऐसी सिस्टम बनाई जहां he was able to consolidate his position as a king, सर, समझ लीजिए। तो कहानी हमको ये पता चलता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसने एक ऐसी सिस्टम को यूज किया है जहां लो व्यक्ति को, मैंने आपको बताया ना सर, ठीक है, लो ओरिजिन व्यक्ति को कंसीडर नहीं किया गया। अच्छा, इसमें आपको ये कहर बावनी की कहानी आपको बताता हूं सर, ठीक है ना। ये एक व्यक्ति थे कहर बावनी या फखर बावनी सर, इनका नाम था। ये कहर या फखर बावनी थे। ये व्यक्ति बिजनेसमैन था, बिग मर्चेंट ऑफ डेली एट द टाइम। तो इसने ब्यूरोक्रेसी को, मतलब नोबिलिटी को पैसे वैसे खिलाया, बोले ना सुल्तान से अपॉइंटमेंट करवा दो सर, ठीक है। तो बलबन को पता चला कि पैसे वैसे खा के मेरे नाम की अपॉइंटमेंट सेट की, उसको मिलवाने के, इसने मना कर दिया। और जो ब्यूरोक्रेसी ने पैसे लिए थे ना अपॉइंटमेंट सेट करने के चक्कर में, तो उसको भी मारा सर, समझे नहीं, समझे नहीं। बोले मेरे को पूछे बिना मेरी अपॉइंटमेंट सेट करवाते हो व्यापारी लोगों के साथ, वो भी लो ओरिजिन सर, मैं ना किसी को सर, समझे। तो वी विल फाइंड कि मतलब अलग ही कहानी आपको मिलती रहती है सर, नहीं तो किसी को हटा दिया इत्तेदारी के रूप में और खाली तुर्किश नोबिलिटी को अपॉइंट करना सर, ठीक है ना। तो हिंदुस्तानी मुस्लिम्स इंडिया में होकर उनको हटा देना सर, ठीक है, और सब कुछ पर्शियनाइज करते हैं। तो बलबन ने क्या किया कि ही मेड द होल एडमिनिस्ट्रेशन पर्शियनाइज, तो मोनार्की पर्शियनाइज, मोनार्की को भी पर्शियनाइज कर दिया। ये पर्शियनाइजेशन में उसने वी विल सी ट्रेडिशंस भी पर्शियन अपनाए, कपड़े भी पर्शियन अपनाए, इंक्लूडिंग पर्शियन सेलिब्रेशंस भी करने शुरू किए। अब देखिए कि मजे की बात ये है कि ईरानी लोग या पर्शियन लोग मूल तो पारसी थे, फिर देन दे अडॉप्टेड इस्लाम सर, है ना। इंटरेस्टिंगली वंस दे एक्सेप्टेड इस्लाम एंड अडॉप्टेड इस्लाम दे कंटिन्यूड सम काइंड ऑफ पर्शियन ट्रेडिशन। उसमें ट्रेडिशन था नवरोज, नवरोज इज द पारसी न्यू ईयर सर, समझे, व्हिच वाज बेस्ड ऑन द ओल्ड पर्शियन सेलिब्रेशंस एंड ओल्ड पर्शियन फेस्टिवल्स, जो पहले से चल रहे थे सर। बलबन ने वो सेलिब्रेट करना शुरू रखा बिकॉज़ उसकी जो ट्रेडिशन थी वो कैसी पर्शियन थी ना सर, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि इसने मोनार्की को फिर से रीएस्टैब्लिश किया। और ये मोनार्की का जो दबदबा था ना उसे एस्टैब्लिश किया। राजा अब जैसा तैसा नहीं होगा सर, समझे। एंड वी विल फाइंड कि राजा की किंगशिप को उसने एस्टैब्लिश किया, डेस्पोटिक पावर को फिर से रीएस्टैब्लिश किया। उसके पूरे कोर्ट में कोई भी लोग आता था बैठ नहीं पाता था, मतलब इंटरेस्टिंग कहानी है सर, ठीक है। एक दो मंत्री को छोड़ के उसने सबको खड़ा करवाया था, मतलब कोई बैठेगा नहीं। और फिर ये सिस्टम बाद में भी चलती रही सर, समझे। तो ब्रिटिश काल में भी ये सिस्टम चलती रही। एक सर्टिफिकेट मिलता था कुर्सी नशीन। कुर्सी नशीन वर दोज़ पीपल हू वर अलाउड टू सिट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है। कुछ लोग थे सर, ठीक है। जहांगीर के टाइम पे भी ये सिस्टम मिलती है। थॉमस रो ब्रिटिश एम्बेसडर था 1615 में, जब जहांगीर कोर्ट में आया तो उसने कुर्सी मांग ली है, तो हंगामा हो गया। बोले कहाँ कुर्सी मांगने आया है, बोले हमारा बादशाह खड़ा, पापा खड़ा हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ है, उसके सामने नहीं मिलता। तो ये चीज़ बेसिकली माहौल बनाने के लिए की जाती है। आप सरकारी ऑफिस में जाओ तो ब्यूरोक्रेट यूँ करके ना, जब तक यूँ ना करें ना, बोले बैठो तब तक बैठ नहीं सकते। हमारी गुलामी मानसिकता देखिए सर, ठीक है। मैं बैठ जाता हूँ नॉर्मली सर, ठीक है। आई सिट डाउन सर, बिंदास से बैठता हूँ। साहब बैठो, कुछ नहीं सर, बैठ जाओ सर, अपने ही सर्वेंट है सर, शांति से समझा है तो बैठ जाओ सर, है ना। जब तक हम ये निकालेंगे नहीं दिमाग से, जब तक ये नहीं निकालेंगे सर, है ना, कि भाई ये बंदे के साथ मैं जो भी जा रहा हूँ रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है सर, और पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको कर्सी के अंदर वो बोल रहा है तो ठीक है, पर तो भी तुम बैठ जाओ सर, समझे नहीं, समझे। और हमारी मानसिकता ऐसी रही है कि साहब बैठो, ये साहब जब तक नहीं बोलेंगे तब तक बैठ नहीं सकते सर, समझे नहीं, है ना। तेल लेने गया सब कुछ, कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा सर, है ना। हम कोई उसकी बैठने से उसकी इज्जत नहीं ले रहे हैं, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे कोई सामने वाले ऑफिसर को, ठीक है। पर ये चीज़ हमारे दिमाग के अंदर डाली कि बैठ नहीं सकते, समझे नहीं, समझे। तो वी विल फाइंड कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से बलबन की लेगेसी आपको ब्यूरोक्रेसी में बहुत मिलेगी सर, है ना, समझे। तो इसने इस प्रकार की कहानी लिखी, जीनियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की कहानी देखो। इंटरव्यू इज वेरी डिफरेंट माय फ्रेंड्स, ठीक है, समझे। इंटरव्यू इज वेरी डिफरेंट ना सर, इंटरव्यू अलग कहानी है सर। आप कहीं काम करने गए हो, आपको किसी को समझाना है, आपकी क्वेरी है सर, ठीक है। तो तुम जाके वी विल सी कि उसके सामने बैठ के तुम समझाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल ना सर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आपको। आप उसके सामने, आप तहसीलदार के ऑफिस में चले गए हो, आपके कागज है, आपको निपटाना है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए हो, है ना, कोई भी ऑफिस में गए हो, समझे। तो इट्स वो तो उसकी बेसिक कर्तव्य है, उसको पूछना चाहिए। नहीं पूछ रहा है तो भी तुम जाके बैठोगे तो वो तुम्हारा गला नहीं दबा देगा, है ना। ये एक्चुअली हमारे अंदर एक भय रहता है, ठीक है, कि भाई ये कुछ गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, कुछ नहीं होता, ठीक है। खैर, तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर सर, है ना, समझे। इस पीरियड के अंदर इसको मैंडेट मिल गया। ये मैंडेट मिलने के कारण ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने लो ओरिजिन लोगों को तो इंक्लूड नहीं किया, पर बाकी सारे लोगों को भी कम टू नो कि अपने सिस्टम के अंदर लेके आया। उससे चीज़ों को बहुत बुरी तरह से उसने बदला सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो स्पाइस को अपॉइंट किया, मैंने आपको बताया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। और इन सबको हाई सैलरी में अपॉइंट कर दिया। और ये मलिक बकबक और हैबत खान के बारे में मैंने आपको बताया सर, कुछ की सर्विस कर दी सर, ठीक है। इनफैक्ट चहलगामी को खत्म कर दिया। इल्तुतमिश के पुराने लोग जो है ना सर, ठीक है, इन सब का भी निपटाया सर, गेटिंग पॉइंट। इनफैक्ट इंटरव्यू बोर्ड तो आपको सामने से ही आके कहेगा कि प्लीज टेक अ सीट, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड के अंदर वो घमंड नहीं होता सर, आप देखिए सर, समझे। तो दे विल मेक यू फील वेरी कंफर्टेबल। आप जाके कुछ कहोगे, गुड मॉर्निंग और ग्रीटिंग होगी, उसके बाद तुरंत आएगी कि प्लीज हैव अ सीट, वो तो फॉर्मली आपको कंफर्ट कर देता है उतना सर, ठीक है, समझे। ये सब प्रॉब्लम चाय से कितनी गर्म कहाँ होती है सर, समझे। वो नीचे की ब्यूरोक्रेसी में होगी, ऊपर की ब्यूरोक्रेसी में ये सब प्रॉब्लम नहीं है ना। वो तो थोड़ा एम्पैथी भी रखता है सर, ठीक है। क्योंकि नीचे वाला को लग रहा है मैं साहब बन गया है ना, उनको ये होता है ना कि किसको भी कंप्लेंट कर दे सर, समझे। हाँ, अभी अहमदाबाद में पासपोर्ट को लेके एक लड़ा हो गया। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के अंदर लोकल पासपोर्ट का जो वेरिफिकेशन पुलिस वाले करते हैं लोकल चौकी से आसानी से, उसमें नॉर्मल प्रोटोकॉल ये है कि द पीओ, द आईओ, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी है पासपोर्ट का, वो आपके घर पे आके चेक करता है। नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं कि फोन करते हैं कि एक काम करो, आईडी प्रूफ लेके आओ, अपने नेबर का भी आईडी प्रूफ लेके आओ और आके यहाँ जमा कराओ और आपका वेरिफिकेशन करवा दो, पासपोर्ट आ जाएगा। आप नहीं जाओगे तो रुकेगा आपका पासपोर्ट, तो कॉमन मैन भाग जाता है। अब अहमदाबाद के नए सीपी है सर, मलिक साहब, सीआरपीएफ के डीजी थे पहले, सीआरपीएफ इसमें थे सर, आईटीबीपी। तो अहमदाबाद सीपी आया वापस एक महीने पहले उनको अपॉइंट किया वापस सेंट्रल डेप्यूटेशन। तो सीपी साहब ने जाके लोकल पुलिस स्टेशन में ऐसे ही विजिट के लिए गए थे। तो वो पासपोर्ट ब्रांच में गए, पासपोर्ट ब्रांच में रजिस्टर पड़ा था, है ना, कि किसका वेरिफिकेशन हुआ, किसका बाकी है। रजिस्टर उठाया और जाके एक नंबर के ऊपर कॉल किया जहाँ किसी का वेरिफिकेशन हो चुका था। फोन करके क्या पूछा, आप यहाँ वेरिफिकेशन करवाने आए थे या ये जो कंसर्न ऑफिसर है ये आपके घर पे आए थे सर, ठीक। अब सामने वाले व्यक्ति ने तो ये कह दिया कि हमको तो सर फोन करके बुलाया था, आईडी वाईडी लेके ये वो तामझाम लेके आए, तब जाके 2 दिन वेरिफिकेशन हुआ। बोले ओके थैंक यू। समझे। वो क्या कर लें, वहाँ वही पुलिस स्टेशन में बैठ के सर। तो 2 लोग थे बेचारे, दोनों सस्पेंड। खत्म हो गई कहानी सर, ओके। ऑन द स्पॉट सस्पेंड हो तो लिखे पीछे टाइपराइटर तो होता ही ना, पीछे वाला सर, ओके करो इनको सर। पीआईबी को कह दिया, बोले तुम्हारी भी टिकट खुल जाएगी, व्हाट, क्योंकि जो स्टेशन का पुलिस इंस्पेक्टर होता है उसका काम होता है कि अपने स्टाफ को ठीक-ठाक मैनेज करे सर, सस्पेंड हो गया। वो बेचारे कांस्टेबल थे, ये सब काम कांस्टेबल करता है सर, ठीक। तो वो बौखला गया है, बोले इतना वर्कलोड है, ये है, वो है, फलाना है सर, ठीक है। तो ये कह रहे थे कि जो ड्यूटी है एसओपी के हिसाब से आप नहीं करोगे तो आप एसपी के रूप में, कप्तान के रूप में दोगे, तो यही काम आपको करना है, ठीक है। आपको पर्सनली हर जगह चेक नहीं करना है। एक जगह जाके आपने ऐसा राडा कर दिया तो बाकी सब लोग टाइट होकर चलेंगे सर, ब्यूरोक्रेसी में यही होता है। देखो लीडर की यही खासियत होती है ना सर,
एक जगह जाके यू कर दे, सिस्टम को टाइट कर दे, बाकी सारी जगह पे मैसेज चला जाएगा कि नहीं देखो ये नहीं चलेगा, तो थिंग्स विल गो अकॉर्डिंगली। खैर चलिए लेट्स गो। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है, रिलीजियस कहानी आपको इसके अंदर से मिलती है, अपने आप को जुडिशियल या जस्टिस के लेवल के ऊपर बलबन कंसीडर करने की कोशिश करेगा, और यहाँ से विल सी कि उसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लाया सर, ठीक है। तो ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के रूप में उसने चालीसा को अबॉलिश कर दिया सर, ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया सर, तो सबके ऊपर स्पाइस बनाया, सबको सबमिट कर दिया सर, ठीक है। कुछ लोगों को उसका भाई था शेर खान, मैंने आपको बताया, जबरदस्ती उसको भी झेल दिया सर, एंड दो मिलिट्री बनाए हैं, दीवान वजीरत या उजरत कहते हैं, इट इज फाइनेंस डिपार्टमेंट, दीवान अरसा, दीवान अरसा मिलिट्री डिपार्टमेंट सर, ओके। लैंड ग्रांट्स को उसने कैंसिल कर दिया, लैंड ग्रांट्स क्योंकि पुराने लोग जो थे वो कब से बेसिकली बैठे हुए थे, वो छोड़ नहीं रहे थे, उनको जो जमीनें मिली थी तो उसको लेके भी उसने सेटल किया सर, ठीक है, दीवान अरीस की फायदा ये हुई कि आर्मी के अंदर बहुत सारी चीजें निकल के आती है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने आर्मी इंस्टीट्यूशंस को रिवाइज कर दिया सर, तो पहले स्टैंडिंग आर्मी का इशू बहुत चल रहा था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम तक आते थे आर्मी में और चेंजेस हो गए ना, समझे, तो हमें देखने को मिलता है कि उस पीरियड में खिलजी ने रिफॉर्म किया पूरी तरह से, इतना सिस्टम को कंप्लीट अबॉलिश कर दिया, एंड देन ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमें पता चला है कि आर्मी के अंदर उसने क्या कह सकते हैं कि एक प्रकार का थप्पा लगाना शुरू किया घोड़ों के ऊपर, है ना, समझे, तो विशेष प्रकार की चीजें थी, इसके ऊपर मैं आऊंगा कल मैं दिस पार्ट, ओके। तो ऑफिशियल्स को बड़ा अलर्ट के अंदर रखा सर, ना खुद एक्सपीडिशंस के ऊपर जाता था, सीक्रेट ऑर्डर्स पास करता था, ठीक है, तो ये भी चीज आपको मिलती है, घोड़े घोड़े से लेके हाथी वाथी का उपयोग करना सर, ठीक है। दूसरी कहानी बलबन के समय के अंदर जब मिलिट्री रिफॉर्म्स उसने किए सर और आर्मी को स्ट्रांग कर दिया, तो ही वाज एबल टू डोमिनेट द रीजन्स ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए बलबन को एक ही चिंता थी ना, मैंने आपको बताया जब सत्ता के ऊपर कौन सी चिंता थी, द बिगेस्ट वरीज एंड द फियर्स दैट बलबन फेस्ड वाज द इंटरनल एरियाज, सो द रीजन्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड द रोड्स दैट वर इन्फेस्टेड विद रॉबर्स, है ना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो तो उसने सॉल्व कर दी, क्योंकि आर्मी बना दी थी, पैसा ठीक ठाक आ गया था, राजा की सत्ता एस्टैब्लिश हो गई है, दिल्ली इलाही के रूप में बैठ गया है अपने आप को, ठीक है, तो चीजें क्लियर हो गई थी ना सर, कहीं ना अब देयर वाज नो वन टू चैलेंज हिम आउट सर, ओके। तो बलबन एक ऐसे पीरियड के अंदर निकल के आया था जहां विल कम टू नो कि एक्सपेंशन तो दूर की बात है, इंटरनल क्राइसिस चल रहे थे, अगर ये सब चीजें वो नहीं करता तो विल सी कि दिल्ली का सल्तनत खत्म हो जाता सर, जा ही नहीं पाता, तो बलबन को पता था कि दिल्ली और दिल्ली के आजू-बाजू में अपने आप को एस्टैब्लिश करो सर, वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर कि एक्सक्लूसिविटी लेके आओ सर, होमोजेनिटी लेके आओ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस को सॉल्व करो सर, तो जहां-जहां पे विद्रोह हो रहे थे, जहां-जहां विल सी कि उसके सामने रिबेलियन हो रहे हैं या वहां लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज चल रहे हैं या विल कम टू नो कि फॉरेन इन्वेजन होने की शक्यता हो रही थी, तो वहां पे उसको काम करेगा सर, ठीक है। तो जैसे मेवातीस मैंने आपको बताया, दिल्ली के आजू-बाजू में जो कम्युनिटी थी मेवात के अंदर की, ठीक है, जिन्होंने कंटीन्यूअसली विद्रोह किए थे और इसके सामने वॉर हो रही थी, उसको उसने सप्रेस कर दिया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दोआब वाले विस्तार में जो रॉबर्ट्स हुआ करते थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो उसको उसने पकड़-पकड़ के मारा सर, और विल सी कि ह्यूमन कॉर्प्स वाला डेड बॉडीज का भंडार कर दिया था, ढगला कर दिया था, ठीक है। तो ऐसी कहानी आपको देखने को मिलती है कि डर का माहौल बना दिया सर, और वो रेबल्स के सामने तो खुद ऑपरेशंस कराता था, ठीक है। सो इज टू मेक श्योर कि ऑल द रेबल्स ऑफ द ईस्टर्न पार्ट है ना, दोआब रीजन सर, जो उसके सामने पड़े हुए थे, इन सब की भर-भर के उसने सर्विस कर दी सर, ठीक है। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो दोआब को कंसोलिडेट करता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दूसरा उसने बंगाल में तुगरिल को अपॉइंट किया था सर, तुगरिल विल सी कि बंगाल के गवर्नर के रूप में निकल के आया, एंड वी विल कम टू नो कि वहां पे उसने वहां डोमिनेशन किया सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड तुगरिल ने जब बंगाल के अंदर उसके सामने विद्रोह किया तो बलबन ने उसके बेटे को भेज दिया वहां पे सर, बुगरा को सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि ही वाज एबल टू डोमिनेट ओवर बंगाल एज वेल सर, सो वी विल सी कि आफ्टर और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बंगाल बलबन, द रीजन ऑफ बंगाल व्हिच वाज गेटिंग इंडिपेंडेंट, इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इंडिपेंडेंट, वाज वंस अगेन कंसोलिडेटेड सर, ना, तो उसका भी कंसोलिडेशन हमको यहां से मिल जाता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि ही मेड श्योर कि बंगाल के अंदर जो विद्रोह हुआ था उसे खत्म कर दिया, बकबक की कहानी मैंने आपको बता दी सर, ठीक है, समझे, मेवात से लेके अवध से लेके कटिहार जहां पे विद्रोह हुए थे वो सब उसने काम किया, और इंटरनल फ्रंटियर्स के ऊपर उसने बहुत फोकस किया सर, समझे, गैरिसन टाउन्स बना दिए, कैंटोनमेंट्स बना दिए, तो जहां-जहां अपनी सेना भेजता था वहां-वहां वी विल कम टू नो कि गैरिसन टाउन्स और कैंटोनमेंट्स की स्थापना की गई सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम फॉरेस्ट क्लियर किए गए, हंटर जो हंटिंग एरियाज थे, फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर किया गया सर, है ना, वहां पे नए किसानों को अपॉइंट किया गया, वहां पे बिठाया गया कि तुम जाके काम करो हमारे लिए सर, ठीक है। तो जितना ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, लॉ एंड ऑर्डर कंसोलिडेट होगा सर, ठीक है, समझे, उतनी ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम न्यू लैंड्स वर गिवन टू द पीसेंट्स एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटी, नए-नए फोर्ट्स और टाउन्स बनने की शुरुआत हुई सर, ओके, और सब कुछ अपने हाथ में लेके बैठा हुआ था ना, तो बंगाल से लेके ऊपर तक नॉर्थ वेस्ट तक उसका डोमिनेशन आपको मिलता है सर, ठीक है। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का बड़ा लाभ हुआ सर, ठीक है ना, बलबन को ओवरऑल स्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चलता है कि बलबन वाज एबल टू रिस्टोर द लॉ एंड ऑर्डर, है ना, समझे, समझे। जो मेव कम्युनिटी है, मेव मुस्लिम्स थे, उसमें मेव हिंदू मेव मुस्लिम दोनों थे सर, ठीक है, उनकी बहुत हंगामा हो रहा था, उन सबको उसने बेसिकली खत्म कर दिया था सर, ठीक है, उसने ही कैपिटल के आजू-बाजू में फोर्स और ये सब बनाने की शुरुआत की, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट किया, तो बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को सप्रेस किया सर, ठीक है, लोगों की लैंड कॉन्फिस्केट कर दी और पीट-पीट के सबकी सर्विस कर दिया सर, ठीक है, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही बिकेम वेरी पावरफुल सर, समझे। उसके पीरियड में ही दोआब वाले विस्तार में जो विद्रोह हो रहे थे वो भी उसने सॉल्व कर दिया सर, ठीक है, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि ही वाज एबल टू मेंटेन वेरी स्ट्रांग पॉलिसी बिकॉज़ ऑफ द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी एज़ वेल, ठीक है, समझे। तो उसने ही पीजेंट्स को अपॉइंट किया, मैंने बताया कि जो जमींदारों का विद्रोह हो रहा था, उसमें ये क्या कर रहा था कि मुस्लिम पीजेंट्स को अपॉइंट कर दिया सर, समझे, तो रिलीजियस लेजिटिमेसी भी उसको मिल जाती है सर, ठीक है, और जहां-जहां उसके सामने विद्रोह हुए उन सबको उसने सप्रेस करवा दिया, तो अपने भाइयों को अपॉइंट किया गवर्नर्स के रूप में, अपने बेटों को अपॉइंट किया गवर्नर्स के रूप में। सो ऑल दिस एक्शंस एक्चुअली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर बलबन टू कंसोलिडेट सर, है ना, समझे। तो एक शासक के रूप में जब हम लोग बलबन को देखते हैं, तो बलबन बहुत सक्सेसफुल रहा, एक ही जगह के ऊपर उसको प्रॉब्लम पड़ती है, वो है मंगोल सर, ठीक है। अब आप देखिए कि इंटरनली तो ये सब कुछ कर पाया था, ये ज्यादा एक्सपांड नहीं कर पाया, उसके पीछे एक कारण था मंगोल सर। मंगोल क्यों? क्योंकि मंगोल्स 1240 से भारत में आ गए थे, मतलब जब इनफैक्ट बलबन खुद इनका शिकार बन गया था, मंगोलों ने एक बार उसको उठवा लिया था, भारत में आया था मंगोलों के कारण, तो ठीक। इल्तुतमिश के साथ ये परिचय में कैसे आया? ये तो मूल बसरा से था, बसरा कहाँ पे? इराक में था, ठीक है। वहां से जब बगदाद के ऊपर आक्रमण हुआ ना मंगोलों का, तो वहां से मंगोलों ने उसको उठवाया, वो बंदा काम पे आया था, ठीक, गुलाम बना के अपने पास लेके गजनी की तरफ। फिर अल्तुतमिश गजनी सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टेड था, तो अल्तुतमिश कैसे भी करके उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लेके आया। तो तब से हमको पता चल रहा है कि बलबन को मंगोलों का त्रास पता चल गया था सर। सो ही वाज अवेयर अबाउट दिस पार्ट कि कैसे भी करके वी विल सी कि मंगोलों के साथ लड़ाई करनी है सर। मंगोलों से लड़ाई तब हो पाएगी जब नॉर्थ वेस्ट मेरे लिए ठीक होगा। नॉर्थ वेस्ट तभी ठीक हो पाएगा जब नॉर्थ वेस्ट की ट्राइब्स मेरे कंट्रोल में होंगी। नॉर्थ वेस्ट में खोखर थे, अगर आपको याद होगा सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। खोखर्स वो लोग थे जिसने घोड़ी को भी मारा था, मैंने आपको बताया था सर, खतरनाक कम्युनिटी थी। तो ही रियलाइज दिस पार्ट कि मंगोलों के त्रास से पहले मेरे को इंटरनली देखना पड़ेगा सर। खोखरों की टेरिटरी नॉर्थ वेस्ट में मेरे हाथ में जब तक नहीं आएगी तब तक मैं नहीं कर पाऊंगा सर, ठीक है। सो व्हाई डूइंग इंटरनल रिफॉर्म्स ही फोकस इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया सर, ठीक है। और मंगोलों को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसने पहले खोखरों को खत्म किया, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद उसने मंगोलों को रोकने के लिए अपने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर अपनी फोर्स बनाना शुरू कर दी। तो बलबन की एक चीज बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट आपको मिलती है, वो है फोर्टिफिकेशन इन द एरियाज जहां-जहां लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस और इन्वेजन हो, ये सब जगह पे। और वो फोर्स बनाने के साथ-साथ सेटलमेंट्स बनाता था, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसने अपने खास-खास लोगों को भेजा, जैसे बंगाल में अपने छोकरे को भेज दिया, बुगरा को। पहले तुगरिल था गवर्नर के रूप में, तो तुगरिल ने फिर विद्रोह किया था, उसको मार दिया गया। यहाँ देखो शेर खान करके उसका एक और भाई था, किशलू खान था उसका एक और भाई था, ठीक है। इन सब लोगों को भेजा गया, तुम जाके काम करो। खैर लेटर शेर खान के ऊपर उसको शक हुआ कि मेरे को मार देगा सर, ठीक है। तो उसने शेर खान को निपटा दिया, बट ही वाज एबल टू मैनेज आउट द वेस्टर्न फ्रंटियर्स, ओके। एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर वी विल सी कि मंगोल इन्वेजन को उसने रेजिस्ट किया है सर, ठीक। यही सब रेजिस्टेंस में ओवर पीरियड ऑफ टाइम बलबन ने लेटर ऑन अपने भाई को अपॉइंट किया, क्योंकि उसने अपने भाई का अपने बेटे को अपॉइंट किया, उसने भाई को मार दिया था। पहले शेर खान यूज्ड टू बी गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट, लाहौर से ऊपर शेर खान को उसने मार दिया, फिर उसके बाद उसने अपने बेटे को अपॉइंट किया। बलबन के दो बेटों को उसने अपॉइंट किया था, एक को बंगाल डाला था, है ना, समझे, ये क्या कहते हैं बुगरा को, और एक को यहाँ डाला था नॉर्थ वेस्ट में। और बुगरा तो इंडिपेंडेंट हो जाता है सर, ठीक है, समझे। यहाँ पे वी विल सी कि महमूद करके एक छोकरा था बलबन का सर, ठीक है, उसको उसने अपॉइंट कर दिया सर, करीम अपॉइंट किया। होता क्या है कि मंगोल इस पीरियड में फिर आ गए। अब बेसिकली हर बार तो मंगोलों के सामने बलबन जीतेगा नहीं सर, ओके। एक आध दफा पहले भी हुआ जहां हमको पता चलता है। तो महमूद जो बलबन का दूसरा बेटा था, जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर अपॉइंटेड था सर ना, वो वी विल सी कि मंगोलों के लपेटे चल गया। तो 1285 में मंगोलों का जब आक्रमण हुआ, इन सब कंडीशन के अंदर वी विल सी कि महमूद की मृत्यु होगी 1285 में सर, ठीक है। और इसके बाद बलबन कमजोर हो जाता है, क्यों? क्योंकि दो कारण थे सर, ठीक है। बलबन अकेला था, कोर्ट में अब उसकी ज्यादा, है ना, लॉयल लोग इसके बचे नहीं थे। मंगोलों के आक्रमण के कारण उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। दूसरा बेटा जो बंगाल का गवर्नर था, जिसका नाम था बुगरा,
उसको कहा जाता है कि बेटा तू आ जा, मेरे को दिल्ली चलाने के लिए हेल्प कर दे। इसको डर लगता था, बोले पापा किसी के नहीं है, ठीक है ना, है ना। पापा ने चाचू को मरवा दिया सर, शेर खान और इसके चाचू हुआ करते थे, है ना। पापा ने बड़े भैया को वहाँ नॉर्थ वेस्ट के अंदर अपॉइंट किया, तो उसके चक्कर में भैया भी चले गए, है ना, अपन बंगाल तक, ठीक है ना। तो बलबन ने उसको बुलाया कि बेटा आ जा, है ना, तेरा बाप अकेला है, बुढ़ापा हो गया है सर, ठीक है, आखिर का टाइम है सर, समझे। बुगरा वाज लाइक नो पापा, समझे, आई डोंट वांट टू कम टू दिल्ली सर, ओके, आई एम हैप्पी इन बंगाल सर, ओके। बुगरा एस्टैब्लिश हिज ओन डायनेस्टी। बलबन के छोकरे ने, बलबन के मृत्यु के बाद तुगलक के पीरियड तक हमें पता चलता है कि अपना को इंडिपेंडेंट 1340 तक, मतलब ऑलमोस्ट गयासुद्दीन और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक तक हमें पता चलता है कि बंगाल अब इंडिपेंडेंट हो जाएगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। क्योंकि तुगलक करके लोकल गवर्नर था बंगाल का, उसने विद्रोह किया था, उसको सप्रेस करने के लिए बलबन ने इसको भेजा था बुगरा को। बुगरा फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट हो गया कि भाई, है ना, अपने अपनी चलेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा सर, समझे। तो कहानी आपको ये मिलती है कि बलबन के समय पे ये हुआ 1286-87 में सर, है ना, समझे। उसके एक बेटे की मृत्यु वहाँ पे हुई नॉर्थ वेस्ट के, तो उसके चक्कर में बड़ा दुखी हो गया, बीमार भी हो गया था सर, है ना, समझे। तो बुगरा आया नहीं सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम बड़ी क्राइसिस होगी। तो आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद, है ना, समझे, ही वाज द सन ऑफ बलबन सर, ही वाज सपोर्टेड इन नॉर्थ वेस्ट, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेरा सक्सेसर कौन होगा, कौन डिसाइड करेगा, क्योंकि 40 तो खत्म हो गई, 40 खत्म होगी, नोबिलिटी अभी भी है, पर 40 वाली नहीं, उसका कैरेक्टर थोड़ा बदल गया है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। दूसरी कहानी हमको ये पता चल रहा है कि एक बेटा जो है बंगाल का गवर्नर है, वो राजा बनने के लिए तैयार नहीं है, मतलब देखिए कि कैसी हालत हो गई मोनार्की की बलबन के जाते-जाते। क्योंकि राजा को पता था कि जब भी मैं राजा बनूंगा तो मेरी पूरी बजा दी जाएगी, क्योंकि 40 साल का आग था सर, 40 साल का मतलब 1266 से लेके 1287 तक, है ना, और 1246 से लेके मैं तो 1246 से कंसीडर करूंगा, क्योंकि पहले 20 साल तो बलबन ने ही सब कुछ किया था सर, ठीक है। तो इट इज नॉट 1266, इट इज 1246 ऑनवर्ड्स सर। 40 साल तक बलबन ने सब कुछ बना के रखा था, तो बुगरा को पता था कि अगर मैं सत्ता के ऊपर आऊंगा तो भी टिक नहीं पाऊंगा सर, ठीक है। और हुआ भी ऐसा ही सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो व्हाट डू वी सी कि बलबन ने सोचा कि बुगरा आ नहीं रहा है, मेरे को कोई नोबल है नहीं जिनको मैं अपॉइंट करूंगा सर, ठीक है। तो उसने 1287 में अपने जीवन के आखिर के फेज में महमूद के छोकरे को अपॉइंट किया, उसका नाम था काई खसू। काई खसू वाज द सन ऑफ महमूद, महमूद जो मंगोलों के हाथों मारा गया था सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि काई खसू पावर के ऊपर तो आया सर, गेटिंग पॉइंट, बट ही कुड नॉट रूल सर, ऑब्वियस है कि इस बट ओके। तो कहानी हमको ये मिलती है कि कहानी ऐसी मिली कि उसके बाद कॉन्स्पिरेसी हुई, काई खसू मर गया सर, है ना, उसको मरवा दिया गया। एंड उसके बाद कैका को सत्ता के ऊपर लेके आए। देखिए मजे की बात क्या है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। कैका वाज एक्चुअली द सन ऑफ बुगरा खान, समझिए, गेटिंग पॉइंट। आप समझने की कोशिश करें ये कैसे हो गया, बुगरा नहीं है पर बुगरा का लड़का है सर, है ना, समझिए। तो कहानी आपको ये मिलती है कि दिल्ली में कोर्ट पॉलिटिक्स इस तरह से हो रही थी। ये कोर्ट पॉलिटिक्स में दिल्ली के लोकल कोतवाल, कोतवाल इज द लॉर्ड ऑर्डर ऑफिशियल्स ना, कोतवाल की लॉर्ड ऑर्डर, उसने ये कई खसरू को मरवा के कैकाबाद को बिठा दिया, बोल तू बनेगा सर, गेटिंग पॉइंट। ये जो कैकाबाद है सर, है ना, समझे, इसको वी विल सी कि 17-18 साल की उम्र के ऊपर राजा के रूप में बिठा दिया जाता है, गेटिंग। तो आप देखिए कि इसके लक्षण ठीक नहीं थे। अगर इसके लक्षण ठीक होते तो बलबन इसको राजा क्यों नहीं बना था कैकाबाद को सर। उसने क्यों महमूद के लड़के को राजा बनाया, उसको दो पोते थे ना उसके पास। बलबन had two grandsons, okay, one was Bughra's son and second was Mahmud's son. He would have appointed Kaikabad directly sir, है ना, समझे, but no, he preferred to choose Khashoggi as the ruler sir, okay, क्योंकि इसकी लाइफ थोड़ी अलग थी, गेटिंग पॉइंट, ओके। लाइफ अलग कैसी थी आपको समझ में आई होगा, कैसी लाइफ हुआ करती थी सर, गेटिंग पॉइंट। तो जियाउद्दीन बारनी, है ना, ये अपनी तारीख की फिरोज में लिखते हैं सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो राजा बड़ा शौकीन इंसान था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। और कुछ ज्यादा ही मतलब कैन नॉट इलैबोरेट सर्टेन थिंग्स, ओके ना, कभी आप बारनी को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसने पूरा डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन किया है इसके मतलब काइंड ऑफ, है ना, जो इसके नवाबी शौक थे इसके सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड ये मतलब है कुछ अलग ही नशे में था सर ना, वुमेन, वेल्थ, वाइन सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो रिजल्ट इसका ये आया कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा कैकाबाद के हाथ में था नहीं सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड इतनी डिबॉचरी के अंदर था, इतनी डिबॉचरी में था, तो मंगोल फिर से आ गए, ऑब्वियस है ना सर, ओके। मंगोल से फिर अपॉर्चुनिटी है ना सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी दैट जिस तरह से माहौल बन गया है ना सर, ओके, तो मंगोलों का आक्रमण हुआ, बेटा कुछ कर नहीं पा रहा है सर। बाप को समझ में आया कि इन सब के चक्कर के अंदर, है ना, हमारा साम्राज्य चला जाएगा सर। बुगरा अपने लड़के के सामने लड़ने आया, समझने की कोशिश करिए। बुगरा को जब बलबन ने बुलाया था तो बुगरा आया नहीं, फिर काई खसरू को अपॉइंट किया तो भी बुगरा नहीं आया। बुगरा का लड़का जब राजा के रूप में बन गया तो बुगरा को समझ में आया कि यार मेरा नंबर कट गया, और मेरा लड़का सुल्तान बन गया और मैं उसका गवर्नर बन गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शुड बी द अदर वे अराउंड, आई शुड बी द सुल्तान एंड माय सन शुड बी द गवर्नर। तो बुगरा और उसके काई खसरू, ये कैकाबाद के दल से भी बहुत सारे थे ना सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो कहानी आपको ये मिलती है कि ओवर पीरियड में मंगोलों का आक्रमण हुआ, मंगोलों के आक्रमण के कारण वी विल सी की हालत खराब हो जाती है। बुगरा दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है अपने बेटे की गाड़ी पलटाने के लिए सर, समझ में। तो ये सब चीजें चल रही थी ना, ये सब चीज़ों के बैकग्राउंड के अंदर वी विल सी कि ये बलबन के एडमिनिस्ट्रेशन में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, समझिए। एंड ये जलालुद्दीन खिलजी मतलब ओरिजिनल नाम तो इसका दूसरा हुआ करता था, बट वी विल कम टू नो कि जलालुद्दीन बेसिकली हु वाज अ रूलर और हु वाज मोर ऑफ द गवर्नर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ओके। ही वाज कॉल्ड टू दिल्ली और उसको कहा जाता है कि अब तुम जाके कुछ सेटल कर दो इसको सर, गेटिंग पॉइंट, ये बंदा बेकार है, कई का बात है ना, समझिए, ये मतलब सब कुछ निपटा देगा, ये बुरा भी कुछ नहीं कर पा रहा है सर, ठीक है, और इसको तुम सेटल कराओ सर, समझिए, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये जो जलालुद्दीन खिलजी था इसने प्लान किया कि एक काम करो सर, समझिए, ये कई का बात की हरकतें कुछ ज्यादा ही हो गई, गेटिंग पॉइंट, इसके चक्कर में मंगोल भी आ गए, इसका बाप भी विद्रोह कर रहा है सर, गेटिंग पॉइंट, तो इट्स बेटर कि इसको निपटाया जाए सर, समझिए। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि ये जो जलालुद्दीन खिलजी जो उस पीरियड में इसका कमांडर था नॉर्थ वेस्ट इंडिया का सर, ठीक, वो आया उसने पलटाया सर, और ऐसा पलटाया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो उसको धक्का मार दिया जाता है, बेसिकली कैकाबाद वाज काइंड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, एंड वी विल सी कि उसको पैरालाइज करके खत्म कर दिया गया सर, समझे। तो उसको मार दिया गया कैकाबाद को। फिर जलालुद्दीन खिलजी के लिए प्रैक्टिकली ये था कि वो है बिकम द सुल्तान सर, ओके। पर उसने सीधे सीधे तौर के ऊपर सुल्तान की सत्ता नहीं दिखाई सर, ठीक है। उसने कैकाबाद के एक संतान को अपॉइंट किया जिसका नाम है कैमूर या कयूम्स, कयूम्स, कयूम्स है सर, ठीक है ना, कयूम्स, कयूम्स नाम है सर, ठीक है। सो ही वाज अपॉइंटेड टू पावर, जलालुद्दीन खिलजी ने खुद नहीं किया सर, ठीक है, बट इस पीरियड तक आते आते चीजें बदल गई थी। जलालुद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज होकर के इसका गवर्नर था, इसने अपने हिसाब से गेम कर दिया, 1290 में अपने आप को एस्टैब्लिश किया, और यहाँ से वी विल कम टू नो कि एक नई क्रांति हुई जिसे हम लोग कहते हैं खिलजी रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि पहली बार एक्सक्लूसिव, या मैं कहूंगा कि तुर्किश प्लस नॉन तुर्किश ओरिजिन के लोग सत्ता के ऊपर आए थे। ही वाज नॉट एन एक्सक्लूसिव वी कैन से तुर्किश पर्सन। पहली बार ऐसा हुआ कि वी विल कम टू नो कि दिल्ली के सल्तनत में वी विल कम टू नो कि एक नॉन तुर्किश व्यक्ति सुल्तान के रूप में बन गया, एंड दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट बलबन हैड थॉट अपॉन और व्हाट इल्तुतमिश हैड थॉट अपॉन सर, कि भाई ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए कुछ होता है जिसको क्रांति कहते हैं। क्रांति की कहानी क्या है उसको आगे डिस्कस करेंगे सर, है ना। बट वी विल कम टू नो कि तुर्किश प्लस नॉन तुर्किश के लिए वैसे तो ये तुर्किश ही थे, बट देन वी विल सी कि ये अफगानिस्तान में सदियों से सेटल थे सर, ये मतलब कुछ सालों से। तो इसके कारण इनकी अफगानी डिसेंट हुई थी, इसको तुर्को अफगान डायनेस्टी कहते हैं। तो दे वर नॉट एक्सक्लूसिव, इंडियन नहीं थे, हिंदुस्तानी नहीं थे। हिंदुस्तानी आएगा, अभी आएगा 1200 मतलब 1316 के बाद सर, ठीक है ना, समझे। हाँ, खिलजी डायनेस्टी में पहली बार आपको हिंदुस्तानी ओरिजिन का राजा भी मिलता है, पहली और आखिरी बार मिला था, ठीक है ना, समझे, ओके। तो एक राजा आएगा खुसरो शाह 1316-20 के बाद सर, ओके। बट खिलजी का सत्ता के ऊपर आना इसको क्रांति कहा गया। क्रांति इसके लिए कहा गया क्योंकि वी विल कम टू नो कि एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ जहां लो ओरिजिन नॉन तुर्किश ओरिजिन के लोग सत्ता के ऊपर आए थे, ठीक है ना। तो बलबन
तक आते आते और बलबन के बाद कई बार तक आते आते वी विल सी कि इट इज अ नोबिलिटी दैट हैड टेकन द कॉल। समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, तो आपको सवाल एक तो यहाँ से आया कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय बलबन, हाउ फार ही सक्सीडेड इन सॉल्विंग देम, वाज ही अ ट्रेंडसेटर इन द थियरी ऑफ किंगशिप? डेफिनेटली ट्रेंडसेटर था। डिस्कस द थियरी ऑफ किंगशिप ऑफ बलबन एंड हाउ इट वाज मॉडिफाइड बाय अलाउद्दीन खिलजी, ना कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मॉडिफाई किया गया था। तो द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सच अ वे, ना समझ समझो, वो सवाल जो आए कैसे आ रहे हैं, ये दोनों को लिंक अप करके आ रहे हैं, ठीक है समझो, कि भाई वी विल सी कि दो राजाओं के बारे में बताइए, एक राजाओं के बारे में बताइए, ठीक है समझो। नोबिलिटी के ऊपर पूछा गया, एनालाइज द रेशियल कंपोजिशन एंड द रोल ऑफ नोबिलिटी अंडर द सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश, है ना, हाउ डिड इट अफेक्ट द कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स, कि इल्तुतमिश के बाद नोबिलिटी तुर्किश से नॉन तुर्किश गई, बलबन तक आते थे फिर तुर्किश में चली गई, बलबन के बाद फिर नॉन तुर्किश में, कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स में क्या हुआ, नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की की कांसेप्ट आई और अल्टीमेट परिणाम क्या आता है सर, ठीक है समझो। तो वी विल कम टू नो कि पूरी पूरी बच जाएगी सर, समझो, राजा गुलाम बन जाएगा, गुलाम राजा बन जाएगा सर, समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, तो पहली डायनेस्टी समझ में आ गई सर, समझो। व्हाट मेजर्स वर इनिशिएटेड बाय सुल्तान फॉर कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, मतलब इनिशिएटेड बाय सुल्तान फॉर कंसोलिडेशन, मतलब ये शुरू ही स्लेव डायनेस्टी के साथ है और स्लेव तक ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ये दादा खिलजी तक आएगा, क्योंकि खिलजी के बाद तो एक्सपेंशन शुरू हो गया, बलबन तक ही कंसोलिडेशन था, फिर तो देखिए रामेश्वरम तक पहुंच गए ना सर, ठीक है। बाय दैट टाइम आधे लोग को तो समझ में नहीं आई, बोले सुल्तान शुरू कंसोलिडेशन भाई, उसके बाद तो एक्सपेंशन हुआ, फिर तो बंगाल फिर से रिकैप्चर किया, काकटिया को खत्म किया, नीचे देवगिरी तक पहुंचे और रामेश्वरम मदुरई तक पहुंच गया, वो तो एक्सपेंशन फेज था ना साहब, समझ में आया कि नहीं आया? एक्सपेंशन इन सेंट्रल वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, कश्मीर, है ना, कांगड़ा, नगर कोट सर। तो व्हाट मेजर्स डिड बलबन अडॉप्ट टू मंगोल मैनेज, मंगोलों के ऊपर एक पूरी पॉलिसी है सर, ठीक है, मंगोल पॉलिसी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट किंग्स, ओके। तो बलबन के समय तक आते थे दो चीज हुई सर, पहली तो अपॉइंटमेंट ऑफ वी कैन से इमीडिएट फैमिली मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ वार्डन ऑफ मार्चेस और वी कैन से अ पर्सन जो मेनली एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करे राजा को सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलती है सर, समझो, शेर खान की अपॉइंटमेंट करना बाय क्रिएटिंग फोर्ट्स एंड गैरिसन टाउन्स, ओके ना, समझो, अपॉइंटिंग एक्सक्लूसिव तुर्किश बेसिकली ऑफिशियल्स इन द एंड क्रिएटिंग एन आर्मी स्टेबल आर्मी सर, ठीक है समझो। तो ये चार चीजें आपको मिलती है। पांचवी चीज कंट्रोलिंग द खोखर एंड सिक्योरिंग द रूट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, ओके, एंड क्रिएटिंग द फोर्टिफिकेशन एंड डिफेंस लाइन एंड हेंस ही वाज एबल टू combat out the Mongols, but still the Mongols were able to penetrate the Balban's hold. This can be implied when in 1286 Balban lost his son Mahmud to the Mongol invasion. समझो, इनफैक्ट मंगोलों ने हमको दो लोग दिए, एक बलबन दिया और दूसरा आमिर खुसरो दिया। अब आमिर खुसरो कैसे दिए? आमिर खुसरो भी मंगोलों के हाथ चढ़ गए थे सर, समझो। उसके बाद उनकी कविता और बाहर निकल के आई सर, मैं और तन्हाई, अक्सर ये बातें किया करते हैं सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल कम टू नो बलबन भी मंगोलों के हाथ चढ़ गया था सर, ओके। तो समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। चलिए सर, ओके। तो होपफुली चीजें समझ में आई सर। देखो दिल्ली सल्तनत में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है सर, इट इज कंपैरेटिवली मोर इजियर देन आई वुड से एंशिएंट। आप देखिए कि इस बार भी आपको क्या पूछा गया 2023 में कि व्हाई डिड बलबन प्रेफर, व्हाई पूछा है आपको, ज्यादा कुछ लोग मतलब रॉकेट साइंस है नहीं सर। क्या हो गया यस्टरडे मिस्टेक? कौन सी मिस्टेक कर दी भाई तुमने? उल्टा सुल्टा कर दिया क्या सर? इतना काहे जज्बाती हो गए? अच्छा वो आर्यन वाला क्वेश्चन, अरे इतना काहे जज्बाती होते? चलेगा, सतीश चंद्र है तो सतीश चंद्र कर दो सर, ठीक। कोई एक बुक रखना सर, है ना, समझे, नोट्स के साथ, तो चीजें चल जाएगी सर। पीजेंटाइजेशन का मतलब क्या है सर, ठीक है, पर्शियनाइजेशन क्यों किया? क्योंकि ज्यादातर नोबल पर्शियन ओरिजिन के थे, तुर्को पर्शियन थे, समझिए, तुर्को पर्शियन नोबिलिटी के साथ कैलिफेट सिस्टम पूरे पीढ़ी इंडिया में रहेगा। मुगल्स तक आते थे कैलिफेट सिस्टम खत्म होती है, क्योंकि मुगल्स कहेंगे कि मैं बादशाह हूं, मैं सुल्तान नहीं हूं सर, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ये कहता है मैं सुल्तान हूं, मैं खलीफा का सेवक हूं या खलीफा का साया मेरे ऊपर है, मैं नसीरुल अमीरुल मोमिन हूं सर, ठीक। ये आता है कि मैं बादशाह हूं, मेरा कोई खलीफा नहीं। तो जब शाहजहां की बात आपको देखने को मिलती है, जहांगीर की बात देखने को मिलती है, अकबर की बात देखने को मिलती है, तो लाइक भाई ये कहां से होगी सर, ना लेना नहीं। इनफैक्ट ये अर्तुगरुल गाजी है ना, ये तुर्की की सीरीज है, उसमें खंबक सिंह दिखाया गया शाहजहां या जहांगीर उसको मिलने जा रहा है और सजा कर रहा है खलीफा को, हुआ नहीं था सर, समझे नहीं सर। अर्तुगरुल गाजी का एक मैंने सीन देखा था यूट्यूब में या कहीं पे फेसबुक के ऊपर कोई रील में, उसमें दिखाया गया कि मुगल बादशाह खलीफा को मिलने जा रहा है और उसको सजा कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं था। ये यहाँ अपने आप को नहीं लाई कहता था, अकबर आएगा सर, ठीक है, जलाल जलाल सर, हाउ कम दिस इज पॉसिबल सर? आई कम बैक टू दिस पार्ट ना, नो दे वर नॉट सिमिलर टू जमींदार्स, आई कम बैक, ओके ना, कल पढ़ाऊंगा एक सिस्टम। चलिए सर खत्म करते हैं, आज कल तो हमारा रेगुलर टाइम हुआ है, गायब हो गया सर, क्वेश्चन क्या था भाई? हिंदी में था, गायब हो गया सर। आई कम बैक टू दिस पार्ट, चलिए सर, बाय बाय।